सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद है वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। स्टार्ट करें। तो आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट ज्योग्राफी थ्रू PYQs, ठीक है। बिकॉज इस वीक हम लोगों ने, इस वीक और उसके पिछले वीक ज्योग्राफी किया था। फर्स्ट वीक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी किया था, जिसका हमने कोई सच वन शॉट लग से PYQs नहीं किए थे, बिकॉज मैंने आपको बोला था एक साथ ही करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने अभी पिछले वीक ही ख़त्म करी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उससे पिछले वीक करी है। तो इस यानी कि आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में पूरी ज्योग्राफी फिनिश करने वाले हैं थ्रू PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। अच्छा, वॉइस क्लियर है, ओके। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया। गर्मी तो कायदे की पड़ रही है इस समय, कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है शायद, है ना। लेकिन भाई मेरे इधर पे तो काफ़ी ज़ोर की गर्मी पड़ रही है और आज लाइट भी नहीं आ रही है। काफ़ी देर हो गए, तकरीबन 5 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? एनुलर, पार्शियल, पेनम्ब्रल या फिर टोटल। CPO की लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। स्ट्रैटेजी से काफ़ी तुम लोगों का लगाव है ना, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यही है कि किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो, है ना। स्ट्रैटेजी यही है कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं टोटल 125 नहीं 135 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं इन्हीं को कायदे से लगाओ, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, जयपुर में बारिश हो रही है, देख रहे हो, राजस्थान में बारिश हो रही है। चलो, विच अमंग दी फॉलोइंग कलयुग है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स होता क्या है? ग्रहण दो तरह के होते हैं, सोलर और ल्यूनर। कैसे पढ़ते हैं? जब सन, मून और अर्थ सिजगी में आ जाते हैं। सिजगी का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं। जैसे कि तीनों एक प्लेन पे ज़रूरी नहीं हो, ठीक है, तीनों एक प्लेन पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ 2D में। जैसे कि ये सन होता है, ये अगर अर्थ है, ठीक है, एंड ये अगर हमारा मून है, ठीक है, तो ये एक टाइप का एक्लिप्स होगा जिसको कि हम बोलेंगे ल्यूनर एक्लिप्स। इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। यहाँ पे क्या होता है, पूरा हमें मून का साइड विजिबल होता है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि तीनों एक लाइन पे तो दिख रहे हैं लेकिन एक प्लेन पे नहीं है। जैसे अर्थ ऊपर की तरफ हम लोग की तरफ है और मून थोड़ा पीछे की तरफ है मान लो, तो सन की पूरी लाइट मून तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फुल मून या फिर इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। और अगर हम दूसरे केस की बात करें जहाँ पे सन अपनी पोजीशन पे वहीं पे फिक्स्ड रहेगा, मून अगर बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, दैट इज़ कॉल्ड एज सोलर इक्लिप्स। और इसको हम न्यू मून के नाम से जानते हैं या फिर अमावस की रात, है ना। चंद्रकांता देखा होगा तुम लोगों ने, जिसमें भेड़िया एकदम हु करता है, ठीक है, अमावस की रात को। तो सही आंसर क्या होगा? नॉट अ टाइप। अब सोलर इक्लिप्स में भी ना, अगर तीनों एक प्लेन पे आ जाएं, दैट इज़ इस केस में तीनों एक प्लेन पे आ जाएं, तो उस केस में क्या होगा, जो सनलाइट है, नॉर्मल केस में क्या होता है कि क्योंकि तीनों एक प्लेन पे रहते नहीं है, तो पूरी सनलाइट अर्थ की तरफ तो आ रही है पूरी सनलाइट, लेकिन मून का जो ये वाला फेस है ये हमें विजिबल नहीं होता है। हमें तो मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है, और जो मून का साइड हमें कभी विजिबल नहीं होता है, हमें पता है उसको हम फार साइड ऑफ द मून या फिर साउथ पोल बोलते हैं, जहाँ पे अभी चाइना ने चैंग E6 मिशन अपना भेजा, अभी मैं के करंट अफेयर्स में देखा था, और यहीं पे हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन भी भेजा था। तो ये होता क्या है कि इसी वजह से इसको हम न्यू मून बोलते हैं। तो मून का साइड तो विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तीनों एक प्लेन पे आ जाएं, तीनों एक प्लेन पे होगा क्या कि सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा मून, और जब ब्लॉक कर लेगा, अगर पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर लिया तो टोटल सोलर इक्लिप्स, अगर साइड साइड से दिख रहा है तो एनुलर इक्लिप्स, और पार्शियल। पार्शियल मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों कभी कभी मतलब
देखो जैसे टोटल इक्लिप्स हुआ उसके बाद मून थोड़ा थोड़ा मून अपना इधर पे जाएगा और जो अर्थ है इधर पे जाएगी, जिसकी वजह से ये हटने लगेगा टोटल इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, और वो बन जाएगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पे पेनम्ब्रल करके नहीं होता है। अच्छा, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा इनको शैडो को बोलते हैं। अम्ब्रा होती है डार्क शैडो एंड जो पेनम्ब्रा होती है वो होती है हमारी लाइट शैडो। ठीक है, तो ये शैडो होती हैं जो ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स के दौरान बनती हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट डैश लाइट मिनट्स। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने प्रकाश मिनट है? 6, 4.3, 12 या फिर 8? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 8। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 8.2। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, इतने लाइट मिनट्स दूर है। अच्छा, अगर हम बात करें लाइट ईयर, जिसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, दूरी की एक इकाई है, लाइट ईयर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए कि जो मून लाइट है उसको कितना टाइम लगता है सन पे अर्थ पे आने पे? एंड मून किस तरह का हमारा एक ऑब्जेक्ट है? एक हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये होता है कि इसकी खुद की सनलाइट, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट? क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन है आपके जुपिटर सैटर्न, मार्स जुपिटर, सैटर्न यूरेनस, या फिर मरकरी एंड वीनस। सर प्लीज़ हिंदी में बोला कीजिए, हर वर्ड इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। अरे यार, हिंदी में भी तो लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अब क्या बोल दें? हैं कि क्या बोल दें बताओ? बिल्कुल सही है, 1.26 सेकंड लेता है आपका मून लाइट। ठीक है, 1.26 या फिर 1.27 सेकंड, या फिर रफली इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेकंड भी बोल देते हैं। राइट सर, अगर मून की खुद की लाइट होती तो कभी सोलर, कैसा क्वेश्चन मून की खुद की लाइट होती तो कभी सोलर इक्लिप्स होता? मतलब इसमें तुम अज्यूम क्यों कर रहे हो भाई? हैं, खुद की लाइट होती तो कभी सोलर इक्लिप्स होता? भाई सोलर का मतलब होता है सन। ठीक है, मून की खुद की लाइट होती तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता, और बिल्कुल होता, क्यों ना होता? ठीक है, क्यों ना होता? अभी जैसे अगर हम बात करें, जैसे सोलर इक्लिप्स है, तीनों एक लाइन पे है। ठीक है, सनलाइट तो अभी भी पहुंच रही है ना अर्थ पे। मैंने आपको बताया ये वो वाला केस है जहाँ पे तीनों एक प्लेन पे भी आ गए हैं, तो सनलाइट भी ब्लॉक हो चुकी है मून के द्वारा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, तीनों एक लाइन पे तो आ जाते हैं, प्लेन पे नहीं आते, इसकी वजह से कंप्लीट सनलाइट आती रहती है। ठीक है, अतरंगी सवाल पूछते हैं एकदम। एस्टेरॉइड बेल्ट विच टू प्लैनेट? तो एस्टेरॉइड बेल्ट की अगर बात करें तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें कि सेंटर पे सन है हमारा, एंड बाकी हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। और इन 8 प्लैनेट्स में ये हमारे 4 जो होते हैं ये इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, जिनको कि हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट हैं, जिनको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं। ये जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये क्योंकि ये रॉक्स के बने हुए हैं, तो इसीलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। और इनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटीरियर, या फिर जिनको हम जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। इन इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में जो डिवीजन के तौर पे एक्ट करता है, दैट इज़ दिस एस्टेरॉइड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, जो किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। अच्छा, मार्स को आप बताएंगे हम रेड प्लैनेट के नाम से क्यों जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं नेपच्यून के बियॉन्ड, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ठीक है, रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है, इसकी वजह से। यहीं पे आपको हाईएस्ट माउंटेन इन दी सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको निक्स ओलंपिया बोलते हैं। इसके पास खुद की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस एंड दूसरी है डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। जो मरकरी एंड वीनस है, जो बुध और शुक्र है, इनके पास खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, 0 सैटेलाइट या फिर 0 मून है। अर्थ के पास 1 मून है या फिर 1 सैटेलाइट है। सैटेलाइट तो बहुत सारी हम भेजते भी रहते हैं, बट वो आर्टिफिशियल है, ऑब्वियस बात है। एक ही हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, एंड दैट इज़ मून, जिसका कि रोटेशन का टाइम और रेवोल्यूशन का टाइम सेम होता है। इसी वजह से उसका एक ही साइड विजिबल होता है, कभी भी पूरा मून हमें विजिबल नहीं होता है अर्थ से। और कमेंट में आप बताएंगे मुझे कि अभी एक नासा ने मिशन के बारे में एक जानकारी दी है कि वो अभी मिशन फ्यूचर में अंडरटेक करने वाला है, जहाँ पे मून पे वो एक रेलवे लाइन बिछाने वाला है। तो उस मिशन का नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विद हिज न्यूली टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज़ 4 मून्स? तो किसने डिस्कवर किया कि जुपिटर के 4 मून है? वैसे तो जुपिटर के 90+ मून्स हैं अभी प्रेजेंटली जो डिस्कवर्ड हैं, लेकिन उस समय
उस समय गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके बताया था कि भाई 4 इसके हैं, 4 कौन कौन से, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इसी कैलिस्टो में ही अभी ओजोन की कुछ हमें देखने को मिले साक्ष्य, कुछ एविडेंसेस देखने को मिले कैलिस्टो में। इसीलिए इन चारों मून्स को गैलीलियन मून्स बोलते हैं, सबसे बड़े मून्स हैं, जिसमें कि गैनीमेड जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट मून बोलिए, फिर सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट बोलिए पूरे सोलर सिस्टम की, पूरे सौर मंडल की। कमेंट में आपको बताना है जो सैटर्न की रिंग्स हैं, जो शनि की जो रिंग्स हैं, शनि ग्रह की, सैटर्न की, वो किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, बात करें नासा का कौन सा मिशन है, फ्लोट मिशन है। ठीक है, फ्लोट मिशन, जहाँ पे ये रेलवे लाइन बिछाने वाला है। बाकी कुछ और भी मैंने आपसे पूछा था नहीं। यहाँ पे सैटर्न के रिंग्स की अगर बात करें तो कसीनी ने इसको डिस्कवर किया था। आपने का नाम सुना होगा कसीनी हाइजेंस। तो कसीनी ने एक्चुअल में डिस्कवर की थी जो रिंग्स हैं इसके अराउंड, सैटर्न के अराउंड, और हाइजेंस ने इसके अराउंड जो स्पेस है उसको डिस्कवर किया था। सैटर्न की अगर बात करें तो इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे कम घनत्व होता है सैटर्न का, शनि का। ज़रा कमेंट बताइए अर्थ, सॉरी क्या पूछना है, वो अर्थ की डेंसिटी तो हाईएस्ट होती है, आप ये बता दो अर्थ की डेंसिटी है कितनी, क्योंकि अर्थ की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम है सैटर्न की और सबसे ज़्यादा किसकी है, अर्थ की। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन का तो आप आंसर और दीजिए, एंड दैट इज़, और ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल में। मरकरी दैट इज़ जो बुध है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। ऑलराइट, नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, एंड इसको हम आइस जायंट, इन दोनों को आइस जायंट्स के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीथेन के साक्ष्य मिलते हैं, मीथेन के एविडेंसेस मिलते हैं, और इसको हम रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। रोलिंग प्लैनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपनी एक्सिस पे तकरीबन 90 डिग्री से भी ज़्यादा टिल्टेड आप देख सकते हैं। इसकी वजह से जब ये रेवोल्यूशन करता है सन के अराउंड अपने पाथ पे, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है, तो इसीलिए इसको रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं यूरेनस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5th। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट। बिग बैंग जो थ्योरी है, बैंड नहीं होगा ये, बैंग होगा। ठीक है, बिग बैंग जो सिद्धांत है वो क्या बताता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करें जो 1917 के टाइम पे दी गई थी, ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है ये बात करती है किस तरह से एक इन्फाइनेटली स्मॉल पार्टिकल था, ठीक है, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन की वजह से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ये थ्योरी दी किसने थी, ये जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी ये थ्योरी। बिग बैंग एक्सप्लोजन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और अभी भी अगर हम बात करें जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज अभी भी वो एक्सप्लोजन कॉन्टिन्यू, यानी वो चल रहा है, धीरे 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 जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं आपस से और दूर दूर जा रही हैं। और ये चीज़ जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी एक दी गई थी, किसने दी थी ज़रा कमेंट में आप बताएंगे, हु गेव दी स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार अगर माने तो देखिए एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन तो अभी भी कॉन्टिन्यूड है, चीज़ें जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं दूर दूर जा रही हैं खुद से, लेकिन जो उनके बीच की जो एवरेज डेंसिटी है वो अभी भी क्या है, वो कांस्टेंट है। एवरेज डेंसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी जो हॉयल्स ने दी थी वो बोलती है। ठीक है, हॉयल्स ने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, तो इसके ओरिजिन को लेके दी गई थी आपकी नेबुलर लैप्लेस थ्योरी या फिर नेबुलर थ्योरी, कि किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना था। बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमारा जो नॉन यूनिवर्स है, हो सकता है और भी यूनिवर्स हो, हमें पता नहीं उसके बारे में, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़, और उसमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत हज़ारों सोलर सिस्टम है, और उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसको लेकर थ्योरी दी गई थी नेबुलर थ्योरी, जहाँ पर यह बोला गया था कि किस तरह से एक रोटेटिंग क्लाउड है, किसका, डस्ट और गैसेज इन सब का, जिसको हम बोलते हैं नेबुला। इस रोटेशन की वजह से ही सेंटर में आया सन, और उसके अराउंड जो हैं 8 प्लैनेट्स बने, 8 ग्रह बने। राइट, जरा अब ये बताइए कि सन में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, सन प्राइमरीली किसका बना हुआ है। तो नेबुलर लैप्लेस थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले तो इमैनुअल कांत ने दी थी, जो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांत, एंड इसको रिवाइज किया था लैप्लेस, इसीलिए इसको नेबुलर लैप्लेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं।
ऑलराइट। और सन जो है हमारा मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है, 73% रफली हाइड्रोजन से बना हुआ है, और ये अपनी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज़ परमाणु संलयन से एनर्जी को जनरेट करता है। सन के अगर हम बात करें आउटर जो कवरिंग उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल, और सन में अभी हमने मिशन भेजा था हमारा पहला सोलर मिशन, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, और इसको किस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से हमने भेजा था ये भी आपको बताना है। व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और अ सैटेलाइट एट विच इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। आप चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे नज़दीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीजी, इक्लिप्स, एप्सिस या फिर अपोजी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था एपीहीलियन, पेरीहीलियन और एपोजी और पेरीजी। जी शब्द हम तब लगाते हैं जब चंद्रमा जी हो, ठीक है, चंदा मामा, तो मामा के लिए जी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पी से पास यानी जब मून अर्थ के, क्योंकि हमें पता है मून हमारी सैटेलाइट है, तो अर्थ के चारों ओर, जैसे अर्थ हमारी सन के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है, उसी तरह मून अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, और कितने टाइम पे हमने पढ़ा था कि रोटेशन रेवोल्यूशन का पीरियड इसका सेम होता है 27 डेज। तो जब सबसे पास होगी, जो मून अर्थ के सबसे पास होगा तो उसको पेरीजी बोलेंगे, जब सबसे फारदेस्ट होगा, जो सबसे दूर होगा तो उसको एपोजी बोलेंगे। इसी तरह से होते हैं हमारे पेरीहीलियन, ठीक है, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। पेरीहीलियन वो पोजीशन होती है जहाँ पे, या फिर वो पॉइंट होता है जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने के टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसके सबसे पास में होती है, यानी अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन। और एपीहीलियन इसको बोलते हैं उपसौर और इसको बोलते हैं अपसौर। ये तब होता है जब अर्थ जो है फारदेस्ट होती है फ्रॉम दी सन, और इसकी डेट्स होती हैं, जैसे पेरीहीलियन और एपीहीलियन की एक पर्टिकुलर डेट होती है, क्योंकि पेरीजी एपोजी अक्सर होता रहता है, साल में न जाने कितनी बार होता है। ठीक है, तो क्योंकि 27 दिन में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है ना मून, तो 27 दिन में एक पेरीजी आएगा, अपोजी आएगा, फिर पेरीजी आएगा, फिर अपोजी आएगा, तो हर महीने पेरीजी अपोजी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये साल में हमें एक बार देखने को मिलता है पेरीहीलियन और एपीहीलियन। उसकी डेट्स की अगर बात करें तो नहीं, सबसे पास कब होता है, तो सबसे पास में होता है आपका 3 जनवरी, 2 to 3 जनवरी। ठीक है, एंड बात करें अगर एपीहीलियन की तो 4 जुलाई। एकदम ही स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे इस बार का जो एपीहीलियन होगा वो 5 जुलाई को होगा, बट रफली यूजुअली वो 4 जुलाई को होता है, और पेरीहीलियन रफली 3 जनवरी को होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, हाँ ये मैंने आपसे पूछा था इंडिया का सोलर मिशन दैट इज़ आदित्य L1, ठीक है, जिसको हमने PS वॉइस आ रही है कि नहीं, कि हाँ चलो वॉइस आ रही है ना, जिसको कि हमने PSLV C57 से सेंड किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और C58 से जो हमारा एक्सपोसैट सैटेलाइट है, पोलरीमीटर जो मिशन है, जो हमने 1 जनवरी 2024 के भेजा था वो था। व्हाट प्लैनेट इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। मार्स, यूरेनस, नेपच्यून या फिर वीनस। ये चीज़ हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, दैट इज़ वीनस, है ना, कि वीनस में आपके जो क्लाउड्स हैं थिक, मतलब जो क्लाउड्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं जरा बताइए, ऑयल ऑफ विट्रियॉल, है ना। तो वीनस की अगर हम बात करें तो इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका साइज़ है, शेप है, वो थोड़ा अर्थ की तरह सिमिलर है। वीनस इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे गर्म ग्रह है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी सबसे चमकीला ग्रह वीनस है आपका। वीनस की अगर बात करें तो कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस की अगर बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सिवाय 2 के, सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। वीनस एंड दूसरा आप बताएंगे कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। मार्स के रिगार्डिंग हम चीज़ें देख चुके हैं, यूरेनस भी देख चुके हैं, नेपच्यून भी। तो वीनस के रिगार्डिंग हमने देख लिया, और इसको हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, यानी सांझ का तारा और भोर का तारा इसको बोलते हैं। अच्छा, कमेंट में बताइए, ठीक है, भोर घाट किसको कनेक्ट करता है। ये एक पास है जो किसको कनेक्ट करता है। एंड दूसरा जो हमारा प्लैनेट है दैट इज़ यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस। भोर घाट किसको कनेक्ट करता है, ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ठीक है, मुंबई टू पुणे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड दैट इज़ दी डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और ये वीनस जो हमारा ब्राइट हॉटेस्ट प्लैनेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 एंड CO2 देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंसोलेशन आता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू रिफ्लेक्ट पूरा नहीं, मतलब ज़्यादातर नहीं हो पाता है, और उसको ट्रैप कर लेते हैं ये जो थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 है। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है। इनर कोर, मैंटल, आउटर कोर या फिर क्रस्ट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारे सोलर फ्लेयर्स आते हैं उसको रिमूव करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। अब अर्थ की अगर हम बात करें
तो अर्थ में जो सबसे, अगर हम ये अर्थ ले लें तो अर्थ की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मैंटल बोलते हैं और अंदर वाली को कोर बोलते हैं, है ना, ये सबको पता है। जो अंदर वाली कोर है उसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर में। आउटर कोर लिक्विड होती है और जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है। ज़रा ये बताइए कोर किसकी बनी होती है? ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड होती है और जब हमारी अर्थ रोटेशन रेवोल्यूशन करती है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि ये बना होता है नीफे बोलते हैं ना, नीफे करके हम लोगों ने याद किया था, निकल और आयरन का प्राइमरीली बना होता है, तो इसकी वजह से जब ये रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, आउटर कोर। ऑलराइट, और अर्थ की रेडियस की अगर बात करें तो कितनी है? रफली 63 है, फिर 6378 किलोमीटर इसकी अर्थ की रेडियस है। जरा कमेंट में आप मुझे बताइए कि अर्थ की पोलर रेडियस ज़्यादा है या फिर इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, और अर्थ का शेप क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस को कंपेयर करें तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होगी, जो हमारी ध्रुवीय त्रिज्या है वो कम होगी। कारण क्या है? कारण आप ये देख पा रहे हैं परमार एसएससी का लोगो, परमार एसएससी का आप लोगो देख पा रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल बस इसी शेप की होती है अर्थ। ठीक है, इसी शेप की होती है अर्थ, जहाँ पे वो सेंटर पे होती है बल्ज्ड एंड पोल्स पे होती है फ्लैट। ऐसे शेप को हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बल्ज्ड हो जाती है सेंटर पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज़ अभिकेंद्रीय बल, ये क्यों जनरेट होता है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है एंड ये एक आभासी दैट इज़ एक अपरेंट फोर्स होता है। तो इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस। एंड क्योंकि हम यही चीज़ फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटी होती है वो g=gm/r² होती है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी वजह से पोल्स पे ग्रेविटी सॉरी, तो यहाँ पे पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पोल्स पे रेडियस कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, और क्रस्ट हमारी किसकी बनी होती है? क्रस्ट बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की, सियाल बोलते हैं। मैंटल बनी होती है सीमा दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम की। क्या हो गया? द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड्स अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की पपड़ी के भागों को ऊपर उठाती है वो बनाती है, क्या कहलाती है? डेन्यूडेशन, वोल्केनिज्म, विदरिंग या फिर डायस्ट्रोफिज्म। एलिवेट्स और बिल्ड्स अप। डेन्यूडेशन तो होता है जहाँ पे क्षरण होता है, जहाँ पे इरोजन होता है, जहाँ पे एक्सोजेनस एजेंट्स हमारे काम करते हैं। एक्सोजेनस यानी कि जो बाहर जात बल काम करते हैं। ठीक है, एक्सोजेनस। जहाँ अंतर्जात बल काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं, वहाँ पे डायस्ट्रोफिज्म होता है। डायस्ट्रोफिज्म में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब चीज़ें एलिवेट हो रही हैं, बिल्ड हो रही हैं। तो क्या क्या बिल्ड हो सकता है? माउंटेन अगर बिल्ड हो रहा है तो उसको हम ओरेजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। माउंटेन के अलावा अगर कुछ बिल्ड हो रहा है तो एपीरोजेनिक बोलते हैं। एंड तीसरा होता है हमारा वोल्केनिज्म। कमेंट में आप बताएंगे। चलो ये एक चीज़ तो पहले मैं बताता हूँ कि ये डायस्ट्रोफिज्म होती क्यों है। क्योंकि जो हमारी प्लेट्स होती हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, ये मूव करती हैं। कमेंट में आप बताएंगे ये मूव क्यों करती हैं एंड हु गेव दैट पर्टिकुलर थ्योरी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें बिल्ड या एलिवेट हो रही हैं। अगर माउंटेन बिल्ड हो रहा है ओरोजेनिक, इसके अलावा तो एपिरोजेनिक। एंड वोल्केनिज्म, वोल्केनिक एक्टिविटी। डेन्यूडेशन इसका उल्टा होता है, जहाँ पे आपके एक्सोजेनस एजेंट्स दैट इज़ विंड, वाटर, ये सब काम करते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स टोटल हमारी हैं कितनी? मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूव करती हैं। वैसे तो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। और कब दी थी आप बताएंगे कमेंट में। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमारा पहला जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं सब आपस में जुड़े हुए थे, और इनको बोला पैंजिया।
और जो भी पूरा पानी है वो पैंथालासा था। देन पैंजिया टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, लॉरेशिया ऊपर गोंडवाना लैंड नीचे। एंड देन उसके बाद कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया अल्फ्रेड वेगनर ने। जब इनसे पूछा ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स के बारे में बताया जो कि सही नहीं था। बाद में कन्वेक्शनल करेंट्स डेवलप होते हैं, कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं। कहाँ पे ये डेवलप होते हैं? अर्थ के अंदर जो हमारी एक लेयर होती है जिसको कि हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। और ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। अच्छा आप ये बताइए कि हु गेव दी जो आपकी कौन सी थ्योरी है ये, जो आपकी ओशंस में जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं, ठीक है, जिसको कि हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? कमेंट में आप बताएंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? 1 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे कितना घूम जाती है? 10, 20, 24 या फिर 15? तो जब हम बोलते हैं एक दिन क्या का मतलब क्या होता है? अर्थ अपनी एक्सिस पे, और इसकी अपनी एक्सिस पे कितनी टिल्टेड है अर्थ, ज़रा बताइए। तो अपनी एक्सिस पे ये 24 आवर, या फिर हम बोलते हैं अपनी एक्सिस पे 360 डिग्री जब घूम जाती है, एक रोटेशन पूरा कर जाती है, तो एक रोटेशन को हम बोलेंगे 360 डिग्री, तो उसी को हम बोलते हैं 24 घंटे हो गए, ठीक है। 24 घंटे उसी को बोलते हैं। प्रिसाइजली अगर बात करें तो 23 घंटे एंड 56 मिनट होते हैं, बट ओवर अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ले, ठीक है, तो 24 आवर्स निकल के आता है। तो 1 घंटे में कितना निकल के आएगा? तो 360 डिवाइड बाई 24 यानी कि आपका 15 डिग्री निकल के आएगा, है ना। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ, एंड अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, एंड अपने प्लेन पे, ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है। कमेंट में आप बताएंगे कि जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, जो सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में पथ में घूमती है, वो किस शेप का है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी हैरी हेस ने। और किसी ने कल कमेंट में मुझे बताया कि सर आज मुझे ट्रिपल एच का असली नाम पता चला, हैरी हेमंड हेस। तो इसलिए मैंने सोचा आपको ही बता दिया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट 15 डिग्री, या फिर 15 डिग्री में 60 मिनट घूमती है, दैट मीन्स 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। इसको हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है, ऑर्बिटल प्लेन इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। बताइए कमेंट में जल्दी से 10 में आपने कितना स्कोर किया, गिनते रहिएगा आपने कितना क्या स्कोर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस आराम से बैठे हुए हैं। सर आपका भी कोई ऑफलाइन कोचिंग भी चला है क्या, प्लीज़ बताइए। निधि जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? बहुत सिंपल है, हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े थे। एक तो इक्वेटर पढ़ा था 0 डिग्री, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर दैट इज दक्षिणी गोलार्ध। देन यहाँ पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। इस पर्टिकुलर जोन को हम क्या बोलते हैं बताइए कमेंट में। देन ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ये 66.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्थ टेम्परेट, और ये होता है साउथ टेम्परेट। ये होता है फ्रिजिड जोन, एंड ये भी होता है फ्रिजिड जोन। और जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पे गर्मी पड़ती है चमक के एकदम। अच्छा बताओ, आज हो रही है डेट 2 जून, तो तुम मुझे, चलो अभी बाद में पूछूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा है, तो आंसर क्या होगा 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है 23.5 एंड 23.5? क्योंकि इसके बियॉन्ड सन की डायरेक्ट रेज कभी नहीं पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेज ही पड़ेंगी। डायरेक्ट रेज इसके ऊपर कभी नहीं जाएंगी और इसके नीचे कभी नहीं जाती हैं सन की डायरेक्ट रेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत के मानक मध्याह्न रेखा के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो ये चुना गया 82.5 डिग्री ईस्ट को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि कितने स्टेट से होकर गुजरता है? 5 स्टेट्स। और 5 स्टेट कौन से हैं? मौका करके इसको हम याद करते हैं, है ना। एम से है आपका, यहाँ पे देखिए, एम से है मध्य प्रदेश, ओ से है आपका उड़ीसा, यू से है उत्तर प्रदेश,
ठीक है, एंड सी से है छत्तीसगढ़ और ए से है आंध्र प्रदेश। ध्यान से अगर आप देखें तो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आप कमेंट में बताएंगे। और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? ये छत्तीसगढ़ का जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिलती हैं ये, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आगे बढ़ते हैं और कमेंट आपको बताना है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST है, ये कितना आगे या पीछे है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम दैट इज़ GMT, जिसको कि प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। तो कितना आगे या पीछे है? 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 आवर्स अहेड है कौन? IST, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जोन्स फ्रांस के पास हैं 13, USA के पास कितने हैं? USA के पास 11 है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंड ये और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कितना टाइम का डिफरेंस है गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में? 2 घंटे का, बिकॉज लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखें तो 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। ये रफली 68 डिग्रीज़ पे बैठा हुआ है एंड ये रफली 97 डिग्रीज़ पे बैठा हुआ है। तो अगर हम देखें तो रफली 29-30 डिग्री का अंतर आता है, जिसकी वजह से 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम अर्थ को टोटल कितने टाइम जोन्स पे डिवाइड करते हैं? टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं हम अर्थ को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स? CHSL में क्वेश्चन पूछा गया 1 डिग्री अक्षांश लगभग किसके बराबर होता है? तो हमें पहले बात तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की समझ होनी चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। तो जब हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिस्कस कर रहे थे, वो लैटिट्यूड्स थे जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड, दोनों ही इमेजिनरी हैं, आभासी रेखाएँ हैं जिनको कि हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस होते हैं। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम होती है और वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होती है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे घटती जाती है और पोल्स पे जाके ये 0 हो जाती है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। पोल्स पे लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस 0 होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, और ये कितनी होती है? ये 111.32 किलोमीटर्स होती है इक्वेटर पे मैक्सिमम। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो कितने होंगे जरा आप बताएंगे कमेंट में। एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने ये भी बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो टोटल कितने? अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज सारी चीज़ें FRB में हम लोग कर चुके हैं। 181 है टोटल लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो टोटल 360 है। लैटिट्यूड्स को हम लैटिट्यूडनल सर्कल भी बोलते हैं बिकॉज एक्चुअल में सर्कल है। और ज़रा कमेंट बताइए कितने लैटिट्यूड्स हमारे ग्रेट सर्कल होते हैं और कितने लॉन्गिट्यूड हमारे ग्रेट सर्कल होते हैं। ग्रेट सर्कल का मैं आपको हिंट देता हूँ, एंड दैट इज़ कि वो सर्कल, बिकॉज चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड, एक तरह का सर्कल ही है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हों। लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड एज। एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेलाइन, आइसोक्रोन्स, आइसोबार या फिर आइसोब्रंट। मैंने आपको बताया था, देखो आइसो तो का मतलब हो गया सेम, हेलाइन जो वर्ड है ये रूट वर्ड है फॉर दी एल्कलिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्ट के लिए, ठीक है, एल्कलाइन या फिर, ठीक है, एल्कलाइन, हेलाइन और अल्कलाइन, यानी कि ये वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जिनकी की सेम सैलिनिटी है ओशन में या फिर सेम एल्कलिनिटी है। तो ये तो होगा नहीं। आइसोबार ये सभी जानते हैं, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन जिनका सेम प्रेशर है। उस विंड को क्या बोलते हैं जो कि पैरेलली ब्लो करती है टू दी आइसोबार? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा आइसोक्रोन। आइसोब्रंट क्या होते हैं? आइसोब्रंट वो होते हैं जहाँ पे वो लाइन जो उन पॉइंट से कनेक्ट कर रही है जहाँ पे सेम लेवल का थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, ठीक है। एंड आइसोथर्म इसी तरह से होता है जहाँ पे सेम टेम्परेचर है तो उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो ऐसी विंड्स को बोलते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स जो कि पैरेलल ब्लो करती हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड्स जो कि पैरेलल ब्लो करती हैं आइसोबार के, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड जो ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल की अगर बात करेंगे तो एक ही लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है एंड दैट इज इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड, सारे लॉन्गिट्यूड 360 के 360 लॉन्गिट्यूड, ऑल लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल्स, ठीक। लैटिट्यूड की लेंथ कम होती जाती लैटिट्यूडल सर्कल के, लेकिन हर लॉन्गिट्यूडनल सर्कल की लेंथ सेम होती है। When does the entire Earth experience equal days and equal nights? संपूर्ण पृथ्वी पर एक पर दिन और रात बराबर किस दिन होते हैं? डेज ऑफ विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, ऑर्बिटल प्लेन या फिर डे ऑफ इक्विनॉक्स।
तो अगर हम बात करें इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस क्या होते हैं, तो जब हमारी अर्थ इस तरह से घूमती है सन के अराउंड तो एक ऐसा दिन आता है क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है। पहली बात तो जो सीजन्स होते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने पूछा था, आपको याद होगा जो लोग FRB सेशंस रेगुलरली ले रहे हैं, तो उसमें से आप में से काफ़ी लोगों ने आधा अधूरा आंसर दिया था कि सीजन्स किस वजह से होते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया रेवोल्यूशन, ये आधा अधूरा आंसर है। रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट, खुद ही सोचो अगर ये टिल्ट ना हो, ऐसे हो तो सीज़न होंगे ही नहीं। ऑल थ्रू आउट द ईयर पूरे अर्थ में सेम डे, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, जो कि मात्र 2 दिन होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम है, इस तरह से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर रेस पड़ रही है सन की, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। ये होता किस दिन है, ये होता है 21 जून को, जो अभी रिसेंटली आने वाला है। अब ये कौन सा कंडीशन है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो पीछे की तरफ है, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है। अब यहाँ पे ओवर रेस पड़ रही है सन की, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, जो कि 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। और जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती हैं सन की, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स या फिर विषुव। इसको बोलते हैं अयनांत और इसको बोलते हैं विषुव। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और इसको बोलते हैं हम ऑटमनल। ठीक है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, शरद काल ऋतु इसको बोलते हैं, शरद काल विषुव बोलते हैं ऑटमनल को। ठीक है, चलिए, तो डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डेट्स भी लिख देता हूँ मैं, 23 मार्च और 21 सितंबर। 2 दिन ऐसा होता है जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती है सन की, जिसकी वजह से एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डे ऑफ इक्विनॉक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समर सॉलिस्टिस को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और विंटर सॉलिस्टिस में क्या होती है, सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है ना। तो इस रात का फ़ायदा उठाना है आपको पढ़ने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा आप स्टडी कर सकते हैं रात में। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। एक तरह का एपरेंट फोर्स होता है कॉरियोलिस फोर्स, एंड कॉरियोलिस फोर्स को ही हम फेरेल्स लॉ से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, फेरेल्स लॉ। कॉरियोलिस फोर्स की अगर बात करें, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, दैट मीन्स कि इक्वेटर पे, दैट इज़ भूमध्य रेखा पे 0 होता है, एंड पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे ये मैक्सिमम होता है कॉरियोलिस फोर्स। ये चीज़ों को नदर्न हेमिस्फीयर, कौन सी चीज़ें, विंड हो गया, साइक्लोन हो गया, इन सब को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, दाएं ओर, और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। यही रीज़न है कि आप जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरह से ब्लो होती हैं। वो भी हम देखेंगे जब ट्रेड विंड्स अभी आएगा, किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज। इसी वजह से हमारे जो साइक्लोन होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन, साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन एकदम ऑपोजिट हो जाएगा इसका। अगला है हमारा द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ अगर बिकॉज, तो जो हमारी ऋतुएं होती हैं वो किस वजह से होती हैं, तो अभी मैंने बताया 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो रेवोल्यूशन और एक अर्थ का टिल्ट। ठीक है, तो एक सेकंड, क्या लिखा हो, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की परपेंडिकुलर नहीं है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें एक और चीज़ है, दैट इज रेवोल्यूशन। अगर अर्थ घूमेगी नहीं सन के अराउंड तो भी सीजन्स नहीं होंगे, और अगर अर्थ का टिल्ट नहीं होगा तो भी सीजन्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लेमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी इज, लेमैन की जो असंतता है वो किसके बीच में। अब ये डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का इंटीरियर होता है उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो जहाँ से एक लेयर खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है उसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इस क्रस्ट को भी हम अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसको अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और इसको आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड कर देते हैं, इन तीनों लेयर्स को भी। ठीक है, तो इसको इसमें फिर से अगेन डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। इसको हम किस तरह से याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, रेड गुलाब ला दो। तो कोई से कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपेट्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपेट्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, एंड दिस इज योर लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड ये कौन सी है, कोनराड। तो अब कुछ भी आपसे पूछ ले आपको याद हो गया,
क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है ले मैन किसके बीच में, तो ले मैन आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर जो लिक्विड है और इनर कोर जो सॉलिड है उसके बीच में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? खत्म, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ भी आपसे पूछ ले क्रस्ट और मैंटल के बीच में कौन है? मोहोज है। मैंटल और कोर के बीच में कौन है? मैंटल और कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग है। अपर मैंटल लोअर मैंटल के बीच में रेपेट्टी है। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, बस इस तरह से आपको याद होना चाहिए। हाउ थिक इज लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कितना मोटा है? तो स्थल मंडल होता क्या है? तो स्थल मंडल की अगर बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया क्रस्ट मैंटल कोर, तो मैंटल को जो अपर मैंटल और लोअर मैंटल में डिवाइड किया, इसका जो एकदम अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। और जब मैं ब्लू से लाइट ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेमी मॉल्टन होता है, यानी आधा पिघला हुआ होता है। ये ना तो पूरी तरह से लिक्विड है ना तो पूरी तरह से सॉलिड है। ये क्रस्ट है, इस पूरे क्रस्ट को ले लीजिए और ये जो अपर पार्ट ऑफ सॉलिड मैंटल है इसको ले लीजिए, यही होता है लिथोस्फीयर, यही होता है स्थल मंडल, जिसकी जो थिकनेस है 10 से लेके 200 किलोमीटर तक वैरी करती है। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हैं, बिकॉज क्रस्ट की भी अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है। एक तो कॉन्टिनेंटल होती है, कॉन्टिनेंटल, और एक होती है यानी कि इसको बोलते हैं आपकी स्थलीय भूपर्पटी और इसको बोलते हैं महासागरीय भूपर्पटी, दैट इज ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो थिक होती है, रफली 30 से 35 किलोमीटर इसकी थिकनेस जाती है, 30 to 35 किलोमीटर से इसकी थिकनेस जाती है। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो थिन होती है, ये थिन होती है एंड डेंसर होती है। कमेंट में आप बताएंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी होती है और ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है रफली 5 से लेके 15 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस जाती है ओशनिक क्रस्ट की। और ओशनिक क्रस्ट अगर हम बात करें तो ये बसाल्टिक, कैसे याद किया था? सॉल्टिक, सॉल्ट किस में होता है? ओशन में। तो बसाल्टिक और कॉन्टिनेंटल जो है वो ग्रेनेटिक रॉक का बना होता है। क्लियर इतनी चीज़? तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ की आप बात करें। जैसे हिमालय में क्रस्ट की जो थिकनेस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो लिथोस्फीयर भी वहाँ सबसे मोटा होगा। और यही लिथोस्फेरिक प्लेट ही होती हैं जो ये ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया, इसी को ही बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, और यहीं से निकलता है मैग्मा या फिर लावा, यही सोर्स होता है। और इसी के ऊपर ही हमारी लिथोस्फेरिक जो प्लेट हैं वो स्लाइड करती हैं। मैंने आपसे पीछे पूछा था कितनी हमारी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, तो टोटल हमारी 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। यही लिथोस्फीयर होता है जो क्रस्ट और अपर सॉलिड मैंटल का बना होता है, जो कि आप एक्चुअली जिसके स्लाइडिंग की वजह से कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ये आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं। द क्रस्ट इज द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर that is less than -% of the earth by mass, with oceanic crust and continental crust often consisting of more felsic rock. तो अगर हम बात करें अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, तो दैट इज लेस देन 1% बाई मास। ठीक है, ध्यान रखना 1% होती है आपकी क्रस्ट, 84% रफली होती है मैंटल और रफली 15% होता है आपका कोर। ये परसेंटेज याद रखिएगा। Almost 98% of Earth's crust is made up of 8 elements. Which of the following does not figure among these elements? इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन इस बार के सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस जो लेटेस्ट जो 2023 वाला हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये डायरेक्ट एकदम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद किया था कि जो अर्थ की क्रस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है। ओ सियाल, कैसे? ओ सियाल, और इसके आगे मतलब इतना भी आप याद रखोगे तो हो जाएगा। ये ओ सियाल ऑर्डर में है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रफली 46%, देन सिलिका है, देन एल्यूमिनियम है, और सियाल का ही तो हमारा बना होता है क्रस्ट। तो ये ऑर्डर में इसी से रिलेटेड आपका मैचिंग करके क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज वाइज। तो अगर आपको पता था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद होता है आपका आयरन। पूछ रहा है 8 जो मेजर एलिमेंट होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? इसमें कार्बन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में? ऑक्सीजन। पूरे सोलर सिस्टम की अगर बात करेंगे ठीक है, सौर मंडल की, तो हाइड्रोजन सबसे आपका मेजर बोल सकते हैं सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट की बात करेंगे ऑक्सीजन है। और अगर मेटल पूछ लेगा सबसे अबंडेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल आयरन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीट, क्या होता है वहाँ पे? तो अभी मैंने आपको बताया जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिन होती है एंड डेंसर होती है। ठीक है, थिन होती है एंड डेंसर होती है, थिक होती है और लाइटर होती है। तो खुद ही आप सोचिए, जब दो यहाँ पे प्लेट्स कॉन्वर्ज कर रही हैं,
कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो नीचे कौन धंसेगा, नीचे वही धंसेगा, नीचे वही सब, क्योंकि कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। किस तरह से, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, दोनों जब आपस में मिलेंगी तो एक जो डेंसर है, जो भारी है, वो जो लाइटर के नीचे सबसाइड कर जाएगी। इसी को हम बोलते हैं जब सबडक्ट कर जाएगी सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। और यहाँ पे ज़रा बताइए, ये जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है कॉन्वर्जेंट, ये कंस्ट्रक्टिव होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर में? तो अगर हम बात करें, सही आंसर क्या होगा, ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड बिकॉज वो डेंस है इसलिए। एंड क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन होगा, नीचे लिथोस्फीयर और नीचे एस्थेनोस्फीयर है जिसकी वजह से मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है। इसका उल्टा दैट इज जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है। और जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है, जो आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है वो आपकी नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? यहाँ पे पी वेव्स और एस वेव्स को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सर ये एफआरबी में नहीं था, क्या चीज़ एफआरबी में नहीं था, इसकी बात कर रहे हो ना, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन लिए नहीं था। अब सोचो यहाँ भी ना लेते तो दिक्कत थी ना। बिल्कुल सही, ऋषिकेश ने बहुत अच्छा ऐड किया, कार्बन 0.02% होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। ये वैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में 0.036% और क्रस्ट में 0.02% होता है, बहुत सही, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें जो हमारा अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको हम पहली बात तो हाइपोसेंटर बोलते हैं, फिर फोकस। ये वेव्स के फॉर्म में चलना स्टार्ट करता है, वेव्स के फॉर्म में चलना स्टार्ट करता है। दो तरह की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। कैसे बनती हैं? तो जब ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक क्यों जनरेट होता है? तो अर्थक्वेक हमेशा एक फॉल्ट लाइन के अक्रॉस जनरेट होता है जहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो जब वो स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो वो अर्थक्वेक वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है। और जो भूकंपीय तरंगें होती हैं जिसकी स्टडी को हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं, तो जब वो सरफेस से मिलती हैं, फिर रॉक वगैरह चट्टानों से मिलती हैं, तो सरफेस वेव्स में तब्दील हो जाती हैं। बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स जो हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं विद स्पीड का रेशियो ये, और सॉलिड जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं। दे रिजेंबल दी साउंड वेव्स एंड दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, यानी सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं बिकॉज दे आर फास्टेस्ट टू ट्रैवल, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सरफेस वेव्स जो होती हैं जिनको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं, दीज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एंड एस वेव क्योंकि सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकता है इसलिए उसका शैडो जोन काफ़ी बड़ा होता है पी वेव से, ठीक है। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिकॉज फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। एस वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा होता है, रफली 40% ऑफ अर्थ सरफेस एज कम्पेयर टू पी वेव्स। फॉल्स स्टेटमेंट अगेन आपको चुनना है। अब हम आ चुके हैं रॉक टॉपिक पे, ठीक है। रॉक, ड्वेन जॉनसन वाला रॉक, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। चारों स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। ये आपका CGL 14 जुलाई 2023 को आया है। चलिए भाई, तो पहला स्टेटमेंट क्या है पे, बैकाल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजॉल्व मिनरल्स दैट प्रिसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर formed by the deposition and subsequent cementation of that material within bodies of water and at the surface of the earth। बिल्कुल सही है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में बताइए। मेटामॉर्फिक रॉक में बी formed simply by being deep beneath the earth surface subjected to high temperature and at the great pressure। इसी को हम बोलते हैं PVT चेंजेस। प्रेशर वॉल्यूम जब टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में, तो सॉरी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक में, तो वो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, दैट इज़ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो ये भी सही होगा। इग्नियस रॉक इज़ फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, इसीलिए इनको हम प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं। तो ये भी सही है। एक ही स्टेटमेंट आपका बचा है ऑप्शन ए, और वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक। इग्नियस रॉक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव जो अंदर ही अंदर फॉर्म हो जाती हैं, और दूसरी एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव की अगर बात करें इनको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं।
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लिथीफैक्शन बोलते हैं। लिथीफैक्शन, जहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है सेडिमेंट्स का, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है जो कि लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और जिसमें कि हमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म देखने को मिलते हैं। स्टडी ऑफ रॉक को हम क्या बोलते हैं बताइए? द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग, स्टैकिंग, मियांडरिंग या फिर सॉर्टिंग। तो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, वेदरिंग, जो कि कैसा प्रोसेस होता है जरा बताइए, इन सितु या फिर एक्स सितु? और मैंने क्या पूछा था आपसे? स्टडी ऑफ रॉक। तो स्टडी ऑफ रॉक को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। रॉक की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो वोल्केनो होता है, तो वोल्केनो से मैग्मा निकलता है अंदर से, जिसको बाहर आने पे हम लावा बोलते हैं। जब लावा ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो इसी को ही हम बोल देते हैं, जब सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक। यानी कि जो सबसे पहले रॉक बनती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसमें अगर इरोजनल एजेंट काम करें, वेदरिंग वगैरह हो, ठीक है, वेदरिंग वगैरह हो, और उसमें एक्सोजेनस एजेंट्स लाइक जैसे इसको विंड, वाटर, यानी कि जो रनिंग वाटर है वो कैरी करके कहीं पर ले गया, और इनका कॉम्पैक्शन हो जाए यानी कि लिथीफैक्शन हो जाए, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, इसीलिए बोलते हैं अवसादी चट्टान, इसको आग्नेय या फिर प्राथमिक चट्टान। अब इसमें या फिर इसमें अगर हम PVT चेंजेस कर दें, इसमें और इसमें अगर हम PVT चेंजेस कर दें तो ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज़ रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। PVT प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस कर दें। अगेन मेटामॉर्फिक को अगर हम अगेन इसको तोड़ दें और इसमें लिथीफैक्शन करवा दें तो सेडिमेंट्री बन जाएगी। यही सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक अगर अर्थ के बीनीथ चली जाए, जब हमारा कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपकी इग्नियस रॉक फिर से, क्योंकि वो पिघलेगा, पिघल के बाहर निकलेगा, अगेन इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं, है ना, रॉक साइकिल। ये सारी चीज़ें जो सारी रॉक हैं वो आपस में इसी तरह से बनती रहती हैं। क्लियर रहती चीज़? आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? बॉक्साइट, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर लाइमस्टोन? तो सेडिमेंट्री जो रॉक होती है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो केमिकली फॉर्म्ड, दूसरी मैकेनिकली फॉर्म्ड, एंड तीसरी होगी आपकी केमिकली होगी, मैकेनिकली हो गई, एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी है, ऑर्गेनिकली या फिर बायोलॉजिकल, आप बोल सकते हैं, सेम होती है आपकी, ठीक है। तो कौन सी बायोलॉजिकल आपकी फॉर्म्ड है? बॉक्साइट, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर लाइमस्टोन? तो ग्रेनाइट तो आपकी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो गब्रो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, प्यूमाइस हो गया, ये सारी रॉक्स हमारी इग्नियस होती हैं। मार्बल मेटामॉर्फिक होती है। मेटामॉर्फिक रॉक में और कौन कौन सी आती हैं? क्वार्ट्जाइट आती है, ठीक है, क्वार्ट्जाइट आती है, ठीक है, चिस्ट आती है, ये सारी क्या है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। यहाँ पे तो पूछ रहा है सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, तो बी और सी तो हो नहीं सकता है। जो बॉक्साइट होती है, जो बॉक्साइट होती है आपकी मैकेनिकली फॉर्म्ड आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, बच जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक भी है, मैकेनिकली फॉर्म्ड भी है और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड भी है। मैकेनिकली फॉर्म्ड में अगर मैं और एग्जांपल दूँ तो जैसे आपकी जो कॉन्ग्लोमेरेट होती है, कॉन्ग्लोमेरेट, वो आपकी मैकेनिकली फॉर्म्ड है। केमिकली फॉर्म में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे हेलाइट हो गया आपका, चर्ट हो गया, ये सब क्या होती हैं? ये आपकी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम रॉक्स को आपको मैच करना है, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो गब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक में आपकी मेटामॉर्फिक की अगर बात करें तो आपकी मार्बल हो गई, चिस्ट हो गई, ग्नाइस हो गई, क्वार्ट्जाइट हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी। और हमें पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअल में इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही बनती है जब उसमें PVT चेंजेस होता है। तो जो ग्नीस है ये ग्रेनाइट से बनती है, जब ग्रेनाइट में हम PVT चेंजेस करते हैं तो ग्नीस बनती है। एंड सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करें तो बच गई हमारी लाइमस्टोन, दैट इज़ BAC, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? लीनिएशन, बैंड्स, फोलिएशन या फिर लिथीफैक्शन? तो लिथीफैक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लीनिएशन, फोलिएशन और जो बैंडिंग है, लीनिएशन फोलिएशन का मतलब होता है इस तरह से जो रॉक होती है, चट्टान होती है, उसमें इस तरह से लाइंस सी बनी हुई, उसको हम लीनिएशन बोलते हैं। बैंडिंग का मतलब होता है जहाँ पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिलती हैं, और ये एसोसिएटेड है आपकी जो टर्म्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक से, ध्यान रखिएगा। लीनिएशन, फोलिएशन एंड बैंडिंग। लिथीफैक्शन एसोसिएटेड है सेडिमेंट्री रॉक से। मशरूम रॉक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मशरूम रॉक्स,
ग्लेशियल डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, रनिंग वाटर इरोजन या फिर विंड इरोजन। तो ग्लेशियल डिपोजिशन से देखो हर चीज़ से हमने पढ़े थे इरोजन लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। जैसे ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर की वजह से जो इरोजन लैंडफॉर्म बन रहे थे वो कौन कौन से थे, तो वो हमारी ग्लेशियल वैलीज़ थी, हैंगिंग वैलीज़ थी, और अरीट्स थे, सिरेटेड रिजेस थे, हॉर्न्स थे, ठीक है, हॉर्न, ये सब क्या थे, इरोजन लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशन में अगर बात करें तो एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, आउटवॉश प्लेन्स, ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म थे। सी वेव की अगर बात करें तो सी वेव में इरोजनल क्या क्या थे, तो स्टैग थे, सी में जो केव बन रही थी, क्लिफ बन रही थी, ये सब इरोजनल थे, ठीक है। एंड डिपोजिशनल की अगर बात करें तो कौन कौन से डिपोजिशन में आपके जो बीच बनते हैं, ठीक है, जो आपके स्पिट्स, बार्स, बैरियर्स, ये सब डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स हैं। टोम्बोलो डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। रनिंग वाटर की वजह से हमने देखे थे इरोजनल कौन कौन से बन रहे थे, आपकी वैलीज़। वैली की जब हम बात करते हैं तो वैलीज़ में आपकी गॉर्जेस भी आती हैं विद द स्टीप साइड, कैनियंस भी आते हैं जिनकी कुछ इस तरह से होती है, थोड़ा स्टेप लाइक इनकी वॉल्स होती है, कैनियंस हो गए। वाटरफॉल हमारा हो गया, वाटरफॉल भी इरोजन लैंडफॉर्म है, ठीक है। प्लंज पूल, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, ये सब जो है हमारी रिवर टेरेसेस, ठीक है, होल्स नहीं होगा, प्लंज पूल्स होगा, ठीक है। रिवर टेरेसेस, ये सब इरोजन लैंडफॉर्म्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स, इसमें अगर वाटर में बात करें तो इसमें डिपोजिशन में आ जाएंगे हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स, लेवीज़ आ जाएंगी, लेवीज़, डेल्टा। और डेल्टा ज़रा बताइए रिवर के किस स्टेज में बनता है, यूथफुल, मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में। और विंड इरोजन की वजह से जिनको कि हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, मशरूम रॉक या फिर पेडेस्ट्रियल रॉक या फिर पेडी प्लेन बनते हैं, ठीक है। पेडी प्लेन हो गया, मशरूम रॉक हो गया, आपका पेडेस्ट्रियल रॉक हो गया, ज़्यूगन हो गया, ये सब जो होते हैं ये विंड इरोजन की वजह से बनते हैं। डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं जिनमें कि हमारे बर्कन्स आते हैं, सीफ आते हैं। बर्चन और सीफ में क्या अंतर है कि बर्कन इस शेप के होते हैं, सीफ में एक जो विंग होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। एंड डेल्टा जो होते हैं ये आपके ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में बनते हैं। यूथफुल स्टेज में तो हमें इरोजन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारे मियांडर और ऑक्सबो लेक होती है, मियांडरिंग क्या होती है, जब रिवर इस स्नेक के शेप में चलती है, दैट इज़ मियांडर। और ये इसी के थ्रू क्या बन जाता है आपका, इसी के थ्रू बन जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये आपको मेच्योर टू ओल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं, मियांडरिंग एंड ऑक्सबो लेक। कमेंट में आपको बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब क्या होता है, महाद्वीपीयता का क्या अर्थ है। वेरी हॉट ड्यूरिंग विंटर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग समर्स। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स मतलब पढ़ लो यहाँ पे। तो कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉन्टिनेंट से जितना ही अंदर होगा कोई जगह तो वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जो सी है वो उतना ही कम होगा। इसी वजह से उतने ही एक्सट्रीम्स आपको देखने को मिलेंगे, गर्मी बहुत गर्म और सर्दी में बहुत सर्दी। मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको ये बताया था। लेकिन वहीं पे आप ले लीजिए कोची हो गया, बैंगलोर हो गया, या फिर आपका चेन्नई वगैरह हो गया, कोलकाता हो गया, तो क्योंकि कोस्टल सिटीज़ हैं, तट पे स्थित हैं, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है, जिसकी वजह से उतने हमें रेंजेस, टेम्परेचर में रेंजेस देखने को नहीं मिलते, चाहे वो डायरनल यानी कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हो या फिर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो। और ना ही बहुत ज़्यादा हमें रेंज ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है जो हमारे कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनमें। ऑलराइट, अगला देखिए, अगला हमारा विच इज़ दी। और 30 में आपका कितना क्या स्कोर बैठ रहा है, अनुराधा, सुरुचि, प्रकाश, विकास, सबका सही है। हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कानपुर, हाँ, मॉडरेट नहीं हंसी। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कौन सा है कॉन्टिनेंट, तो कौन सा है हमारा, एशिया। चाहे आप एरिया के टर्म्स में ले लीजिए चाहे पॉपुलेशन के टर्म्स में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकिन अफ्रीका भी विटनेस कर रहा है। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। देन एशिया के बाद आता है अफ्रीका, देन अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, देन आता है साउथ अमेरिका, देन आता है एंटार्क्टिका, देन आता है यूरोप, देन आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग अगर हम एरिया के ऑर्डर की बात करें तो, ठीक। अगला हमारा 32, द डैश इज़ द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाई रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर भी कुछ रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैरी ओ हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा, जैसे मान लो ये कोस्ट है, ठीक है, तट है, तो तट में बीच होता है। बीच जो होता है, बीच के आगे अगर आप बढ़ोगे तो क्या होगा, आपको एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा, जो कि पेट्रोलियम के जितने भी ज़्यादा रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलते हैं,
ठीक है, बिकॉज यहीं पे रिवर्स आके अपना सेडिमेंट जो डेल्टा वगैरह बना रही हैं, जो सेडिमेंट अपने इकट्ठा कर रही हैं वो यहीं पे इकट्ठा कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो फॉसिल्स इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो एनर्जी में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एकदम ढलान देखने को मिलेगी जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। देन हल्का सा राइज देखने को मिलेगा जिसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, और इसके आगे का मेंशन नहीं है जिसको हम एबिसल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो पिछला वाला जो एसएससी जे एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल हम कितने पार्ट में ओशन रिलीफ फीचर्स को डिवाइड करते हैं, मेजर अगर हम बात करें। माइनर तो होते हैं जैसे कि आपके अटोल होते हैं, ग्योट होते हैं। अच्छा, ग्योट क्या होते हैं ज़रा बताइए? सी माउंट होते हैं। तो ये सब माइनर रिलीफ फीचर हैं ओशन सरफेस पे, लेकिन ये मेजर हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 मेजर रिलीफ फीचर है। इसी एबिसल प्लेन में ही आपको सी माउंट, यानी कि सी माउंट इस तरह से देखने को मिलेंगे। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट जिनको ग्योट बोलते हैं हम। ठीक है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट जिनका ऊपर इरोड होके फ्लैट हो गया ये टॉप, उसको हम ग्योट बोलते हैं। अटोल क्या होता है? अटोल इस तरह से होते हैं जहाँ पे जो हमारी कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स इस तरह से सर्कल बना लिए हैं और यहाँ पे अंदर उसके पानी टाइप है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। और इसका जो टिल्ट होता है वो रफली ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री टिल्ट देखने को मिलता है। एंड सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे देखने को मिलेगी? कोई बताएगा? सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय शेल्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर इन अ डे? 2, 3, 4 एंड 1। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ज्वार। ठीक है, टाइड्स बोलते हैं इसी को। टाइड कब आती हैं? टाइड तब आती हैं जब सन, मून एंड अर्थ एक सीध में होते हैं, अगेन जिसको कि हम सिजगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे सन, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, रुको एक सेकेंड। जैसे सन हो गया, ठीक है, एक सेकेंड रुको, सन हो गया ये, यहाँ पे आपका ले लो मून, ठीक है, एंड यहाँ पे ले लो अर्थ। एक कंडीशन ये ले लो जहाँ पे ये सन है, यहाँ पे आप ले लो अर्थ को, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो मून को। ठीक है, अब देखो 2 तरह की सिजगी हो सकती है। एक तो अर्थ यहाँ पे है, मून वहाँ पे, या तो दूसरी ये हो सकती है कि मून बीच में है और अर्थ वहाँ पे। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है कि मून यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे। तो 2 तरह की सिजगी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम बोलते हैं, जब इस तरह की टाइड आती है तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। ठीक है, और इस तरह की टाइड जब तीनों एक सीध में होते हैं, जब सिजगी पोजीशन मीट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड, क्लियर? अब इस स्प्रिंग टाइड के केस में जो हाई टाइड है वो बहुत हाई होती है, लो टाइड बहुत लो होती है। नीप टाइड में हाई टाइड उतनी हाई नहीं होती है, लो टाइड उतनी लो नहीं होती है। तो स्प्रिंग टाइड में आपको एकदम एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो होता है फ्रीक्वेंसी इनकी 2 होती है। ठीक है, टाइड्स क्या होती है? टाइड जो रिदमिक रिदम में, जैसे नहीं रिदम में, जैसे कि हमारी वो पेंडुलम रिदम में मूव करती है, तो एक जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर होता है उसको, क्योंकि जो सी वाटर है, जो ओशन वाटर है, वो राइज एंड फॉल किसी वजह से हो सकता है। हवा चल रही है तो हवा की वजह से वेव्स जनरेट हो रही हैं। अर्थक्वेक आ गया सी के अंदर तो सुनामी, हार्बर वेव्स जनरेट हो रही हैं। साइक्लोन आ गया तो उसकी वजह से वेव्स जनरेट हो रही हैं। लेकिन ये वेव्स किसकी वजह से जनरेट हो रही हैं? रिदमिक है, जो हमें पता है कब आएंगी। ठीक है, 2 हाई टाइड एंड 2 लो हाई टाइड एंड 2 लो टाइड आती हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि तीनों एक सीध में है, तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल पुल दोनों लगाते हैं, सन और मून ग्रेविटेशनल पुल दोनों लगाएंगे, लेकिन क्योंकि मून नज़दीक है अर्थ के, इस वजह से मून का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो कहीं अधिक होता है सन के ग्रेविटेशनल पुल से। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होंगी? हाई टाइड यहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे लो टाइड क्रिएट होगी। और यहाँ पे जो हाई टाइड क्रिएट होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से क्रिएट होगी, जनरेट होगी। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो बल्ज्ड भी है सेंटर पे। ठीक है, और सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको आर्कटिक्स में देखने को मिलेगी। साइबेरियन जो शेल्फ है, साइबेरिया की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशंस? कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ओशन में, समुद्र में? तो हमें पता है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज उसका 97.2% वाटर से ही है। और इसमें 97.2% वाटर में फ्रेश वाटर की जो संख्या है दैट इज़ मात्र 2.8% रफली, जिसको हम 3% यहाँ पे लिखा है, लेकिन मात्र वही 2.8% फ्रेश वाटर है। और उसमें 2.8% में भी उसका 68.7% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ही स्टोर्ड है।
आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के बाद ग्राउंड वाटर में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है फिर ग्लेशियर होता है, उसका जो अल्बीडो होता है वो भी हाईएस्ट होता है। अल्बीडो क्या होता है? जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको अल्बीडो बोलते हैं। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है फिर ग्लेशियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ध्यान होना चाहिए 97.2% सॉल्ट वाटर है, 2.8% फ्रेश वाटर है, उसमें से 68, उसमें से सबसे ज़्यादा, ये भले परसेंटेज याद ना हो लेकिन ये पता होना चाहिए, उसमें से सबसे ज़्यादा आइस कैप और ग्लेशियर के फॉर्म में, देन ग्राउंड वाटर में है, देन लेक्स एंड रिवर्स में है। विच वाटर बॉडी covers an area of this much kilometer square and makes up only 4.3% of global ocean। अब भाई किसको ही पता होगा एग्जैक्ट एरिया और परसेंटेज एक ओशन का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिंट आपको पकड़ना था। ओनली 4.3%, सिर्फ 4.3, जितना भी हमारा ग्लोबल ओशन है उसका मात्र 4.3%। भाई किसी हालत में, जैसे अगर हम बात करें हमारे कितने ओशन है, 5 है, जिसको हम पैसा करके याद रखते हैं। पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो पैसिफिक और एटलांटिक तो नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, यानी कि ये हिंट कर रहा है कि जो सबसे छोटा है, ठीक है, इंडियन भी नहीं होगा, आर्कटिक होगा। मतलब ये ओनली से आपको हिंट लेना था कि जो सबसे छोटा वाला होगा जस्ट 4.3%। तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। और हमें पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन है ये ना सिर्फ लार्जेस्ट भी है बल्कि ये डीपेस्ट भी है। और जरा बताएंगे आप कमेंट में यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट आपको कौन सा देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको पैसिफिक ओशन में ही रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जिसके अराउंड वोल्केनो, वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर जो सीस्मिक एक्टिविटी है, जाते जो अर्थक्वेक आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं इस रिंग ऑफ फायर के अलोंग। और डीपेस्ट पॉइंट है आपका चैलेंजर डीप, जो कि मरियाना ट्रेंच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मरियाना ट्रेंच में। नेम दी ओनली सी इन दी वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री, जिसकी लैंड बाउंड्री नहीं। सरगैसो सी, पेचोरा सी, अमुंसन सी या फिर एरॉइश सी। सही आंसर होगा सरगैसो सी। ये आपका सरगैसो सी नॉर्थ एटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, एटलांटिक ओशन की अगर बात करें तो ये एस शेप का ओशन है, और इस एस शेप का जो ओशन है इसके नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर टाइप की घास, जिसको कि हम बोलते हैं सरगैसम। ये सरगैसम क्या होता है? यहाँ पे ऐसे घूमती रहती है, जिसकी वजह से ये सी का नाम पड़ जाता है सरगैसो सी। ये सरगैसो हमारी एक तरह की एल्गे है। और किस तरह की एल्गे है? ये एक तरह की हमारी ब्राउन एल्गे है, भूरा शैवाल है। स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं जरा बताइए, और ब्राउन एल्गे के कुछ और मुझे एग्जाम्पल्स दीजिए जो हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़े थे। The point on the surface nearest to the focus of the earthquake is called as। 3 क्लास ड्यू करके आता हूँ भाई, ये बताने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, एस शेप का होता है एंड इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा एटलांटिक ओशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसके नॉर्थ अमेरिका है, राइट साइड में यूरोप है, नीचे आएंगे साउथ अमेरिका है, नीचे आएंगे अफ्रीका है। तो इसकी वजह से जो एटलांटिक ओशन है ये सबसे हमारा बिजिएस्ट ओशन भी है, सबसे बिजी है। तो यहाँ पे अगर बात करें एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ब्राउन एल्गे कुछ टाइप्स अगर बात करें, केल्प हो गया, लैमिनेरिया हो गया, ठीक है, और इनको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइंट ऑन दी सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, अब अर्थक्वेक जहाँ पे ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं, यानी जहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेस रिलीज होता है, हाइपोसेंटर या फिर इसी को फोकस बोलते हैं। एंड वो पॉइंट जो सबसे नज़दीक होता है, जो कि ऑब्वियसली ऊपर ही होगा, जस्ट इसके ऊपर होगा, इसको बोलते हैं भूकंप का एपिसेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी, एपिसेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का एक उदाहरण है? सिंटा कोन वोल्केनो, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, शिल वोल्केनो या फिर कैल्डेरा। तो जो कैल्डेरा होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कि वो खुद के ऊपर ही कोलैप्स कर जाते हैं। शील्ड वोल्केनो का जो लावा निकलता है वो उतना ज़्यादा विस्कस या गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप कोट करेंगे कमेंट में। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का जो लावा है वो सबसे ही कम गाढ़ा होता है, एकदम ही पानी टाइप होता है, ऐसे समझ, मतलब एकदम ही पानी भी नहीं, लेकिन इससे कम विस्कोसिटी तो होती नहीं किसी की। जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू बना है प्रायद्वीपीय पठार, वो फ्लड बसाल्ट, उसको हम फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लड बसाल्ट वोल्केनो से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? शील्ड वोल्केनो की अगर बात करेंगे, हवाई। और ये बताइए सबसे विस्कस लावा किस पर्टिकुलर वोल्केनो का होता है? ये भी हमने देखा था। सुनामी इज़ नॉट कॉज्ड बाय, सुनामी किसके कारण नहीं होती? तो सुनामी होती क्या है? तो सुनामी इज़ अ जापानीज टर्म जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ये वेव्स
सी वाटर में तब जनरेट होती हैं जब सी वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जो उनका ओरिजिनल पोजीशन होता है उससे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए। जैसे मान लो एक टब है, ठीक है, टब रखा हुआ है, टब में या फिर इसमें तुम बड़ी सी बर्फ़ की सिल्ली डालो, तो वो बर्फ़ की जो बड़ी सी सिल्ली है वो क्या करेगी, सिल्ली वो सिल्ली सिल्ली पिल्ली करेगी, क्या करेगी, वो उस वाटर को जो वहाँ पे है उसको डिस्प्लेस कर देगी, जिसकी वजह से पानी उफान मारेगा साइड से। बस ऐसे ही सुनामी, ऐसे ही है सुनामी, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा निकला जिसकी वजह से पानी डिस्प्लेस हो गया, सुनामी आएगी। लैंडस्लाइड हो गई अंडर सी, समुद्र के अंदर ही अगर लैंडस्लाइड हो गई, अगेन वाटर डिस्प्लेस करेगा, आ जाएगी सुनामी। अर्थक्वेक की वजह से तो आती ही आती है, कैसे, समुद्र है, समुद्र है यहाँ पे, समुद्र के नीचे अगर आ गया भूकंप, ठीक है, समुद्र के नीचे अगर भूकंप आ गया तो क्या आया, क्यों है, क्योंकि प्लेट्स आपस में स्लाइड हुई है, जब स्लाइड होएंगी तो वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा। जैसे मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये एक नीचे एक ऊपर या फिर कुछ भी इनमें चेंज होगा तो उसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होगा। प्राइमरी सोर्स तो सुनामी का अर्थक्वेक ही होता है, ठीक है। जब अर्थक्वेक का जो हाइपो सेंटर होता है, जो भूकंप का हाइपो सेंटर होता है, फोकस होता है, वो समुद्र के नीचे होता है, तो सुनामी आती है आपकी। हरिकेन, इसका कोई सुनामी से लेना देना नहीं है, हरिकेन भी आपके समुद्र में ही आते हैं। ये साइक्लोन का एक नाम है, ये एक साइक्लोन का टाइप है जो अटलांटिक ओशन महासागर, अटलांटिक महासागर में साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों आता है, ये बस इस वजह से आता है क्योंकि लो प्रेशर बिल्ड हो गया है, वाटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, निम्न दाब डेवलप हो गया, जिसकी वजह से साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। कमेंट में आपको बताना है कि हम साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं एंड साउथ चाइना सी में किस नाम से जानते हैं, एंड बाकी साइक्लोन को लेके चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी। द वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड एज, दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, एंड साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से जाना जाता है। और सेंटर ऑफ साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं, और रिसेंटली अभी इंडिया में कौन सा साइक्लोन हिट किया था और उसका नामकरण किसने किया था, ये आप बताएंगे। द ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं, ट्रीलेस, ट्रीज नहीं है, साउथ अमेरिका में इसको हम बोलते हैं कि देखो, पंपास है अर्जेंटीना, प्रेरीज कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, जिसको कि व्हीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, प्रेरीज। ये हमारे किस तरह के टेम्परेट ग्रासलैंड से, ग्रासलैंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल में आते हैं जैसे हमारे सवाना, सवाना किस नाम से, सवाना कहाँ पे जाने जाते हैं, ठीक है, कंपोस, लानोस, ज़रा बताइए कहाँ पे जाने जाते हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से ही बिलोंग करता है, ठीक है। जो स्टेपीज़ होते हैं, ये यूरेशिया जो रीजन है, ये भी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है। सेल्वास भी साउथ अमेरिका में है, जो ब्राज़ील वगैरह है वहाँ पे, लेकिन ये जो होता है ना सेल्वास, ये ब्राज़ील वगैरह में है। और ब्राज़ील में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो ट्रीलेस ग्रासी प्लेन तो नहीं बोल सकते, ट्रीलेस ग्रासी प्लेन तो पंपास ही होगा, जहाँ पे हमें अल्फ़ा ग्रास भी देखने को मिलती है। सब आना जब फ्री का होता है तो बोलते हैं सब आना अफ्रीका। कैंप लगाया है ब्राज़ील में, ठीक है। एंड थानोस कहाँ से है, वेनेजुएला ने, जिसने कि अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली साइक्लोन आया रीमल, नामकरण किया उसका ओमान ने, और साइक्लोन के सेंटर को बोलते हैं आई, जहाँ पे कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक पे, ठीक है। 10 क्वेश्चन और करिए 50, और फिर आप बताइएगा आपका क्या स्कोर बैठ रहा है, ठीक है। 41। What is the respective percentage of CO2, N2 and O2 in the atmosphere? तो एटमॉस्फेयर में हमें पता नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, CO2 0.036% टू बी वेरी प्रिसाइड, एज ऑक्सीजन है 20.95%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। अर्थ की क्रस्ट में हमने देखा था OCR, याद रखना है OCR, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द डेली एटमॉस्फेरिक एंड वेदर चेंजेस। अच्छा, एक और आंसर दीजिए, वेनेजुएला के अलावा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाए थे, मैंने एक और कंट्री का नाम बताया था जिसका नाम S से शुरू होता है, उसने भी अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस होते हैं ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में। इसी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, जिसको कि हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। जरा बताइए ये रेट क्या होती है, किस रेट से टेम्परेचर घटता है। यहीं पे आपकी मिक्सिंग ऑफ गैसेस भी होती है ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में सारे आपके वेदर फिनोमिना भी होते हैं। एंड ट्रोपोस्फीयर की आप एवरेज हाइट बताएंगे, एवरेज हाइट कितनी होती है। लैप्स रेट की अगर बात करेंगे तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, एंड एवरेज
थिकनेस की बात करें ट्रोपोस्फेयर की, ये होती है रफली 13 किलोमीटर्स। पोल्स में ये थिकनेस कम होती है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट जाती है 8 किलोमीटर्स तक, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है 18 किलोमीटर्स तक जाती है। बट जो ट्रोपोस्फियर की जो थिकनेस होती है वो एवरेज हम 13 किलोमीटर मान के चलेंगे। ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या हुआ, एवरेज थिकनेस का मतलब जहाँ पे ट्रोपोपॉज आ रहा है। ट्रोपोपॉज वो पॉज है जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फियर आपकी 50 किलोमीटर तक है। 35 किलोमीटर की हाइट में ओजोन लेयर देखने को मिलती है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि जो पराबैंगनी किरणें उनसे प्रोटेक्ट करती है। यहीं पे आपके जेट्स वगैरह फ्लाई होते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई किसी तरह का टर्बुलेंट एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, क्लाउड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, इसलिए स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है। मेसोस्फियर की अगर बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग। और कुछ और क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या, स्लोवेनिया, हाँ ये आपसे पूछा था। वेनेजुएला के अलावा कौन सा दूसरा देश है, स्लोवेनिया, जो कि इटली के जस्ट राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, बगल में ही है। रीजन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल को रीजन ऑफ मिक्सिंग बिकॉज यहीं पे मिक्सिंग ऑफ गैसेज होती है। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फियर, इट लाइज अबव मेसोस्फियर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यस 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 नो, इट लाइज बीनीथ द मेसोस्फियर, मेसोस्फियर ऊपर है, स्ट्रेटोस्फियर नीचे है। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द मेट्योराइट्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस, तो जब वो स्पेस से एंटर करते हैं मेट्योराइट उल्कापिंड तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो एम से मेट्योराइट और एम से मेसोस्फियर। यहाँ पे ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है एंड दैट्स वाई इट इज़ दी कोल्डेस्ट लेयर। सबसे वार्मेस्ट या फिर हॉटेस्ट लेयर हमारी कौन सी है, थर्मोस्फियर है, ठीक है, इट इज़ दी हॉटेस्ट लेयर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को ही हम आयोनोस्फियर के नाम से जानते हैं या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं। एंड दिस जो आयोनोस्फियर है यहीं से जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, ठीक है। जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमारी अर्थ सरफेस पे थर्मोस्फियर से ही आती हैं। एंड इसके बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है एक्सोस्फियर, जिसको बाह्यमंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, एट वॉट हाइट डू द जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब जो जेट स्ट्रीम होती है इंडिया के क्लाइमेट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। वैसे क्लाइमेट में तो हमें जरा बताइए, क्लाइमेट जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह का तो हम कितने साल का डेटा लेते हैं उसमें, ये आपको बताना है। तो जेट स्ट्रीम की अगर बात करें और क्लाइमेट की अगर हम इन जनरल बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, रिलीफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। और क्लाइमेट में हम 30 साल का डेटा लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। जेट स्ट्रीम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दो तरह की हमारी जेट स्ट्रीम, एक तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो वेस्ट से आ रही हैं, ठीक है, ये विंटर्स के टाइम पे नदर्न जो हमारा इंडिया वहाँ पे रेनफॉल करवाती हैं। ये अपर ट्रोपोस्फियर में ऊपरी क्षोभ मंडल में ब्लो होने वाली तेज स्पीड की विंड्स हैं और जेट स्ट्रीम इसलिए बोली जाती हैं बिकॉज जेट जो प्लेन्स होते हैं इनकी सहायता से अपना फ्यूल बचाते हैं। अब जेट्स अपना फ्यूल बचाते हैं, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो भी आपको मैंने मे के करंट अफेयर में पढ़ाई थी। वो चीज़ ये है कि जो हमारे 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स हैं उनका अब एक कॉमन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, फिर एक कॉमन सेंटर डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे, वो आपको बताना है, अंडर द प्रोजेक्ट ईशान। बताइए तो आंसर क्या होगा, 9 to 13 किलोमीटर, क्योंकि अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो हो रही है ऊपरी क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की अगर हम अपर ट्रोपोस्फियर की बात करें, ट्रोपोस्फियर की एवरेज थिकनेस 13 किलोमीटर्स होती है। तो विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में जो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं उस डिस्टर्बेंसेस को ये लेके आती हैं कौन, जेट स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ को लेके आई है जेट स्ट्रीम। एक इसकी तो हिमालय के ऊपर चली जाती है स्ट्रीम और एक इसके हिमालय के नीचे। जो हिमालय के नीचे आई बाइफरकेट होके वो यहाँ पे बारिश करेगी नॉर्थ इंडिया में। इसको हम जानते हैं महावत के नाम से राजस्थान में, ठीक है। और ये डेवलप हो रहा है हमारा कॉमन सेंटर नागपुर में। 4 फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन जो दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है, उन सब का एक कॉमन सेंटर डेवलप हो रहा है नागपुर में, जो कि हमारा जियोलॉजिकल सेंटर भी है इंडिया का अंडर प्रोजेक्ट ईशान। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन बियरिंग क्लाउड, निम्नलिखित में से कौन वर्षा लाने वाले बादल हैं, क्यूमुलस, ऑल्टो, निम्बस या फिर स्टेटस। महावत इन राजस्थान, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। और हाँ चलो वो तो अभी हम आगे देखेंगे। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल होता है मानसून लाने में, और जब मानसून अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं, तो क्लाउड्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो सबसे पहले जो सबसे हाइट में होते हैं, जो बहुत हाइट में होते हैं, जो फेदर शेप के होते हैं, उनको हम सिरस के नाम से जानते हैं, जो एकदम ऊपर हैं, फेदर शेप में है, ठीक है। जो हमारे इस तरह से फ्लफ़ी होते हैं, उनका बेस तो फ्लैट है लेकिन फ्लफ़ी, उनको हम क्यूमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलस। ये क्यूमुलो नंबर्स भूल जाओ अभी तुम, ठीक है। इनको बोलेंगे क्यूमुलस क्लाउड,
ठीक। स्ट्रेट ये क्या होते हैं, दोनों ही हाई लेवल के क्लाउड होते हैं। सिरस तो बिल्कुल ही हाई होते हैं, कभी बारिश नहीं कर सकते हैं। और क्यूमुलस क्लाउड अगर आपस में मिल गया तो बारिश करेंगे। स्ट्रेटस लो लेवल के क्लाउड होते हैं, जो स्ट्रेटा यानी लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेरी सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो स्ट्रेटा लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ठीक है। और सबसे जो अगेन जो लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लाउड होते हैं उनको बोलते हैं निम्बस। ठीक है। वो वर्ड निम्बो से जनरेट हुए हैं। निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग, और वो घने काले घने बादल जो ग्रे कलर के होते हैं, जो ओपेक होते हैं, सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, उनको निम्बस बोलते हैं। तो ये हमारे होते हैं 4 टाइप ऑफ क्लाउड। ठीक है। देखो इसका, देखो अभी भी बादल निहार रहा है? चलो, तो रेन बियरिंग क्लाउड की अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर निम्बस होगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड स्टडी ऑफ क्लाउड को क्या बोलते हैं जरा बताइए। और जो क्यूमुलो निम्बस होते हैं ना, क्यूमुलो निम्बस जिनमें बहुत ही एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट इस तरह से होता है। क्यूमुलस और जब निम्बस मिल जाते हैं, जब साइक्लोन हमारा फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन्स के समय जो बारिश होती है, जैसे अभी रेमल साइक्लोन आया तो बारिश हुई बंगाल वगैरह में, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और स्टडी को हम बोलते हैं नेफोलॉजी। ठीक है। और जो पॉइंट जो सेम क्लाउडीनेस लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है उस लाइन को बोलते हैं क्या? आइसोनेफ। ठीक है भाई, बगल में भी देख ले। 48 इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज। नेफ्रोलॉजी नहीं भैया, नेफ्रोलॉजी किडनी की स्टडी को बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी कहाँ से आ जाएगा यहाँ? नेफोलॉजी। ठीक है। ये क्या आ गया भाई? हाँ जी, बादल तो मैं भी देख रहा था। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज। तो तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। क्यों चलती है? तो हमने देखा था कि किस तरह से विंड चलती क्यों है। तो विंड तो सबसे पहली बात चलती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। हमेशा ये चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक। अब उच्च दाब वहाँ पे होता है जहाँ पे ठंडी कंडीशन होती है, निम्न दाब दैट इज़ लो प्रेशर वहाँ पे होता है जहाँ पे वार्म कंडीशंस होती है। अब लैंड और सी में हमने देखा था, मान लेते हैं लैंड है, ज़मीन है, और ये हमारा सी है दैट इज़ समुद्र है। ठीक है। ज़मीन और पानी में लैंड जो है जल्दी हीट लेता है, जल्दी हीट छोड़ता है। उल्टा होता है सी में, धीरे धीरे हीट को लेता है और धीरे धीरे हीट को छोड़ता है। तो दिन के समय, एक सेकेंड, तो दिन के समय क्या होगा? लैंड जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है। और ये जो हीट एब्जॉर्ब करता है रात के समय में क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो जल्दी गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे रिलेटिव हाई प्रेशर होगा, जिसकी वजह से यहाँ विंड चलेगी, और जहाँ से विंड चलती है उसी से विंड का नाम पड़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी को बोलेंगे लैंड ब्रीज। रात में क्या होगा? रात में धीरे धीरे, बहुत जल्दी से, क्योंकि लैंड जल्दी जल्दी सब काम करती है, तो जल्दी से हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी। ये धीरे धीरे हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, छोड़ेगी। तो यहाँ पे अभी हीट रिटेन्ड है, तो यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर का रिलेटिव, तो हाई से लो विंड चलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा, क्योंकि एक सेकेंड, ठीक है, दिन का समय है तो जल्दी से उसने हीट एक्वायर किया, लो प्रेशर, और इसने धीरे धीरे हीट को एक्वायर किया तो हाई प्रेशर। ठीक है। और इसने क्योंकि यहाँ पे, अरे उन उल्टा ड्रॉ कर दिया तभी तो। ठीक है। दिस विल बी योर सी ब्रीज, ना कि लैंड ब्रीज। ये होगी आपकी सी ब्रीज। ठीक है। और रात के समय में क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी विंड चलेगी, और इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि लैंड कूल स्लोअर, नहीं। लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन लैंड, नहीं। कब की बात हो रही है? नाइट के समय। नाइट में तो जल्दी से हीट चली जाएगी। वाटर कूल स्लोअर देन लैंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड दैट ब्लो इन बिटवीन द दिल्ली एंड पटना। दिल्ली और पटना के बीच में ऑपरेसिंग विंड कौन सी ब्लो होती है? सही है। चलो भाई, तो अगर हम बात करें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लू होगा। और लू किसकी वजह से जनरेट होती है? हमने पढ़ा था एडवेक्शन की वजह से। ये एक लोकल विंड होती है। मैंगो शावर हो गया, नॉर्थ वेस्टर हो गया, ब्लॉसम शावर, ये हमारे प्री मानसून शावर्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये? मानसून से पहले आने वाले पहले जो हमारे शावर्स होते हैं। लू एडवेक्शन की वजह से जनरेट होती है। कॉमेंट में आप बताएंगे चिनूक कहाँ की लोकल विंड है, ब्रिक फील्डर कहाँ की लोकल विंड है, एंड किस विंड को हम डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, बताइए।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जोन वेयर ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज। 50th क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहाँ व्यापारिक पवनें एकत्रित होती है। तो चिनूक पहले बात कर ले तो स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, एक वार्म विंड होती है जिस तरह लू होती है, यूएसए में होती है, यूएसए कनाडा में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। ड्राई विंड की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ बताइए कि साउथ अफ्रीका के जो ग्रास लैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं। और डॉक्टर विंड हम बोलते हैं हरमट्टन को, जो गल्फ़ ऑफ गिनिया है वहाँ पे ब्लो होती है, हरमट्टन, ठीक है, जो गल्फ़ ऑफ गिनिया है वहाँ पे ब्लो होती है। और सिरोक्को कहाँ पे ब्लड रेन कॉज करती है, आपके मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ब्लो होती है आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो हमारा अफ्रीका है, दैट इज सहारा डेजर्ट के पास, और इजिप्ट के पास ब्लो होती है खमसेन। साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं फेल्ड्स के नाम से, और हंगरी के जो ग्रासलैंड उनको हम पुश्ताज के नाम से जानते हैं। ट्रेड विंड्स जहाँ पे कॉन्वर्ज होती है, अब ये विंड्स अभी मैंने आपको बताया चलती क्यों हैं, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। कहाँ से कहाँ चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। एक सेकेंड, आज भाई लाइट आने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो हाई से लो चलती हैं। अब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होते हैं हमारे सन की सबसे ज़्यादा रेस पड़ेंगी, तो इसकी वजह से क्या होगी यहाँ पे, मैं पूरा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो कि मैं फारवी में कर चुका हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आया तो ठीक, नहीं रट्टा मारो जिंदाबाद, नहीं तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हो जहाँ पे मैंने विंड टॉपिक पढ़ाया है। तो यहाँ से एयर राइज़ करेगी, क्योंकि वार्म एयर हमेशा राइज़ करती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ट्रोपोपॉज में इस तरह से चलेगी, ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे सबसाइड कर जाएगी, ठंडी होने की वजह से, बिकॉज ठंडी हवा सबसाइड करती है। तो इसकी वजह से ये इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हवा सबसाइड कर रही है, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये है हमारे सब ट्रॉपिक्स, रफली 30 डिग्री नॉर्थ। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 30 डिग्री साउथ पे भी, और इनको बोलते हैं हम हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वच्छांश बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में, ठीक है। इनको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल हाई, और ये भी होगा हमारा सब ट्रॉपिकल हाई। अब होगा क्या, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इस तरह से विंड चलेगी। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कॉरियलिस फोर्स एक्शन में आएगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से विंड कुछ इस तरह से आएंगी। विंड का नाम पड़ता है उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली कहलाएगी, ये साउथ ईस्टर्ली कहलाएगी। तो जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली मिलती हैं उस जोन को हम बोलते हैं ITCZ, दैट इज़ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, दैट इज़ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। और इनको हम ईस्टर्लीज ही बोलते हैं, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज हैं, और ये परमानेंट विंड के प्रकार हैं। ऐसे यहाँ पे ब्लो होती है वेस्टर्लीज, क्योंकि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होता है, इस तरह से आपकी विंड आती है, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे राइज करती है, ठीक है। तो राइज करने की वजह से, और ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं हेडली सेल, हेडली सेल होती है ये। यहाँ पे डेवलप होती है आपकी इस तरह से फेरल सेल, ठीक है, फेरल सेल, और यहाँ पे डेवलप होती है पोलर सेल। तो हेडली सेल, फेरल सेल, फेरल की स्पेलिंग ये होती है आपकी फेरल सेल, और यहाँ पोलर, ऐसे नीचे भी हेडली, फेरल और पोलर सेल आपकी डेवलप होती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे विंड बहुत ठंडी होगी, इस तरह से चलेगी नीचे 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 चलने की वजह से गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई से लो चलेगी, अब क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड आपकी राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, इनको बोलेंगे वेस्टर्लीज। ऐसे यहाँ पे भी चलेगी वेस्टर्लीज, तो ईस्टर्लीज यहाँ पे है और ऊपर वेस्टर्लीज चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाती हैं पोलर ईस्टर्लीज, यहाँ पे कौन आ जाती हैं, पोलर ईस्टर्लीज आ जाती हैं। तो उतना ज़्यादा डीप में आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिए कि ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज परमानेंट विंड्स के प्रकार हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे देखने को मिलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड ITCZ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड हेडली और फेरल सेल कहाँ पे है। ITCZ की अगर बात करें तो ये फिक्स नहीं होता है कि इक्वेटर पे ही आके हमेशा मिलती है। ये मैंने आपको मानसून पढ़ाते वक्त बताया था कि भाई ये सन के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि अभी आज 2 जून हो रहा है, तो 2 जून हो रहा है मतलब सन की डायरेक्ट रेस कुछ यहाँ पे पड़ रही होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही तो होगा सन के डायरेक्ट रेस। तो जो ITCZ है ये इस समय ऊपर है, ये इंडिया का जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें कहीं ITCZ देखने को मिल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें। जब यही हम नवंबर दिसंबर के टाइम की बात करेंगे तो इंडिया से बहुत नीचे जा चुका होगा, यहाँ तक कि इक्वेटर भूमध्य रेखा जो इंडिया के नीचे है उससे भी नीचे जा चुका होगा वो। तो ITCZ जो होता है वो जोन होता है जहाँ पे हमारी ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज करती हैं, ITCZ बोलते हैं उसको, और ये सन के अपरेंट के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी ऊपर नहीं जाएगा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कभी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि ITCZ को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ITCZ वुड बी लाइक दिस, ठीक है। ITCZ कुछ इस तरह से दिखता है।
अब एक चीज़ को नोटिस करो, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा डीप में मैंने आपको बता दिया, इतना डीप में तो आपके नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप आगे फर्दर प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि ITCZ का एक्सटेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा इसका एक्सटेंट कम होता है। इसका रीज़न पता है, कोई दे सकता है इसका रीज़न? इसका रीज़न कोई दे सकता है कि ITCZ का एक्सटेंट सदर्न हेमिस्फीयर में उतना कम क्यों होता है? मतलब होता तो है लेकिन उतना नीचे तक नहीं जाता जितना कि नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर तक आता है। अगर कोई बताएगा ना, सही बता रहा हूँ, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा उसके नाम के सिलेक्शन का मंदिर में जाके, और जल्दी से बता दो कि 50 में कितना स्कोर किया। अच्छा बारिश आ गई तुम्हारे? सर जी आप देख लो, बच्चों को सब सेटिंग खेल रहे। अच्छा चलो, तो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर, जो पूछा है वो उसका आंसर नहीं दे रहे हो। आर्कटिक की वजह से बिल्कुल नहीं। चलो मैं कवर करके, क्या भैया कवर आंसर दो ना। लैंड, हिमांशी ने सही आंसर दिया, मतलब थोड़ा और ढंग से लिखो उसको। ओशन करंट कैसे? नहीं नहीं नहीं, अर्थ का टिल्ट, हाँ। ट्रैविस बीट द हीट ने सही दिया है और मानसी ने सही दिया है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, कभी भी आपसे कभी इस तरह का सवाल बन जाए ज्योग्राफी में कभी भी कि क्यों ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है सदर्न में नहीं होता है, फिर सदर्न में होता है नॉर्दर्न में नहीं होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ मैं। क्या तुमने कभी नाम सुना है रोरिंग 40s, ठीक है, और फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, नाम सुना? ये वेस्टर्लीज के नाम है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि बहुत भयंकर स्पीड में ब्लो होती हैं। तो सर यहाँ पे भी तो वेस्टर्लीज है, बिल्कुल है, लेकिन उतनी भयंकर स्पीड में ब्लो नहीं होती। क्यों? तो जब भी आपसे कोई भी कारण पूछ ले कि नदर्न में क्यों होता है सदर्न में क्यों नहीं होता है, फिर वाइसे वर्सा, तो आंसर उसका 99% केसेस में यही होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। आप मैप पे देख भी सकते हो, ज़्यादातर तो हमारे कॉन्टिनेंट नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो लैंड मास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वो चीज़ें में ऑब्जर्व होती हैं, क्योंकि यहाँ पे विंड्स को ऑब्स्ट्रक्शन फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए वेस्टर्लीज ज़्यादा स्पीड से ब्लो होती हैं। क्योंकि यहाँ पे लैंड है तो लैंड जल्दी हीट जल्दी कूल डाउन होता है, इसीलिए क्योंकि जल्दी हीट होगा तो ITCZ और ज़्यादा प्रोफाउंड होता है यहाँ पे। ठीक, चलो भाई, तो द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस, तो भाई 51 रुपये का प्रसाद 2 लोगों के नाम पर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, चढ़ा देंगे, चिंता ना करो। चलो भाई, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर, तो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? मेडिटेरेनियन सी में, जिनको कौन लेके आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? जेट स्ट्रीम, जो जेट धाराएं होती हैं वो लेके आती हैं और विंटर्स में रेनफॉल करती हैं। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द स्टॉर्म। चक्रवात का जो केंद्र होता है एक शांत क्षेत्र है और इसे क्या कहा जाता है? और सभी लोग भाई एक डीप ब्रीथ ले लेंगे, एक नहीं 2, ठीक है, और अपनी स्पाइन को सीधा कर लेंगे। और आईज को थोड़ा सा ब्लिंक कर लेंगे, ठीक है, ऑफ द स्क्रीन करके, और गर्दन को रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो गर्दन आपकी जो है 23.5 डिग्री झुक जाएगी अपनी एक्सिस पे। चलिए भाई, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया, शांत एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड एज द डैश ऑफ द स्टॉर्म, तो इसको हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन अर्ली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल, द ट्रांसफर इज रिलेटेड टू द साइक्लोनिक लो प्रेशर विच ओरिजिनेट्स ओवर। तो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? नवंबर के टाइम पे। अब नवंबर के टाइम पे हम सुनने को मिलता है कि बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, जैसे एक तो मानसून जब आता है तब साइक्लोन आते हैं, और जब मानसून जाता है तब साइक्लोन, मानसून जब जाता है तब ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अंडमान सी, ये आपका अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे जो सी है उसको अंडमान सी बोलते हैं, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। इंडियन ओशन इज़ दी ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। चाइना इस बात से चिढ़ता भी है, तो अंडमान सी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो यहीं पे यहाँ पे हीटिंग होती है, उस लोकलाइज हीटिंग की वजह से यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। और क्योंकि यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड चलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तो इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे साइक्लोन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, अंडमान सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म महासागरीय धारा है? तो ये हमारे सारे ओशन करंट्स हैं, महासागरीय जलधाराएं हैं। सबसे पहली बात तो हमारी महासागरीय जलधाराएं चलती क्यों हैं, वाई दे डू मूव? तो डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो हीटिंग ऑफ द सन, डेंसिटी डिफरेंस हो गया, ठीक है, कोस्ट, ये जो कोस्ट है इसकी वजह से भी हमारे ये
मूव करते हैं, एंड कोरियोलिस फोर्स। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंसिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, महासागरीय जलधाराएं। दो तरह की होती हैं, वार्म एंड कोल्ड। जैसे लैब्राडोर, ये मतलब आपको ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो पूरा वर्ल्ड कप और कैलिफोर्निया में सब खेला गया था, है ना। तो वो सब हम याद कर चुके हैं, ठीक है, कि बी से बेंगोला करंट याद किया था, सी से कैनेरी करंट, तो बी सी करके हमने कुछ याद किया था ना। बी सी जो कब था वो खेला गया था कहाँ, कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो कैलिफोर्निया भी आपका कोल्ड करंट हो गया, ठीक है। ओयाशियो, तो कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, ओयाशियो, कैनरी और पेरू और बेंगोला, ये आपको याद रखने हैं। कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड या फिर वार्म में कोई आप एक याद कर लीजिए, बाकी तो आपको सब याद ही हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद किया था, आई थिंक बीपी है ना। तो बी से बेंगोला, पी से आपका पेरू था, और कप, सी से कैनरी करंट हो जाएगा, एंड ओ से ओयाशियो हो जाएगा, एंड पी से तो नहीं है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व करी थी कि जहाँ पे भी हमें कोल्ड ओशन करंट देखने को मिलते हैं वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मोजावे और सोनोरन डेजर्ट है, यहाँ पे आपका हम्बोल्ट करंट है, या हम्बोल्ट, पेरू को ही हम्बोल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपका ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, जिसको अटकामा डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे कालाहारी और नामीब डेजर्ट है, ठीक है। और हाँ, अभी याद है, बीपी गोल्फ, ठीक है, हाँ, बीपी कंपनी का जो है वो गोल्फ का वर्ल्ड कप था कैलिफोर्निया में। तो बी से आपका बेंगोला, पी से पेरू, जी से आपका ये जी से हो जाएगा आपका कौन सा, जी से हो जाएगा जी से गल्फ स्ट्रीम मत कर देना, जी से यहाँ पे ग्रीनलैंड होगा, ठीक है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम तो वार्म करंट है। ओ से ओयाशियो, एल से लैब्राडोर, एफ से फाकलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, और वेस्ट से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, और सी से कैनरी, और बच गया जो आपके वार्म ओशन करंट। तो ये चीज़ है। यहाँ पे आपके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जहाँ पे आपको गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम बताइए क्या है। और यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, उसका नाम बताइए क्या है। जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं, ये दे क्रिएट द बेस्ट फिशिंग जोन्स। फॉगी कंडीशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से वर्स्ट हार्बरिंग साइट्स होती हैं, बिकॉज फॉगी कंडीशन हो जाती है। इसकी वजह से इनको ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स के नाम से जाना जाता है, बिकॉज शिप्स के लिए शिप्स को डॉक करने के लिए सबसे ख़राब पोजीशन होती है ये। और यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जो कि एक फोल्ड माउंटेन्स का प्रकार है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशन में वार्म ओशन करंट कौन सा है, पैसिफिक, प्रशांत महासागर में। क्यूरोशियो करंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम्बोल्ट या फिर पेरू की अगर बात करें, कोल्ड है। कैनरी, ये तो अटलांटिक में कोल्ड है फिर भी, ठीक है। लैब्राडोर, ये भी कोल्ड है एंड अटलांटिक में, देख सकते हैं आप ये, ठीक है। ये अटलांटिक है, ये आपका पैसिफिक, ये आपका पैसिफिक, तो ये ओयाशियो हो गया आपका, ये क्यूरोशियो हो गया, जो कि वार्म ओशन करंट है, ऑलराइट। और अलास्का भी क्या है, अलास्का भी पैसिफिक में और वार्म ओशन करंट है। इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया पूरे जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, 2.4% एरिया के टर्म्स में। जरा ये बताइए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के टर्म्स में कितना हमने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर अगर यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन के टर्म्स में, हमारी 17.7% है, एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। राजस्थान सबसे एरिया के टर्म्स में बड़ा है, पॉपुलेशन के टर्म्स में यूपी सबसे बड़ा है, एरिया के टर्म्स में सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे छोटा सबसे सिक्किम है। सिक्किम किस अमेंडमेंट एक्ट से क्रिएट हुआ था, किस ईयर क्रिएट हुआ था, ये ज़रा कॉमेंट में आप बता दीजिए, जहाँ से इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिला था। एंड एक क्वेश्चन का आंसर और आप बताइएगा कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और कौन सा हमारा नॉर्दर्न स्टेट है, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, और पॉइंट भी लगे हाथ बता दीजिएगा। तो सिक्किम 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975 से क्रिएट हुआ, मतलब कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला था। एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा 35th अमेंडमेंट ऑफ 1974 से मिला था। और मैक्सिमम जो होता है यूपी है, ठीक है, 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी दैट इज़ दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नदर्न मोस्ट स्टेट की बात करें हिमाचल प्रदेश है, सदर्न में तमिलनाडु है, यहाँ पे अरुणाचल है, यहाँ पे गुजरात है। पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे केप कैमोरिन है, जिसको कि कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, केप कैमोरिन है। यहाँ पे आपका इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका गुहार मोती है, या फिर सर क्रीक भी ऑप्शन में होगा तो वो भी होगा। एंड यहाँ पे है आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें नामचा बरवा, ठीक है, या फिर नामचा बरवा के पास में किबितू, ठीक है, किबितू है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे एकदम एक्सट्रीम्स हैं। और केप कैमोरिन नहीं होगा ऑप्शन में तो क्या होगा आपका, इंदिरा पॉइंट होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट
ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। मेन लैंड अगर पूछेगा तो मेन लैंड में तो केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी है, जहाँ पे अभी हमारे पीएम मोदी गए थे, है ना, मेडिटेशन करने। कहाँ पे गए थे? जो हमारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बैठ के मेडिटेट किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखते हैं भाई क्या होता है, परसों रिजल्ट आने, है ना क्या लगता है तुम लोगों को? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अनामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, महादेव हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनामलाई हिल्स पे ही तो हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, उसका नाम बताएंगे और कितनी हाइट है वो बताएंगे, लोकेटेड है। ये भी उसी का पार्ट है, एकदम सदर्न मोस्ट आपकी हिल है ये। महादेव, मैकाल, कैमूर ये सब ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए ये कैमूर है, ये महादेव है, ये मैकाल है। महादेव, मैकाल ये सब पार्ट हैं सतपुरा हिल्स का जो हमारा पार्ट है, ठीक है। ये विंध्या और सतपुरा हिल्स हैं उसका पार्ट है ये। महादेव हो गया, मैकाल हो गया और ऊपर ही आपको कैमूर हिल्स देखने को मिलेंगी ये। क्लियर? ये हमारे वेस्टर्न घाट्स जो कि गुजरात से स्टार्ट होते हैं, तमिलनाडु तक जाते हैं। वेस्टर्न घाट टोटल 6 स्टेट्स में है। एंड यहाँ पे हमारी ईस्टर्न घाट जो कि महानदी से स्टार्ट होते हैं, महानदी वैली से, और ये भी तमिलनाडु तक आते हैं, ठीक है। अनामलाई हिल्स पे हमारी सिचुएटेड है अनाईमुडी, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की या फिर वेस्टर्न घाट की, और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पे आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक मौजूद है। और ये किस स्टेट में ज़रा बताइए? दौड़ा बेटा, ठीक है। तो दौड़ा बेटा की अगर बात करें सेकंड हाईएस्ट पीक में नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में ही वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है, मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स। एंड अगर बात करें दौड़ा बेटा, ये तमिलनाडु में, अनाईमुडी केरल में है आपका। एंड ये बताइए कि अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कौन सा घाट है जो कनेक्ट करता है, कौन सा पास है जो अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड सारी हिल्स आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने कैसे याद किया था, नल्ला, चलो अभी देखना नहीं, इसको देखना नहीं और अपने आप से इस तरह से रिकॉल करो, ठीक है, देखना नहीं उसको। तो यहाँ पे हमने इस तरह से याद किया था, नल्ला वेनु था जो पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। तो नल्ला से नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश में है, पाल को से पालकोंडा हिल्स, ना से नागरी हिल्स, जा सका से जावड़ी हिल्स, सका से शेवरॉय हिल्स एंड शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम भी आपकी इसी का पार्ट है ईस्टर्न घाट का। तो 5 से पंचमलाई हिल्स और सिर पाल लिए से सिरुमलाई हिल्स। तो ये सारी ईस्टर्न घाट की एकदम ऑर्डर में है। और यहाँ पे अनामलाई हिल हो गई, नीलगिरी हिल हो गई, कार्डमम हिल हो गई, ये हमें ध्यान में रखना है। और जो घाट जो कनेक्ट करता है नीलगिरी को अनामलाई से, दैट इज पाल घाट पास। इंडियाज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज। इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की? मेन लैंड की बताइए एंड टोटल ओवरऑल भी बताइएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें अंडमान और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इंक्लूड करके 7516 किलोमीटर है। अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है बताइए कोस्ट लाइन, और सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है, स्टेट या यूटी की? तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार की है। कितनी है इसकी कोस्ट लाइन की लेंथ? 1962 किलोमीटर्स है। अगर हम सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात की है 1600 किलोमीटर। सबसे शॉर्टेस्ट की बात करें आंसर वुड बी गोवा। गुजरात के बाद किसकी है? आंध्रा की है। उसके बाद तेलंगाना की है। तो गैट करके याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट में आप बताइए अर्थ जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है? इंडिया की इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? और हम इंटरनेशनल बाउंड्री कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं? हम टोटल 7 कंट्रीज़, जो कौन कौन सी हैं? बचपन में MBA, बचपन में MBA, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। एंड भूटान बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर्स हम शेयर करते हैं अपनी जो टोटल हमारी बाउंड्री है। ओवरऑल अगर इंटरनेशनल बाउंड्री बात करेंगे तो रफली 15,200 किलोमीटर्स के आसपास, या फिर 15,000, कहीं कहीं पे आपको 600 भी मिल जाएगा। तो 15,600 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें 4,096 तो हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हम रेड क्लिफ लाइन साझा करते हैं। चाइना के साथ मैकमोहन लाइन साझा करते हैं, जो चाइना नहीं मानता, वो अपनी अलग से जॉनसन्स लाइन मानता है। जैसे वहाँ के चाइनीज़ जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते होंगे तो वो उनको जॉनसन्स लाइन पढ़ाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन शेयर करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है। आगे बढ़ते हैं। विच पास
कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? बनिहाल पास, थामारासरी पास, रोहतांग पास या फिर लिपू लेक? सही आंसर क्या होगा? रोहतांग, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरह से जो हमें दिखता है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा रोहतांग पास जो कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति वैली से जोड़ता है। यहाँ पे आपका बारालाचला पास जो कि लाहौल एंड स्पीति वैली को जोड़ेगा, किससे? लेह से जोड़ेगा, लद्दाख की जो कैपिटल है। यहाँ पे आपका शिपकिला पास, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप कमेंट में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। बनिहाल पास है आपका जम्मू कश्मीर में, जो किसको जोड़ता है? बनिहाल और पीर पंजाल दोनों ही जोड़ते हैं किसको? जम्मू टू श्रीनगर, या फिर श्रीनगर कहाँ पे सिचुएटेड है आपका? कश्मीर वैली में। तो अगर आपको जम्मू से कश्मीर वैली जाना है फिर श्रीनगर, तो बनिहाल पास का यूज़ करेंगे। एंड इसी रोहतांग पास में ही हमारी कंस्ट्रक्टेड है अटल टनल, जो इंडिया की सबसे हाइट में 10,000 फीट की हाइट में सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। 9.02 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। सबसे लंबी, सबसे हाइट में ट्विन ट्यूब टनल कहाँ पे है? किन दो पॉइंट को कनेक्ट करती है और उसका नाम क्या आप बताएंगे? लिपू लेक पास कहाँ पे? उत्तराखंड में। और हमने देखा कि किस तरह नेपाल ने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने 100 रुपये के नोट में दिखाया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था? शिपकिला पास है, शिपकिला दर्रा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सतलज रिवर यहीं से इंडिया में एंटर करती है। फिर मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ, उसका नाम है सेला टनल। ठीक है, सेला टनल जो इंडिया की हाईएस्ट ट्विन ट्यूब टनल है। 2 ट्यूब हैं, एक तो 1 पॉइंट कुछ ऐसे किलोमीटर की लेंथ की और एक 1 किलोमीटर से स्लाइटली कम है। ये कनेक्ट करती हैं तेज़पुर इन असम को तवांग इन अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोंकण, कोरोमंडल, कन्नड़ या फिर मालाबार? तो कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो हमारे कोस्टल प्लेन्स वैसे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं हमारे, ठीक है, जिनमें हम भाबर, तराई सब पूरे बेल्ट पड़ते हैं। लेकिन अगर हम साउथ में आए तो हमको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, जिनको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और अरेबियन सी यानी अरब सागर के बीच में जो कोस्टल ये प्लेन्स लाई करते हैं, इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और इसके बीच में, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल के बीच में जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हमारे वेस्टर्न घाट देखो, मैंने कॉन्टिन्यूस ड्रॉ किया इसको, तो कॉन्टिन्यूस हैं। ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रिवर्स फ्लो करती हैं ईस्ट की साइड में जाता है, वो इसको डिसेट कर देती हैं। वेस्टर्न घाट्स हमारे हायर होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो नीचे होते हैं, थोड़े लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स की जो पीक्स हैं, जो इसकी हिल्स है, उसकी हाइट नॉर्थ से साउथ में आने में बढ़ती है। अगर आप पूरे डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो ऊपर से नॉर्थ से साउथ आने में उसकी हाइट बढ़ती है, और उसकी वेस्टर्न घाट्स की भी हाइट ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है। ठीक, जो अब हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो तो हम घाट की बात कर रहे थे, जिनको सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, घाट माउंटेन रेंजेस जो है हमारी, ये हम कोस्टल प्लेन्स की अब बात कर रहे हैं। ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं, वो म्यूटिलेटेड है, थोड़े कटे फटे हैं, म्यूटिलेटेड है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो ये हमारे सबमर्जिंग है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्जिंग है। ई से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ई से एमर्जिंग, ये एमर्जिंग है और ये वाइड है। ये पोर्ट बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए उतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं, इसीलिए कौन सा हमारा ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन होता है। ठीक है, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये बीच में थोड़ा सा नैरो और ऊपर और नीचे वाइड होते हैं, यानी डंबल जिस तरह से होता है, इस तरह से आप रिकॉल कर लो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारे डंबल शेप के थोड़े से होते हैं। क्लियर इतनी चीज़? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डिफरेंट नाम होते हैं। ये कच्छ हो गया, ये काठियावाड़ प्लेन हो गया, ये आपका कौन सा ये गल्फ़ है? गल्फ़ ऑफ कच्छ। ये कौन सा है? गल्फ़ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ़ ऑफ खम्बाट। ये आपका कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र गुजरात वाला पार्ट, सॉरी महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट। एंड कर्नाटक में इसको कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, केरल में इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में नॉर्दर्न सरकार, और उड़ीसा में उत्कल प्लेन्स, और वेस्ट बंगाल में इसको बैगा कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोंकण बिल्कुल होगा महाराष्ट्र गोवा वेस्टर्न में, ये कोरोमंडल आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश। कन्नड़
केरल कर्नाटक में, एंड मालाबार आपका केरल में। 62 विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स भाबर इज, तो भाबर क्या है, करिए इस क्वेश्चन को। तो ये हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे भी आ चुके हैं। विवेक ठाकुर सही है। आलिया बेट आइलैंड बिल्कुल देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको, गुजरात के पास आलिया बेट। कांडला टाइडल पोर्ट अभी देखेंगे, ट्रेविस बीट द हिट, है ना। और भाई पानी वानी पीते रहे, है ना। भाई साहब मानना पड़ेगा आज लाइट को तो, सुबह 5 बजे 4:30 बजे गई, अभी ना आई। चलो भाई बी ऑप्शन दे रहे हैं। द ओल्डर एलुवियम अलॉन्ग द रिवर बेड्स फॉर्मिंग टेरेसेस हायर दैन द फ्लड प्लेन, गलत है। जरा समझ लेते हैं इसको, है होते क्या ये, ठीक है। तो होता कुछ इस तरह से, हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उससे हमारी रिवर्स, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, रुकिएगा ज़रा। यहाँ पे तो खाली जगह उसके लिए चाहिए होगी, पोर्ट के लिए। चलो यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आके डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। जब माउंटेन से रिवर आती है, तोड़ते फोड़ते हुए आएंगी, बड़े बड़े पत्थर लाएंगी, ढलान के सारे बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं भाबर बेल्ट। ये शिवालिक के जस्ट नीचे है, नैरो बेल्ट है 8 से 16 किलोमीटर की, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इंडस से लेकर 30 तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती, गुम हो जाती, खो जाती, दिखती नहीं है पत्थरों के बीच में। पत्थर तो वहीं रुक जाएंगे क्योंकि अब तो ग्रेडियंट है नहीं, स्लोप है नहीं। यहाँ पे जब स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर होंगी, जो मार्शी एरिया है इसको तराई बेल्ट बोलेंगे, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, वो आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं तराई बेल्ट में। देन ये होते हैं हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन, जिनको हम बाढ़ का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे हमें जो न्यू एलुवियम देखने को मिलती है, नई जलोढ़, उसको खादर बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको हम भांगर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ क्या होती है, भांगर। नई जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ भांगर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई या फिर मरमगांव। तो हम यहाँ पे सारे मेजर पोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हम सारे मेजर पोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कितने मेजर पोर्ट हैं जरा कमेंट में आप बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, जो कि आपका कांडला पोर्ट है ये आपका। और सबसे पहले कार्गो हैंडलिंग के मामले में सबसे पहले टॉप पे आता था ये, ठीक है, कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। ये हमारा एक टाइडल पोर्ट भी है। कैसा पोर्ट है ये, ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट है। अच्छा, बफरिंग वगैरह तो नहीं हुई थी अभी बीच में, ज़रा बताना, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा मुंबई पोर्ट एकदम कोस्ट पे, ठीक है, मुंबई पोर्ट। यहाँ पे आपका नावा शेवा पोर्ट, जिसको कि हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। यहीं ये आपका नवी मुंबई में है और ये आपके मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला अभी कौन सा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है, दैट इज़ अटल ब्रिज। और वो कहाँ से कहाँ तक बना है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। यहाँ पे मुंबई में जो चिरले है को, जो यहाँ पे सेवरी है, ठीक है, सेवरी को चिरले से जोड़ेगा कौन, हमारा ये जो हमारा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है वो, ठीक है। फिर अगर नीचे और बढ़ेंगे, और ये जो हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और एक कमेंट में आप बताएंगे इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब या फिर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा बना है और वो है कहाँ पे। और इंडिया का कौन सा ऐसा, वो माइनर पोर्ट है, और कौन सा ऐसा माइनर पोर्ट है जो कार्गो हैंडलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा एक टाइम पे कार्गो हैंडल करने वाला रिकॉर्ड उसने अभी क्रिएट कर दिया इंडिया में। तो ये हो गया मुंबई की बात। फिर आएंगे कर्नाटक में, ठीक है। पहले तो गोवा में आ जाओ, ठीक है। तो गोवा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मोरमुगांव पोर्ट देखने को मिलेगा, जो किस रिवर की ईस्चुरी पे लोकेटेड है। यहाँ पे हमें मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलेगा, कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट। देन यहाँ केरल में हमें देखने को मिलेगा कोची पोर्ट, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। देन तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तीन पोर्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ट्यूटिकॉर्न है, ठीक है, ट्यूटिकॉर्न है। देन यहाँ पे आपका चेन्नई पोर्ट है, और यहाँ पे आपका कामराजर या फिर एन्नोर पोर्ट है, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, एक कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, भारत का पहला। फिर यहाँ पे आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु के ऊपर कौन सा स्टेट है, आंध्रा है। तो आंध्रा में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है विशाखापट्टनम,
जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। इसके ऊपर है उड़ीसा, जहाँ पे पारादीप, जो कि कार्गो हैंडलिंग के मामले में एक साल में सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करने का रिकॉर्ड इसने क्रिएट कर दिया, पारादीप पोर्ट इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में। एंड इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा कोलकाता। कोलकाता में एक तो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता पोर्ट जो कि जिसको कि डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, ओल्डेस्ट पोर्ट है। और ये एक रिवराइन पोर्ट है बिकॉज जो हुगली रिवर जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके माउथ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें एक और पोर्ट, दैट इज़ हल्दिया पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह। ये ट्रांसशिपमेंट हम बना है आपका विंजीजैम, ठीक है, विंजीजैम पोर्ट आपका बना है जो कि सिचुएटेड है केरल में। अडानी जी इसको रन करते हैं। और अडानी पोर्ट ट्रस्ट का ही एक हमारा है मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट जो गुजरात में है। ये आपका एक टाइम पे सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करने वाला पोर्ट बना है मुंद्रा। क्लियर? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल पोर्ट लोकेटेड ऑन दी वेस्ट कोस्ट। और टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट का मतलब जिनकी शेयर होल्डिंग या फिर जिनका रेगुलेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर वो होते हैं जिनका स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। तो वेस्ट या फिर मेजरली स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में अगर बात करें तो विशाखापट्टनम आपका ईस्टर्न कोस्ट में है ये, ठीक है। सॉरी, पूछा है कि कौन सा है वेस्टर्न कोस्ट में, मुझे लगा कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये आंध्रा में है, वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई ये भी ईस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ये। और कौन सी रिवर की स्टोरी में मरमगांव, ये जो जुआरी रिवर है उसकी स्टोरी में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज सिचुएटेड इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कौन सा पास यहाँ पे सिचुएटेड है? मुंद्रा में मुद्रा। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बिल्कुल 1963 का है जिसके तहत ये रेगुलेशन होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलो तो अभी आते हैं, नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में सिर्फ दो ही हमने पास पढ़े थे, एक तो नाथुला पढ़ा था और यहाँ पे जेलेपला था, ठीक है। एक तो जेलेपला है और दूसरा नाथुला है ना। बारालाचला पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो अभी देखा था, जो किसको कनेक्ट कर रहा था, लाहौल स्पीति वैली को लेह लद्दाख से कनेक्ट कर रहा था। और यहीं से हमारी कौन सी रिवर निकलती है ये आप बताएंगे कमेंट में। तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड पूछा है, बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में भी हमने पढ़े थे इस तरह से कि बूमला है, ठीक है, बूमडिला, देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यंगयप, देन यहाँ पे आपको मिलेगा दीफू पास। जो दीफू पास है वो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है बिकॉज ये इंडिया है, ये चाइना है और यहाँ पे म्यांमार है। तो इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है हमारा कौन सा पास? दीफू पास, ठीक। और बूमला, बूमडिला भी वहीं पर अरुणाचल में। मांगशाधुरा, अब मांगशाधुरा हमने पढ़ा नहीं था अगर आपको याद हो, लेकिन फिर भी आप एलिमिनेशन से कर पाए ना। मांगशाधुरा पास कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। तो नीति, माना, लिपू लेक और मांगचा पास कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। और जरा बताएंगे आप हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा इंडिया का? हाईएस्ट मोटरेबल, साउथ इंडिया के भी सारे पासेस, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट कर लिए हैं, ठीक है। हाईएस्ट मोटरेबल पास आप बता दीजिए। और बारालाचला भी कर लिया। तो चाहे ये बताइए, अगर आपको कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है तो आप किस पास का यूज़ करेंगे? कौन सा पास है जो इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करता है? गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके में पड़ता है, को कश्मीर या फिर श्रीनगर, कश्मीर वैली से फिर श्रीनगर से अगर आपको जाना है तो। और कुछ सिक्किम भी हो गया तो अरुणाचल भी हो गया, तो ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। तो हाईएस्ट मोटरेबल पास हमारा उमलिंगला है जो कि लद्दाख में स्थित है। और कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान को कनेक्ट करता है बुर्जिल्ला, ठीक है। ये आर कनेक्ट कर लेना, पे बुर्जिल्ला होगा, ठीक है। और कौन सा पास है जो कश्मीर को लेह से कनेक्ट करता है? ये हमारा जोजिला पास, ठीक है, कश्मीर को लेह से। क्लियर? और म्यांमार से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? कौन से इंडियन स्टेट है? अरुणामामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। और वेस्ट बंगाल से कौन कौन से इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? किस तरह से याद किए थे? मैम टेक वाटर। और कौन से ऐसे दो राज्य हैं भारत के जो मात्र एक ही भारत के राज्य से बाउंड्री शेयर करते हैं? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? कौन से राज्य हैं जो 3 देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो एम से यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है कि कौन सी कंट्रीज से, क्या हमने यहाँ पे, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं खुद ही भूल गया। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये मेघालय है, ये असम है, ये आपका मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एंड ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 3 देशों से बाउंड्री शेयर करता है, एक तो बांग्लादेश तो हो ही गया, एक नेपाल और एक भूटान से शेयर करता है। सिक्किम भी हमारा शेयर करता है 3 देशों से। वो कौन से 3 देश हैं? नेपाल, भूटान एंड चाइना,
ठीक है, नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा हमारा जो स्टेट है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अभी हमने देखा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश किससे शेयर करता है, चाइना, म्यांमार और यहाँ पे भूटान से बाउंड्री शेयर करता है। तो 3 ये हो गए। और कौन सा 2 स्टेट हैं जो सिर्फ एक स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, एक तो हमारा मेघालय है जो सिर्फ असम से बाउंड्री शेयर करता है, और एक हमारा है कौन, त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये मात्र एक स्टेट, सॉरी सिक्किम हो गया। ठीक है, सिक्किम होगा यहाँ पे, मेघालय होगा और सिक्किम। सिक्किम हमारा सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही बाउंड्री शेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के भौगोलिक प्रभागों के अंतर्गत समूहीकृत नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे याद आ रही है, दैट इज़ बांग्लादेश के साथ तो मैम टेक वाटर शेयर करता है, म्यांमार के साथ अरुणा मामी शेयर करता है, और हमने इसी तरह नेपाल का भी पढ़ा था। नेपाल में क्या पढ़ा था, नेपाल में सुब्बू पढ़ा था। यानी नेपाल के साथ सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश के साथ, सॉरी भूटान के साथ बासा शेयर करता है। बासा मतलब बंगाल, बंगाल हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल हो जाएगा, जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो जरा कमेंट में बताएंगे इंडिया को हम टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। आंसर बताइए। हिमालयाज होंगे, आइलैंड होंगे, इंडियन डेजर्ट होगा, बट अपलेशंस नहीं होंगे। तो इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटते हैं। वो कौन कौन से 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हिमालयाज हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ठीक है, अरावली के वेस्ट में ये थार डेजर्ट हो गया, 3 ये हो गए। चौथा हमारा है पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपी पठार। 5वां है हमारा ये कोस्टल प्लेन्स, और 6वां है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो टोटल 6 हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई डैश माउंटेन्स। और अपलेशंस की बात करें तो ये यूएसए के माउंटेन्स है। यूएसए जो है हमारा कंट्री, उसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पे। और यूएसए वर्सेस कनाडा मैच भी यार स्टार्ट हुआ था, देखा था 45 रन पे 1 विकेट था किसका, कनाडा का। यूएसए बॉलिंग कर रहा था पहले, कौन लगता है कौन जीतेगा। यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में है हमारे ईस्टर्न साइड में अपलेशंस, यहाँ पे रॉकीज़ हैं, दोनों ही फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और रॉकीज़ हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। नवीन वलित पर्वत हैं रॉकीज़ और ओल्ड हैं अपलेशंस। जिस तरह इंडिया में हिमालय यंग है और अरावली आपके ओल्ड है। ठीक है, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई यूराल माउंटेन रेंज, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है। आल्प्स यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, जो यूरोप है पूरा कॉन्टिनेंट, यूरोप के साउथ में देखने को मिलते हैं ये आल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज ये पूरे अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अच्छा, कमेंट में बताइए कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीफ फीचर कौन सा है, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज। ठीक है, हिमालय की तरह ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, एंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे जो लंबा सबसे बड़ा रिलीफ फीचर है पूरी अगर हम बात करें अर्थ सरफेस में, दैट इज़ मिड एटलांटिक रिज। मिड एटलांटिक रिज ये सबसे बड़ा रिलीफ फीचर लैंडफॉर्म है हमारी अर्थ पे। 67 इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको जैसे मिड एटलांटिक रिज है, ये अभी हैरी हेस ने वो जो थ्योरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसी से क्रिएट हुआ था। और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है, जहाँ पे क्रस्ट क्रिएट होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है ना। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलती है ओशन के अंदर, जहाँ पे आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज डज इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई। तो कंचनजंगा कहाँ पे लाई करती है आपकी, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो ये आपकी कंचनजंगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में है। कंचनजंगा आपका हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो यूनेस्को के मैप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर में आता है, जो 1971 का प्रोग्राम है। और इंडिया की ये सबसे पहली एंड दी करेंटली दी ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा, जो सिक्किम लोकेटेड है। कश्मीर हिमालय किस लिए फेमस है, यहाँ पे मैंने कोई एक चीज़ बताई थी। और उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था बुग्याल्स, यहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपकी भोटिया ट्राइब रिसाइड करती है। भोटिया हो गए हमारे, बकरवाल हो गए, गहड़वाल हो गए, ये ट्राइब्स यहाँ पे रिसाइड करती हैं। कश्मीर हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं करेवा फॉर्मेशन, के से कश्मीर और के से करेवा, जो कि सैफ्रॉन की एक लोकल वैरायटी होती है। ज़ैफ़रॉन वहाँ पे केसर की खेती के लिए बहुत सूटेबल होती है। करेवा एक तरह के ग्लेशियल या फिर लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, जो कश्मीर हिमालय में देखने मिलते हैं। ठीक, और एक चीज़ चलो भी आगे देखेंगे कि जो हमारे अरुणाचल हिमालय फिर दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, यहाँ पे शिवालिक देखने को नहीं मिलता है। शिवालिक की जगह क्या आ जाता है ज़रा बताइए। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कॉल्ड। तो हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज क्या कहलाती है।
तो हिमालय के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पे आपकी कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। यहाँ पे आपका हुआ करता था टेथीस सी, टेथीस सागर हुआ करता था। एंड ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करी रफली 70 मिलियन ईयर्स पहले, एंड ये स्ट्राइक करी जब यहाँ पे, तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और ये एक ऐसा नहीं कि एक ही बारी में कोलिजन हुआ, सीरीज़ ऑफ कोलिजन्स हुए, जिसकी वजह से सीरीज़ ऑफ रेंजेस बनी हिमालयाज़ की, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक देखने को मिली है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको कि हम महान हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या फिर इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे अंदर की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय। इसको क्यों इनर नहीं बोल देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो ट्रांस हिमालय कभी कभी इसको हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि माना जाता है कि टेथीस सी के जो सेडिमेंट की डिपोजिशन की वजह से ट्रांस हिमालय बना था। अगर कभी तुम देखो ट्रांस हिमालय की रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ठीक है, अगर कभी तुम जाके देखना तो तुम पाओगे कि काली काली देखने को मिलेंगी, ये काली टाइप हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने मतलब ये दिमाग लगाया कि काली इसी वजह से होंगे कि फॉसिल्स का जो जीवाश्म हमें जो देखने को मिले टेथीस सी के, वो इसी वजह से ही ट्रांस हिमालय की जो रेंजेस हैं वो काली पड़ गई। ठीक है, तो ये आपकी कही जाती है मिडिल हिमालय, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं लेसर हिमालय, और इनको बोलते हैं हम किसको, और इसी को हिमाचल बोलते हैं। अभी देखेंगे इसके डिफरेंट नाम क्या क्या हैं। और इसको हम बोलते हैं शिवालिक, या फिर चुआर हिल्स के नाम से जानी जाती है, या फिर इन्हीं को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में जाके एब्सेंट हो जाती है और इनकी जगह ले लेती हैं दुआर्स, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट रेंज की अगर बात करेंगे दैट वुड बी शिवालिक। ठीक है, जो कि अगर हम बात करेंगे चुआर हिल्स के नाम से भी जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जाके एब्सेंट हो जाती है, इनकी जगह दुआर आ जाती हैं। धौलाधर की अगर बात करें तो ये जो अभी मैं मिडिल हिमालय आपको बता रहा था, लेसर हिमालय जिनको बोलते हैं, इसको हम अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि पीर पंजाल के नाम से जानते हैं इसी मिडिल हिमालय को कश्मीर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी है ये। ठीक, धौलाधर के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। देन और आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, और महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं नेपाल में। तो ये जो आप धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत देख रहे हैं, ये मिडिल या फिर लेसर हिमालय के ही डिफरेंट नाम हैं अलग अलग जगहों में। किन जगहों में क्या नाम है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जरा ये बताइए कश्मीर वैली किन दो पार्ट ऑफ हिमालय के बीच में लाई करती है। जो कश्मीर घाटी है वो किन दो रेंजेस के बीच में लाई करती है। द अरावली रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, प्राइमरली एक्सटेंड्स थ्रू विच स्टेट्स। तो किन किन स्टेट्स में फैली हुई अरावली रेंज। तो कश्मीर वैली की अगर बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में है। अरावली रेंज हमारी क्या है, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन का प्रकार हैं। इनको हम रेजिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में नहीं, हमें पता है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अरावली रेंज की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी है, ज़रा बताइए। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और इसकी हाइट कितनी है बताइए। गुरु शिखर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपकी माउंट अबू हिल्स पे लोकेटेड है, जहाँ पे आपका दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था वो भी लोकेटेड है। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस, तो यहाँ पे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज दिया हुआ है, इसमें वेस्ट टू ईस्ट का आपको ऑर्डर बताना है। गुरु शिखर की पीक 1722 मीटर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रफली 1700 मीटर, बस ध्यान में रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल सही है सभी का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय हमने पढ़ा था आईपीएस ऑफिसर करके। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। कैसे काली कैसे कुमाऊं, काली और तीस्ता, तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, जरा बताइए। नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। तो पंजाब होगा, देन नेपाल, देन असम, देन कुमाऊं, गलत। पंजाब, देन कुमाऊं, देन नेपाल, देन असम, ये सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। 71, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया। दून्स क्या होते हैं, तो दून ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, कोई गाना है ना दून करके, अभी मैं गाना वगैरह जैसे सुना करता हूँ, जैसे एक विंक म्यूज़िक ऐप है, तो उसमें एक दिन ऐसे बजने लगा दून, पता नहीं तो ये कौन सा गाना आ गया भाई। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, लेसर हिमालय और
शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा दून है दैट इज़ देहरादून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। कोटली दून, पाटली दून, ये सारे दून्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा दून आपका कौन सा है? सबसे बड़ा दून है देहरादून। डैश इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट की तो देख लिए थे, अनाईमुडी है। महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या ऑप्शन में होगा? जिंदा गाड़ा। और जिंदा गाड़ा का ही दूसरा नाम क्या है? जिंदा गाड़ा का ही दूसरा नाम है अरमा कोंडा। ठीक है, अरमा कोंडा। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इंडिया के हाईएस्ट पीक K2 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जब भी मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, तो ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। तो काराकोरम में सिचुएटेड है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, बट ये पीओके वाले हिस्से में है। तो या तो K2 होगा ऑप्शन में, या फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा से हाइट ज़्यादा ही है K2 की, नो डाउट, लेकिन जैसे मैंने बताया वो पीओके वाले एरिया में है। और कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर्स। आगे बढ़ता है 73rd। और आपको काराकोरम रेंज में ही ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे? बाल्टोरो, हिस्पर, टैफो एंड सियाचिन। सियाचिन में ही, और 1984 में हमारी इंडियन फोर्सेज ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था पाकिस्तानी फोर्सेस को भगाने के लिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो फोल्ड माउंटेन किस तरह से क्रिएट होते हैं? जब दो हमारी प्लेट कॉन्वर्ज करती हैं, कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में इस तरह से एक प्लेट सबडक्ट हो जाती है और एक उठ जाती है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। अरावली फोल्ड है, अपलेशंस ओल्ड फोल्ड है, अरावली ओल्ड फोल्ड है, यूराल भी ओल्ड फोल्ड है, बट फोल्ड तो है ना, यंग है कि ओल्ड, ये हमसे नहीं पूछा है, लेकिन फोल्ड है। राइन वैली कहाँ पे है? राइन वैली आपकी जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। ये आपके हैं क्या? ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन किस तरह से बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन कंप्रेशन या फिर टेंशन से बनते हैं, जहाँ पे इस तरह से हॉर्स्ट या फिर ग्रेबन क्रिएट होते हैं। जैसे ये पार्ट एक उठ जाता है, ठीक है, और जो नीचे रह जाता है उसको बोलते हैं ग्रेबन, और जो पार्ट ऊपर उठा रहता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। तो ये कहलाता है हॉर्स्ट, ये भी कहलाएगा हॉर्स्ट, और ये जो नीचे चला गया उसको बोलते हैं ग्रेबन। इसी को ही बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी जो हम सुनते हैं वो रिफ्ट वैली यही होती है। जो नर्मदा तापी हमारी भ्रंश घाटी में बहती हैं विंध्य और सतपुरा के बीच में, तो वो एक्चुअल में इसी तरह ब्लॉक माउंटेन का ही प्रकार है, विंध्या और सतपुरा इंडिया में। ठीक है, राइन वैली के अलावा जर्मनी में ही हर्ज माउंटेन है, वॉस्जेस हैं कहाँ पे? फ्रांस में। ये सब इसी के ही ब्लॉक माउंटेन के प्रकार हैं। कॉकाकस जो माउंटेन पड़ते हैं, कॉकाकस, ठीक है, ये कहाँ पे हैं? ये आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ते हैं कॉकासस माउंटेन। ठीक है, ये भी आपके ब्लॉक माउंटेन के ही प्रकार हैं। तो हॉर्स्ट उठा हुआ पार्ट होता है, ग्रेबन नीचे गिरा हुआ वाला पार्ट होता है, गिरा है तो ग्रेबन। ये हो गया ब्लॉक माउंटेन, ये हो गया रिफ्ट वैली। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। तो माउंटेन रेंज जब हम बोलते हैं तो माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? माउंटेन रेंज का मतलब भी यही होता है कि सीरीज़ ऑफ माउंटेन को हम माउंटेन रेंज बोल देते हैं। सही है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल सही है। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। बिल्कुल, माउंट किलिमंजारो यहाँ तक कि सॉरी साउथ अमेरिका नहीं होगा, ये अफ्रीका का है। ठीक है, ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है, ध्यान रखना। इट इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और किस कंट्री में है ये बताएंगे आप कमेंट में। और यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। सही आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ये तो सही है, वोल्केनिक माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, लेकिन साउथ अमेरिका में नहीं है, ये अफ्रीका में है। और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जो कि तंजानिया में आपको देखने को मिलेगा। यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, यूरोप की कौन सी है? यूरोप की है माउंट एल्ब्रस। और साउथ अमेरिका की है कौन सी? माउंट एकोनकागुआ, जो कि एंडीज़ माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी, माउंट एकोनकागुआ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की है K2, सबसे हाईएस्ट है हमारी माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उसकी हाइट है। और K2 जिसको कि हम ये बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पीर पंजाल रेंज क्या? लेसर हिमालय का नाम इन द कश्मीर पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। ठीक है, अच्छा कमेंट में बताइए फोर्थ हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की कौन सी है। फर्स्ट हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट K2, थर्ड हाईएस्ट इंडिया में कंचनजंगा, एंड फोर्थ हाईएस्ट तिब्बत में है, उसका नाम क्या है? लॉत्से।
है ना, लॉत्से पीक तिब्बत में है। वेयर इज माउंट दियावोलो एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड। तो माउंट दियावोलो कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हमारे अरेबियन सी में लोकेटेड है उनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप है हमारे। और जो हमारे लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल में उनको हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ये ज़रा बताइए कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, और ये बताइए आप कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बड़ा हमारा आइलैंड कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसमें जो सबसे बड़ा दैट इज़ लक्षद्वीप ग्रुप में एंड्रॉट, इसकी कैपिटल है कावारट्टी, और यहाँ पे अभी एक हमने नेवल बेस बिल्ड किया, वो बताइए कहाँ पे बिल्ड किया और उसका नाम क्या है। ये हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। ये है नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान। यहाँ पे है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये है आपका 10 डिग्री चैनल, क्लियर। और ये है आपका क्या, ये आपका ग्रेट निकोबार, ये क्या है कार निकोबार, ये आपका ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक, सैडल पीक जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट थुइलर, वो लोकेटेड है ग्रेट निकोबार में, यानी सबसे ऊपर सबसे नीचे। और इसकी जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो माउंट दियावोलो, वो है मिडिल अंडमान में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पे लोकेटेड है साउथ अंडमान में। बैरन और नारकोंडम दो हमारे वोल्केनो हैं, तो नारकोंडम यहाँ पे मिडिल और साउथ के बीच में, इतना भी दूर नहीं है, पास में है। और जो बैरन वोल्केनो है, ठीक है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, नारकोंडम तो हमारा डॉर्मेंट है और बैरन हमारा एक्टिव है, वो नॉर्थ अंडमान के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ये 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार से अलग कर रहा है, फिर लिटिल को कार निकोबार से अलग कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारा रन होता है 9 डिग्री चैनल जो कि अलग कर रहा है लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से। और मिनी क्वाय में ही हमने बिल्ड किया है हमारा जटायु, जो कि हमारा आईएनएस जटायु, जो कि हमारा क्या है, नेवल बेस है, नेवल बेस हमने यहाँ पे बिल्ड किया है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये 8 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप को या फिर मिनी क्वाय को किससे अलग कर रहे हैं, ये कौन सा कंट्री है, मालदीव, जिसका कैपिटल माले है और जिसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स का पार्ट कौन सा है, मीज़ो नागा, खासी, नीलगिरी या फिर पलनी। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारे हिमालय हैं, तो हिमालय नॉर्थ ईस्ट में, इनको हम नॉर्थ ईस्ट में जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा पटकाई बम है, पटकाई बम जो कि अरुणाचल नागालैंड में, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं और मीज़ो हिल्स हैं जिनको लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई खासी हिल्स तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हमें पता है कि जो मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, जो असम में मिकिर और रेगमा है, ये करबी अंगलोंग प्लेट्यू का पार्ट है, जो कि अपने आप में राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन है, जो कि अपने आप में पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट हो जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का। और ये कौन सा गैप है, कौन सा फॉल्ट है जो राजमहल हिल्स को इनसे कनेक्ट अलग कर रहा है करबी अंगलोंग प्लेट्यू से, मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट है ये। नीलगिरी हिल्स अभी पढ़ के हैं, वो साउथ इंडिया में, पूर्वांचल से कोई लेना देना नहीं है। और पलनी हिल्स की अगर बात करें तो ये भी साउथ में है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीज़ो हिल्स एंड नागा हिल्स, ठीक है। यही म्यांमार में जाती हैं तो अराकान योमा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, और इन्हीं अराकान योमा हिल्स का एक्सटेंशन ही है हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग हिल्स इन कॉलम ए विद द कॉलम बी से आपको मैच करना है। करिए जल्दी से मैच। शेवरॉय, दौड़ा बेटा, खासी। विवेक ठाकुर, फन स्टडी, अंजलि निगम, आयुषी, शेखर, जगदीश, क्लाउडी विंड सही है सभी का। सीटी बज गई सीटी बज गई भाई, ये सीटी बज गई, इसका मतलब है ये भी हमें जल्दी जल्दी जो है फिनिश करना। हम लास्ट लैप पे आ चुके हैं अपने, है ना, तो लास्ट लैप पे आ चुके हैं, जल्दी से करिए। तो शेवरॉय हिल्स कितना टाइम हो गया है, 9:30 बजे स्टार्ट किए थे ना, तो रफली 2.5 घंटे होने को आए। तो 5 सिर पाल लिए, सिर से शिवरा शेषाचलम हिल्स देखे थे, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। दौड़ा बेटा कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में, जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट करते हैं। एंड खासी हिल्स में घायल प्लेट्यू। तो का आंसर हो जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर ए। 79 करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट जल्दी से।
द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स, बिल्कुल सही है। थार डेजर्ट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सही है, ठीक है, जो कि अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है थार डेजर्ट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है। इंडिया में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब हरियाणा तक जाता है। पटकाई और पूर्वांचल हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयास, यस इट इज़। द सतपुरा रेंज इज फॉर्म्ड बाई अ सीरीज ऑफ स्कार प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ एंड जनरली एट एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 300 to 400 मीटर एट दी मीन सी लेवल। तो इसका जो जनरल एलिवेशन है सतपुरा का वो 300 से 400 मीटर नहीं है। अगर सतपुरा की हाईएस्ट पीक की बात करें तो धूपगढ़ है, उसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर है। तो एवरेज हाइट इतनी तो कम नहीं हो सकती है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से किसको जानते हैं? एंड हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे ग्रेटर या फिर इनर हिमालय उसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। मिडिल हिमालय की हाइट कितनी है रफली एवरेज हाइट 4000 मीटर है। और शिवालिक की रफली 1000 से 2000 मीटर है। और क्वीन ऑफ सतपुरा हम बोलते हैं किसको? पंचमढ़ी हिल्स को। क्वेश्चन नंबर 80, इफ वन गोज फ्रॉम राजस्थान इन द वेस्ट टू ओडिशा इन द ईस्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पेनिनसुलास वन विल कम अक्रॉस? मारवाड़, मालवा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर छत्तीसगढ़। तो हमने देखा था सबसे पहले तो मारवाड़ आएगा, ठीक है, फिर मालवा प्लेट्यू आएगा, देन यहाँ पे आपका बुंदेलखंड आएगा, देन बघेलखंड आएगा, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। तो फर्स्ट सेकंड छत्तीसगढ़ बीच में पड़ेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू तो झारखंड और उड़ीसा में, जिसको हम रूर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, रूर प्रोविंस है ना। तो 1 2 4 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 4 3 इसको कर लो बिकॉज बी और सी सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू है, ठीक है। यहीं से हमारे राणा सांगा और महाराणा प्रताप बिलोंग करते थे, ठीक है। मेवाड़ के राजा थे वो। मालवा प्लेट्यू हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बुंदेलखंड, देन बघेलखंड, देन यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे राजमहल हिल्स है, और ये आपका करबी अंगलोंग प्लेट्यू, और ये मालदा गैप हो जाएगा, मालदा फॉल्ट है ना। क्लियर? चलो अच्छा, एक कमेंट में आंसर बता दो, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेट्यू इज करेक्ट? दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, 1576 सही है। चलिए, डेक्कन प्लेट्यू हैज़ ऑलमोस्ट द सेम हाइट थ्रू इट्स एक्सपेंस, गलत है। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट साइड में ऊंचा है और ईस्ट साइड में स्लोप कर जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो नदियां हैं हमारी कहाँ पे जा रही हैं, ढलान हो रही है उनका ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नर्मदा रिवर एक बाउंड्री के तौर पर ऐड करती है। ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और हजारीबाग, छोटा नागपुर। और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, जो नर्मदा के साउथ में। ये टिल्ट करता है कहाँ पे? ये टिल्ट करता है थोड़ा ईस्ट साइड में, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो नदियाँ हैं हमारी वो ईस्ट साइड में जो है फ्लो होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन नेपाल? ये आपको बताना है। कामेत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट या फिर मकालू। नेपाल में लोकेटेड कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कामेत। ये आपकी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर नंदा देवी। नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, देन सेकंड हाईएस्ट पीक ये है कामेत। अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू आपकी नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और माउंट एवरेस्ट को चीन में चेमा लुग्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड अप ऑफ विच सॉइल? भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने हुए हैं? तो एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं। और ये कितना परसेंटेज कवर करके रखती है आपको बताना है इंडिया का। इंडिया का कितना परसेंटेज पार्ट कवर्ड है एलुवियल सॉइल से? तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो नदर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी, प्लस जो हमारी ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के डेल्टा हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। रफली 40% एरिया ये ऑक्यूपाई करके रखती है एलुवियल सॉइल, विच इज़ रिच इन वॉट एंड पुअर इन वॉट? जरा कॉमेंट में बताइए। कल ही मैंने आपको बताया था। तो रिच होती है किसमें? पोटैश में, और पुअर होती है फॉस्फोरस में। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था FRB के लेक्चर में। और भैया आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा 1 बजे से, ठीक है। 1 बजे से लगभग 6 बजे तक आप
टेस्ट को किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीडीएफ में वो जो पीडीएफ रिलीज़ होती है टेलीग्राम पे उसमें नाम चाहिए तो 1 से 6 बजे के बाद आप अटेम्प्ट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड? तो पंबन, एलिफेंटा, पारीकोट या फिर श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा हम सबको पता है कि आंध्रा में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, तो ईस्टर्न साइड में हो जाएगा ये। पारीकोट ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है ना, चिल्का झील जो हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक भी है, वहीं पे है पारीकोट आपका, ठीक है। और हम पढ़ते हैं अजंता एंड जो एलोरा की केव्स है वहीं पे एलिफेंटा है, एलिफेंटा ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड पंबन द्वीप भी आपका, पंबन कहाँ पे? पंबन यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्टेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशियाज सुमात्रा आइलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल डमरूमध ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल तो भाई अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। पाक स्टेट किसको अलग करता है? इंडिया एंड श्रीलंका को। और ज़रा कमेंट बताइए इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है जो अभी न्यूज़ में था और जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है? ग्रैंड चैनल या और 9 डिग्री चैनल? तो 9 डिग्री चैनल तो किसको अलग करता है? ये मिनी कॉय को अलग करता है लक्षद्वीप से, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर मिनी कॉय को मालदीव से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड चैनल, जो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 86 और 87 जल्दी से। 86 की अगर बात करेंगे तो 86 लिटिल अंडमान और इन साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाई। तो इसका तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। बिकॉज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और उसके बाद है हमारा कार निकोबार। तो ये कौन सा डिग्री चैनल है? ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 87 और 88 करेंगे आप जल्दी से अटेम्प्ट करिए।
चलिए भाई, तो स्टार्ट करें। 87th, विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन currents flow in different directions from a central spire or dome like structure। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरह के जो ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो रेक्टेंगुलर में तो रेक्टेंगल शेप का बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा डोम लाइक स्ट्रक्चर। डेंड्रिटिक पैटर्न तो वो होता है विच रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, जो पेड़ की शाखा को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न इसको बोलते हैं। ट्रेलिस वो होता है जहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो प्राइमरी रिवर को 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स में जोड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रेलिस पैटर्न के बारे में पूछेगा तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर या राइट एंगल कुछ तो ज़रूर लिखेगा इन थी में। रेडियल होता है जहाँ पे सेंट्रल डोम या फिर स्पायर होता है जहाँ से रिवर्स रेडिएट टाइप करती हैं, जैसे कि हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल आप कोट करेंगे कमेंट सेक्शन में। एक होता है हमारा सेंट्रीपीटल ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में रिवर्स चारों तरफ से आती हैं और अपना वाटर को डालती हैं, और इसका एग्जांपल है हमारा मणिपुर का लोकटक लेक, ठीक है, मणिपुर का लोकटक लेक। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या मैंने पूछा था आपसे, इसका एग्जांपल है आपका अमरकंटक प्लाट्यू, अमरकंटक का पठार, जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है एंड सोन रिवर निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर्स इज आर ऑफ विच टाइप। तो हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ वो किस प्रकार की होती हैं। एग्जॉटिक कौन सी नदी होती है भाई, पेरेनियल, सीजनल या फिर क्या है, एपिसोडिक। सही है। लेजेंड्स वॉचिंग एट 10% बैटरी, अच्छा लेजेंड लोग भी पढ़ रहे हैं क्या। तो आंसर क्या होगा, पेरेनियल होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पेरेनियल का मतलब होता है जिस रिवर में फ्लो ऑल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स होती है इनका जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में जब ये मेल्ट होता है ग्लेशियर्स तो वाटर मिल जाता है, और मानसून के टाइम पे तो वाटर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन सीजनल या फिर जो एफिमरल वो हमारी रिवर्स होती हैं जो सीजनल होती हैं, जब मानसून होता है को मिलता है, जो कि हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ होती हैं, जिनका रास्ता भी यानी कोर्स भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स, और उतनी डेप्थ में नहीं फ्लो होती हैं जितना कि हमारी हिमालयन रिवर्स फ्लो होती हैं, ठीक। विच टू हेड रिवर्स मर्ज टू फॉर्म द रिवर गंगा। तो कौन सी दो प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आपको ये पता है, हमने पढ़ा था इस तरह से सातों पंथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा, ठीक है। तो यूं ही अलकनंदा वो नहीं बन जाती है, कैसे बनती है। तो यहाँ पे तो आपकी रिवर भागीरथी, यहाँ से एक रिवर ज्वाइन करती है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। यहाँ से ज्वाइन करती है आपकी एक रिवर है जिसका नाम है पिंडर रिवर, ठीक है, और यहाँ से ज्वाइन करती है नंदाकिनी। तो जहाँ पे दो रिवर्स मीट करती हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं। ये हमारी अलकनंदा है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, अलकनंदा, जो सातों पंथ ग्लेशियर से निकल रही है। मंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग में, पिंडर रिवर मिलेगी कर्ण प्रयाग में। सारे प्रयाग कैसे याद रखने हो मैंने आपको सिखाया था, पीके, ठीक है, कर्ण प्रयाग। देन यहाँ से मंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से MR, R से रुद्रप्रयाग और बीड़ी, ठीक है, D से हो जाएगा देवप्रयाग। ये कौन सी रिवर है, भागीरथी, जो कहाँ से निकल रही है, गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है, गौमुख ग्लेशियर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा एंड भागीरथी, ऑप्शन नंबर D। देवप्रयाग में मिलती है और वहीं पे इसका नाम गंगा पड़ जाता था। गांधी सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो जो गांधी सागर डैम है वो किस रिवर पे बिल्ड है। तो हमने 4 सागर देखे थे। एक तो हमने देखा था जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर डैम पढ़ा था हमने। एक पढ़ा था हमने राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। एक पढ़ा था हमने गांधी सागर, और एक पढ़ा था हमने इंदिरा सागर। ये 4 सागर पढ़े थे हमने, जिसमें कि हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है किस रिवर में है और किस स्टेट में है। तो देखिए ये तीनों चंबल रिवर पे हैं, और इंदिरा जी हमारी नर्मदा कर रही हैं यानी कि नर्मदा रिवर पे। जवाहर R से एंड हो रहा है और राणा प्रताप R से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों RR वाले R से राजस्थान में हैं, ठीक है, और ये दोनों हैं मध्य प्रदेश में, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधी सागर डैम किस रिवर पे है।
तो सिर्फ एक ही सागर है जो नर्मदा रिवर पे, और वो है इंदिरा सागर। ख़त्म बात। ठीक। अच्छा, आपको बताना है कमेंट में विच इज़ दी हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा इंडिया में, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचनद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो पंचनद की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी इंडस रिवर है। सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। देमचौक नाम की जगह में लद्दाख में एंटर करती है। लेह सिटी इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। ये कुछ इस तरह से जाती है और यहाँ पे पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। अब इसको 5 रिवर्स ज्वाइन करती हैं। एक तो है झेलम, एक है चेनाब, एक है आपकी झेलम, ठीक है, एक है यहाँ से निकलती है आपकी चेनाब, ठीक है, यहीं से निकलती है रावी, ठीक है, रावी निकलती है। देन यहाँ से एक निकलती है आपकी ब्यास, ठीक है, और यहाँ से निकलती है इंडस के नीचे से सतलज, जो शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। जो हरिके नाम की जगह जो है पड़ती है, हरिके नाम की जगह है कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे मिल जाती है। किससे मिल जाती है ये, सतलज से। कौन, ब्यास, जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान में नहीं जाती है, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये पाँचों जो है कहाँ से मिलती हैं, ये पाँचों जो है मिलेंगी कहाँ पे, ये पाँचों मिलती है मिठान कोट नाम की जगह है पाकिस्तान में इनसे, और अरब सागर में जाके गिर जाती हैं अरेबियन सी में। इसमें से अगर हम बात करें नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचनद, तो ये जो हमारी झेलम, जो हमारी चेनाब, जो रावी, ब्यास और सतलज हैं, ये 5 नदियाँ, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इन्हीं को ही हम पंचनद के नाम से जानते हैं। और इसी के नाम पे पंजाब का नाम पड़ा, क्योंकि पंजाब पहले आज का पंजाब नहीं हुआ करता था, पाकिस्तान का पंजाब भी, हरियाणा जो आज का है वो भी हुआ करता था, चंडीगढ़ वगैरह सब थे उसमें, ठीक है, पंजाब में। तब उसको पेप्सू के नाम से जाना जाता था, तो ये आता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो इसमें से आपकी इंडस पंचनद का पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। झेलम की अगर बात करें तो कहाँ से झेल रही है, मतलब कहाँ से निकल रही है, तो झेलम में, और ज़रा बताइए झेलम में कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड हैं। तो झेलम निकल रही है वेरीनाग से, और झेलम जो है अपना वाटर किसको देती है, वूलर लेक को, ठीक है, जो कि हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। चेनाब की अगर बात करें, चेनाब और रावी दोनों ही, सॉरी, चेनाब कहाँ से निकल रही है, मैंने आपसे पूछा भी था पीछे, बारालाचला पास से कौन सी रिवर निकलती है, तो ये चेनाब ही है। एंड चेनाब ये जो है हमारी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की। रावी और ब्यास दोनों निकल रही हैं रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रे से, ठीक। सतलज राकस लेक से निकल रही है, राकस झील से, और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, शिपकिला पास से एंटर करती है। ब्यास का जो पुराना नाम है दैट इज़ बिपाशा, सतलज का शतुद्री, इंडस का सिंधु, और रावी का क्या है, रावी का है पुरुषनी, और झेलम का क्या है, झेलम का है आपका वितास्ता, चेनाब का अस्किनी, ठीक है। तो ये एंशियंट नेम भी आपको पता होने चाहिए। और झेलम में अगर हम बात करें कौन, और चेनाब के भी बताइए, चेनाब में कौन कौन से डैम है। तो झेलम में हमने किस तरह से याद किया था कि झेलम में किशन ने बुलबुल को, यानी तुलबुल झेलम में झेल दिया ना, तो इस तरह से हमने याद किया था, उरी मतलब ढकेल दिया, ठीक है। और चेनाब की अगर बात करें तो चेनाब में कौन कौन से हैं, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल डैम, ठीक है। तो ये 3 डैम्स हैं चेनाब रिवर पे जो कंस्ट्रक्टेड है। और रावी रिवर पे अभी हमने रिसेंटली एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से हमने जो पानी है वो पाकिस्तान को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया उसके फ़्लो को। और हमें पता है पाकिस्तान के साथ हमने साइन करी थी इंडस वाटर ट्रीटी, किस ईयर साइन करी थी और किसके साथ, और किसने मध्यस्थता करी थी, मीडिएटरशिप करी थी, वो आप बताएंगे। तो रावी में हमने कौन सा डैम अभी बिल्ड किया है, तो इसमें हमने शाहपुर कंडी बैरेज, कहाँ पे, पंजाब में, शाहपुर कंडी बैरेज, जिसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रावी रिवर पे बिल्ड किया है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। इंडस, झेलम, चेनाब, इसका 80% वाटर इंडिया, 20% 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। एंड रावी, ब्यास, सतलज में इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। एंड मोहम्मद आयूब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में साइन हुई थी ट्रीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा, कौन सी जो शहर है गंगा रिवर के बैंक्स पे लाई नहीं करती है। और एक चीज़ और, अब बात आई है तो ये क्या बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यास और सतलज
का जहाँ पे मिलन होता है यहीं से आपकी निकलती इंदिरा गांधी कैनाल, जो भारत की सबसे लंबी कैनाल है। और एक चीज़ कि आपका ब्यास रिवर पे ही आपका कंस्ट्रक्टेड है महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसको कि हम पौंग डैम के नाम से जानते हैं। और सतलज में है आपका हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, जो अभी मैंने पूछा था, दैट इज़ भाखड़ा नंगल डैम। ये इंडिया का ना सिर्फ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है बल्कि लार्जेस्ट डैम भी है। भाखड़ा नंगल जो 2 बांध हैं, एक हिमाचल में और एक पंजाब में, उससे मिलकर बना हुआ है ये भाखड़ा नंगल बांध। और ये हमारा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है प्लस लार्जेस्ट डैम है, और ये सतलज रिवर पे है। सतलज रिवर पे ही हमारा नाथपा झाकरी डैम भी है। नाथपा झाकरी डैम कहाँ पे? सतलज रिवर पे है, ठीक। और हाईएस्ट डैम पूछेगा अगर अर्दन डैम पूछेगा तो दैट इज़ टिहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे। लेकिन अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछेगा तो आंसर वुड बी भाखड़ा नंगल डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा? कौन सी नहीं लाई करती? तो लखनऊ जो है ये गोमती जो रिवर है उसके बैंक्स पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा के बैंक्स पे कौन लाई करता है? सबसे पहले तो कानपुर पड़ता है, देन आपका पड़ता है, और आगरा भी नहीं पड़ता, ध्यान रखना, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये किस रिवर के बैंक्स पे लाई करते हैं? तो सबसे पहले तो कानपुर आता है, देन प्रयागराज आता है, देन वाराणसी आता है, देन पटना आता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर है, और आगरा और दिल्ली यमुना के बैंक्स पे लाई करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अभी, और लगे हाँ तो कुछ और भी बता दो तुम। नासिक किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? उज्जैन किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? हैदराबाद किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? बता दो जल्दी से। विच रिवर राइजेज नियर मऊ? ये बता दिए, यमुना, ठीक है। तो नासिक आपका गोदावरी, ठीक है। उज्जैन शिप्रा, जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल खुद यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट। हैदराबाद आपका मूसी, और मूसी जरा बताइए किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? मऊ प्लेट्यू से, मऊ जो कि मालवा प्लेट्यू में पड़ता है, वो उससे कौन सी रिवर राइज करती है मऊ से? तो मऊ से आपकी राइज करती है चंबल। और चंबल किस लिए जानी जाती है आप कमेंट में बताएंगे। माही रिवर किस लिए जानी जाती है भी बताइए। वरुणा जो रिवर है ये गंगा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, आपको देखने को मिलेगी वाराणसी में। और चंबल सिंध बेतवा केन ये किसकी ट्रिब्यूटरी होते हैं? यमुना की, ठीक है। जैसे हमारी ये गंगा है, यमुना आती है यहाँ से, प्रयागराज मिल जाती है, और यहाँ पे इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं लेफ्ट बैंक यमुना की अगर बात करें, एक तो हिंडन और एक टोन्स है। और राइट बैंक अगर बात करें चंबल सिंध बेतवा केन, ये किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो चंबल जानी जाती है रेवाइंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। गली इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम रेवाइन बोलते हैं, ठीक है। गली इरोजन। शीट इरोजन कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, दबा के बारिश होती है ना, तो शीट इरोजन होता है सॉयल में, और गली इरोजन चंबल करती है रेवाइन। और इन रेवाइन के से जो टोपोग्राफी बनती है उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस 2 बार कट करती है, हमने पढ़ा था। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, एंड लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है। ये दोनों रिवर जो मैंने बाद में बताया ये आपकी अफ्रीका में फ्लो होती हैं, ठीक है। एंड और तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। और चंबल यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? ये है चंबल सिंध बेतवा केन। तो चंबल की शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बानस, जो बानस है ना ये भी चंबल की ट्रिब्यूटरी, ये अरावली हिल से निकलती है। 94 विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास? कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास, एंड दैट इज नन अदर दैन ब्रह्मपुत्र। बिकॉज हमें पता है कि ये जैसे हमारे हिमालय हैं तो हिमालय की इस तरह से आती है, ठीक है, यहीं से आती है। अभी हम देखेंगे मैप पे, उसको देखेंगे लोकेट करके, ठीक है। उज्जैन इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मुझे याद दिलाना अगर आगे मैं ना देखूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है। वैसे तो आई थिंक है आगे क्वेश्चन रखा है मैंने इस पर, ठीक है। चलो, उज्जैन इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो अभी हमने देखा था शिप्रा नदी किनारे उज्जैन है हमारा। अगला क्वेश्चन, चूलिया वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर इन विच स्टेट? तो चूलिया वाटरफॉल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो चा से चूलिया, चा से चंबल और चा से च्यवनप्राश, और क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे है, किस नदी में है, ठीक है। शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर बात करें, और एक चीज़ और कि सबरी वाटरफॉल कहाँ पे है, और ये क्यों न्यूज़ में था सबरी वाटरफॉल? पिछले महीने के जो करंट अफेयर बताया था उसमें मैंने पढ़ाया था इसको। तो हाईएस्ट वाटरफॉल तो इंडिया में कुंचिकल है, कर्नाटक में है, और किस रिवर में है?
वराही रिवर पे। और हुंड्रू वाटरफॉल ही बताएंगे, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है। सेकेंड हाईएस्ट अगर बात करें वो जॉग वाटरफॉल है, जिसको गैरसोप्पा के नाम से जानते हैं। ये भी कर्नाटक में है, लेकिन ये रिवर कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कर्नाटक की रिवर है, जिसको हम बोलते हैं शरावती। शिव समुद्रम ये कावेरी रिवर पे एंड अगेन ये कर्नाटक में है, ठीक है, कावेरी रिवर पे है। सबरी वाटरफॉल इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज जो चित्रकूट जगह पड़ती है, चित्रकूट वाटरफॉल से भी इसको मत रिलेट कर देना। चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो पड़ती है छत्तीसगढ़ में, जिसको नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए कनाडा के बॉर्डर में है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड की। हाईएस्ट वाटरफॉल जरा बताइए वर्ल्ड की कौन सी। सबरी वाटरफॉल इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज मैंने बताया था यहाँ पे बो एंड एरो शेप का एक ग्लास ब्रिज, जो कि यूपी का पहला ग्लास ब्रिज है, वो इनॉग्रेट किया गया चित्रकूट में, जो कि यूपी में पड़ता है, जो कि काफ़ी मतलब धार्मिक जगह है। माना जाता है कि यहीं पे भरत जी आए थे और उन्होंने राम जी को कन्विंस किया था कि भाई चलिए वापस चलिए अयोध्या, ठीक है, मतलब कन्विंस कर नहीं पाया था लेकिन करने की कोशिश करी थी, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा जो हमारी रिवर है झारखंड में, स्वर्ण रेखा रिवर पे हुंड्रू वाटरफॉल है। और हाईएस्ट वाटरफॉल वर्ल्ड में कौन सा है, एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। और हमें पता है मंडोवी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है बताएंगे, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कपिलधार, ठीक है, कपिलधार हो गया, धुआंधार वाटरफॉल हो गए, ये किस रिवर पे ये भी बताइए। तो जो हमारी मंडोवी रिवर है उस पर दूध सागर वाटरफॉल है, जो कि कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है। तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, गोवा में मंडोवी रिवर पे। एंड कपिलधार, धुआंधार, धार नाम लग गया, धार नगरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ऑलराइट। भारत की किस नदी को हम सौर ऑफ बिहार बोलते हैं, तो दैट इज कोसी, नोन एज सौर ऑफ बिहार। सौर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, तो सौर ऑफ बंगाल जरा कमेंट बताइए। ये जो रिवर है ये रिफ्ट वैली में भी फ्लो होती है। ये जो रिवर है ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो इसका नाम है दामोदर, ठीक है। तो ये दामोदर रिवर है जो बंगाल की सौरों के नाम से जानी जाती है और छत्तीसगढ़ के सौरों के नाम से जानी जाती है उड़ीसा की महानदी, ठीक है। महानदी उड़ीसा की सौरों के नाम से जानी जाती है, बट उसमें हमने अभी कंस्ट्रक्ट कर दिया है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, जिसका नाम है हीराकुड डैम, महानदी रिवर पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाढ़ नहीं लाती है। दामोदर जो है रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। और कौन सी दो और हमारी ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती हैं। लूनी इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इन विच स्टेट डज इट मोस्टली फ्लो। तो लूनी जो है हमारी ये एक ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में ऐसी रिवर है जो कि एक्चुअल में सी से कभी मिलती नहीं है, ये ऐसे आती है और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और दो हमारी जो और रिवर है जो रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा किसके बीच में फ्लो होती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो होती है और उसके नीचे ताप्ती फ्लो होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन 99। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, क्या पूछा, करेक्ट। आईबी में क्वेश्चन पूछा गया, अटेम्प्ट करिए इसको। स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से इसको टाइम लेके अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल पुष्कर से स्टार्ट होती है, अरावली के वेस्ट से। लूनी हो गई अरावली के वेस्ट से स्टार्ट होती है। बानस अरावली के ईस्ट से स्टार्ट होती है। ऐसे ही साबरमती भी ईस्ट, मतलब साबरमती भी अरावली से स्टार्ट होती है। और साबरमती के बैंक्स पे कौन सी हमारी सिटी लोकेटेड है ये बताएंगे। ए से नाम स्टार्ट होता है उसका। ब्रह्मपुत्र इज रिवर नोन एज सांगपो इन इट्स अपर रीचेस इन तिब्बत। बिल्कुल सही है। सांगपो या फिर यारलंग सांगपो के नाम से इस रिवर को जानते हैं। ये वहीं से निकलती है, मतलब जहाँ कैलाश मानसरोवर, जहाँ से इंडस और सतलज निकलते हैं। कैलाश मानसरोवर के पास में एक चेमा युंगदुंग, ठीक है, चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर पड़ता है, वहीं से रिवर निकलती है। इस तरह से आती है, साउथ वर्ड टर्न मारती है, सॉरी यू टर्न मारती है। ये कौन सी जगह ज़रा बताइए। यू टर्न मार के एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे जब अरुणाचल में एंटर करती है तो सबसे पहला इसका नाम पड़ता है सियांग, देन इसका नाम पड़ता है दिहांग, देन ये आती है असम में जहाँ पे इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, और देन ये ढुबरी नाम की जगह है असम में। ढुबरी से ये मारती है साउथ वर्ड टर्न, और ढुबरी से साउथ वर्ड टर्न मार के एंटर करती है असम में। एंड असम के बाद ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ ये पद्मा रिवर जो कि गंगा का नाम है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो पद्मा से मिल जाती है
और ये क्या बना देती है, ये बना देती है मेघना, ठीक है। एंड ये बना देते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा को ही हम साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है नामचा बरवा, ठीक है, बरवा है और कुछ नहीं, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ से साउथवर्ड टर्न मारती है बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है और यही रिवर जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है हिमालयाज़ की। सही है, पहला तो होगा, ठीक। गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गैंजेस ऑफ साउथ। अच्छा, कृष्णा रिवर हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया आफ्टर गंगा। गलत है, कृष्णा रिवर का सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन नहीं है। किसका है, ये है गोदावरी रिवर का। तभी तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। अब अगर 3 नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर, हम देख चुके हैं वो कौन सा ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर मैंने नहीं बताया, बोखार चू ग्लेशियर है, बोखार चू ग्लेशियर है। और इसका जो नाम है, सॉरी हाँ नाम है इसका जो तिब्बत में, वो क्या है, सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। अब आप में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो गैंजेस ऑफ साउथ दिया हुआ है, ये तो कावेरी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो कहीं पे भी क्लियर कट इस तरह से मेंशन नहीं कि देखो दक्षिण गंगोत्री में तो नो डाउट गोदावरी है, ठीक है। लाइट आ गई भाई, ठीक है, तो नो डाउट। एक सेकेंड, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई जो दक्षिण गंगोत्री है वो गोदावरी होती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बट अब क्योंकि तीसरा वाला तो गलत होगा फॉर श्योर शॉट, तो गैंजेस ऑफ साउथ, तो इसको मैं सही मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो सकता है, तो इसको हम गलत मानेंगे। तो गैंजेस ऑफ साउथ क्योंकि दक्षिण गंगोत्री बोलते थोड़ा सा रिलेट करके ये सही होगा। अब यहाँ पे मैं ये देखना है कि ज़्यादा गलत कौन सा है, तो थर्ड वाला ज़्यादा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, देख रहे हो शतक लगने पे आई है लाइट शतक लगा तब लाइट आई है। लाइट आ गई बट सर चले गए। अच्छा, कहाँ अच्छा, साइलेंट मोड भी होता है क्या, पता नहीं भाई, हमने तो रिमोट से बस ऑन ऑफ का सीखा है, ऑन ऑफ, और ऊपर से टेम्परेचर बढ़ता है नीचे से घटता है, बाकी तो हमें ना पता है कि क्या स्लीप है, टाइमर का ऑप्शन है, सेट कैंसिल है, वैसा तो यार कोई नहीं है साइलेंट मोड इसमें। हाँ, ठंडक मिलेगी भाई, बड़ा गर्मा आ रहा था रूम मेरा अंदर की तरफ है ना, तो तुम्हें समझ नहीं, पसीने पसीने में पढ़ा रहे थे हम। चलो, तो विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हमारी रिवर्स होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो जो रिवर्स होती है उसको हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स बोलते हैं। गंडक, घाघरा, महानदी, गोदावरी, गंगा यमुना या फिर दामोदर सागर। देखो गंडक जो होती है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। जो गंगा है, गंगा रिवर कुछ इस तरह से फ्लो होती है, इसकी हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं किस तरह से, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, एंड यहाँ पे महानंदा, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, राम गंगा है, मतलब आपको ऑर्डर में लगाने को ही पूछ सकता है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है जिसको सौर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, एंड ये महानंदा है, ठीक है, महानंदा के नाम से जानी जाती है। अब ये घाघरा जो है मैंने आपको बताया था, एक और रिवर यहाँ से आती है जिसको कि शारदा बोलते हैं, इसको बोलते हैं करनाली, इसको बोलते हैं शारदा या फिर गौरी गंगा, है ना। और यहाँ पे मिलके घाघरा बन जाती है, और ये मिलती कहाँ से, छपरा में मिलती है, ये बिहार में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें गंगा की, एक तो यमुना है, ठीक है, और एक सेकेंड, हम गोमती तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करी, गोमती यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं करी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपकी राम गंगा के बाद गोमती होगी। गोमती कहाँ से निकलती है, फुलहर लेक, फुलहर झील से, और ये जो है यहाँ पे मिलती है जो कि आपकी गाज़ीपुर पड़ता है ना, गाज़ीपुर में मिलती है गंगा से, और गोमती के किनारे ही सिचुएटेड है हमारी लखनऊ सिटी। देन यहाँ पे हमारी आती है यमुना, ठीक है, यमुना के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, प्रयागराज में मीट करती है, ठीक है। यहाँ पे आती है हमारी सोन, इतना भी दूर नहीं है लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमारी है सोन,
जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, पटना के पास मिलती है गंगा से, और यहाँ पे छोटी सी रिवर हमारी पुनपुन। ठीक है, कौन सी रिवर है? पुनपुन रिवर। इतना भी दूर नहीं है, मतलब सोन के पास ही मीट करती है ये पुनपुन। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको ये कि ये आपकी रामगंगा, देन गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, देन कोसी एंड देन महानंदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना, सोन और पुनपुन। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर जो पड़ता है बंदरपुंछ रेंज में, वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, बंदरपुंछ रेंज में आपका यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से निकलती है। तो ये सारी गंडक, घाघरा हिमालयन रिवर्स होंगी, महानदी और गोदावरी ये होंगी हमारी पेनिनसुलर ड्रेनेज की। ये भी हिमालयन रिवर्स है। दामोदर और जो शारदा है, दामोदर भी पेनिनसुलर रिवर ही है ये, लेकिन जो शारदा अभी मैंने आपको बताया ये रही आपकी शारदा, ये जो यहाँ से आके घाघरा को मीट करती है, जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब होता है कि दो बाउंड्रीज मतलब किसी बाउंड्री के बीच में फ्लो हो रही है। नेपाल और इंडिया के बाउंड्री के बीच में शारदा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, और दामोदर कहाँ पे? दामोदर यहाँ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने पढ़ी थी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो रिवर है मैंने आपको बताया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की ट्रांसबाउंड्री रिवर है। यहाँ पे हमने पढ़ी थी कौन सी? यहाँ पे हमने पढ़ी थी बैतरानी, ब्राह्मणी, यहाँ पे महानदी, और यहाँ पे थी कौन सी? वंशधारा। याद आ रहा है आपको? बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी और वंशधारा, और उसके ऊपर स्वर्ण रेखा और उसके ऊपर दामोदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईस्ट, 101 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनमें से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं? गोदावरी, तापी, कृष्णा या फिर नर्मदा? सही है। भूमिका, संदीप, अंजलि 95। अच्छा 95 स्कोर आया संदीप का, 92 सुरेश का। ओके 92 है मेघावत। ओके 97 नागेश। ओके अंजू भाई होंगे 135 दे। चलो अभी देखते हैं 125 है कि 135 है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारी नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नर। इसके पीछे का रीज़न क्या हमने देखा था, जो डेक्कन प्लेट्यू है जो ट्रायंगुलर शेप का है वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है इसलिए। ठीक है, तो नर्मदा और तापी लेकिन वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ये वेस्ट की तरफ क्यों जाती हैं? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में है, क्योंकि इनकी रिफ्ट पहले से ही बनी हुई है, घाटी बनी हुई है, तो वो लेफ्ट की मतलब वेस्ट की ओर फ्लो करती है। और दामोदर भी इसी तरह से जो है हमारी रिवर वो रिफ्ट वैली में ही फ्लो होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट की तरफ फ्लो होती है गोदावरी एंड कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स इज प्लेस्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द पेनिनसुलर रिवर? तो नॉर्थ से साउथ के सही ऑर्डर में कौन सी रिवर है? तो महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन कावेरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। महानदी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज लिख दीजिए इसकी जल्दी से कमेंट में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की आगे देखेंगे। तो महानदी की हमारी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ओंग, जौंक, तेल, ठीक है, हंसदेव, मांड, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? महानदी की। अच्छा नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी बताइए। हमने कुछ याद करी थी नर्मदा रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज, किस तरह से याद करी थी आपको याद आना चाहिए ना। तवा है ना, शक्कर, कुछ याद आ रहा है आपको? डाल दो, हाँ कुछ याद आ रहा है आपको? जल्दी से बताइए। द कावेरी रिवर कावेरी रिवर फॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर अभी तो आपने बताया था सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका होता है? गोदावरी का होता है। यहाँ पे तो कावेरी दे दिया क्वेश्चन में, DDA ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या बोलूँ, ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली MPPCS में आया था, मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें क्वेश्चन में लिखा था, आंसर नहीं पूछा, क्वेश्चन में लिखा था, और इसने शायद क्वेश्चन नहीं पूछा था कि किस रिवर का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, और उसमें आंसर गोदावरी था। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूटेड रहती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत है ना। तो बट ध्यान रखना गोदावरी का ही है, यूजुअली हम सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन मानते हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया तो ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किस किस स्टेट में फ्लो होती है कावेरी रिवर। तो हमें पता है कावेरी जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है? कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में पड़ती है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ठीक है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है हमारी कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर यहाँ से निकल के कहाँ से? कर्नाटक से तमिलनाडु में सीधे चली जाती है और डेल्टा बना देती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियाँ, तो हमने पढ़ा था कि जिस भी रिवर का नाम नी या ती से खत्म हो रहा होगा वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी। काबिनी, भवानी, हेमवती और अमरावती,
इंद्रवती जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, बस इतना ध्यान रखना, वो एक एक्सेप्शन है, ती से खत्म हो रहा है, लेकिन कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। नर्मदा की अगर बात करें, आगे जगह है क्या? नर्मदा की अगर बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इसकी ट्रिब्यूटरी की बंजर तवा है, ठीक है, बंजर तवा है, यानी तवा में कुछ पड़ा नहीं हुआ है, तो उसमें शक्कर डाल दो, शक्कर डालो, डालों से हमने पढ़ा था हालो, ठीक है, हालो। तो ये इसकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। और भी हैं, जैसे बुढ़नेर है और दूधी है, कोलार है और सांग है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई एक ट्रिब्यूटरी आपकी पक्का दी रहेगी क्वेश्चन में, ठीक। कावेरी की भी ट्रिब्यूटरी देख ली, उसका ओरिजिन देख लिया, उसका बेसिन देख लिया, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र? देखो बेसिन नहीं देखा है, ये मैंने बताया कि रिवर कहाँ पे, अभी चलो बताता हूँ क्या होता है डिफरेंस बेसिन और। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग एफआरबी के रेगुलर लेक्चर्स में रेगुलर थे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा अभी। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र? गोदावरी, यमुना, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो यमुना तो उत्तराखंड में हमने देखा था बंदरपुंछ रेंज से, नर्मदा तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, ठीक है। एंड तापी निकलती है नर्मदा जो आपका मध्य प्रदेश में बैतूल प्लेट्यू पड़ता है, बैतूल से, वहाँ से निकलती है तापी या फिर ताप्ती। आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? GT हमने याद किया था, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, तो सॉरी त्र्यंबकेश्वर जगह पड़ती है, नॉट प्लेट्यू, त्र्यंबकेश्वर जगह पड़ती है वेस्टर्न घाट में, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ से निकलती है ये, जो कि कहाँ पे पड़ता है? नासिक, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से, वहाँ से निकलती है गोदावरी रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने किस तरह से याद की थी? वर्ल्ड वॉर करके याद किया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 इस तरह से ना, वर्ल्ड वॉर याद किया था, वर्ल्ड वॉर 1 याद किया था, देन पर पौआ पर्सन एंड MS, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, पूर्णा, प्राणहिता और पेनगंगा, मांजरा, सबरी। याद हो गए सब? वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, ठीक है, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मांजरा, सबरी। वर्ल्ड वॉर 1 पर पौआ पर्सन MS स्वामीनाथन या फिर MS सुब्बुलक्ष्मी। अब देखो यहाँ पे, ये है हमारी गोदावरी रिवर, ठीक है, महाराष्ट्र नासिक से निकल रही, महाराष्ट्र, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसमें मार्क नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से जाती है। लेकिन इसकी पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, देख रहे हो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है ये, ठीक है। देन इसके मांजरा हो गई, सबरी नीचे से आ रही हैं। तो बेसिन का मतलब होता है वो रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी सब मिला के उसको बेसिन बोलते हैं। तो ये गोदावरी तो जा तो सिर्फ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में ही है, लेकिन इसका पूरा बेसिन MP तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ में भी इसका बेसिन देखने को मिलेगा। समझिए, बेसिन का मतलब है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज का भी हम कोर्स को, रास्ते को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि अभी कृष्णा रिवर की बात, जैसे कृष्णा की बात कर लेते हैं, तो जो कृष्णा निकलती है वो महाबलेश्वर से निकलती है, अगेन महाराष्ट्र से ही निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकली, कर्नाटक में गई, कर्नाटक में जाने के बाद ये अगेन आंध्रा में जाके क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है। और गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टा, इसी के बीच में कोलेरू लेक पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। ये पुलिकट लेक है जो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। लेकिन इसका बेसिन देखिए, भीमा, यहाँ पे तुंगभद्रा, तो ये इसका बेसिन जो है वो फैला हुआ है ऊपर नीचे तक भी, तो इसको पूरा बेसिन बोलते हैं। कृष्णा रिवर की अगर हम ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ पे देखिए कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरल? तो तमिलनाडु तो बहुत नीचे है, केरल भी बहुत नीचे है, उड़ीसा बहुत ऊपर है, वहाँ तक तो जाती नहीं है, कर्नाटक तक। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हमने किस तरह से याद की थी कि भीम, तू, मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, माल के रूप में दूध आया उसको रिसीव करो ना। तो भीम से भीम रिवर, तुंगभद्रा, मूसी रिवर हैदराबाद इसी के तट पे स्थित है, हमने देखा था, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, वो सिचुएटेड थी। को से कोयना रिवर, जो कि जिसपे कोयना डैम भी बना हुआ है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। घाट से घाट प्रभा, माल से माल प्रभा और दूध से दूध गंगा। वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? भ्रंश घाटी से हमारी 3 रिवर है, नर्मदा, तापी और दामोदर, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णा, मांजरा, प्राणहिता ट्रिब्यूटरीज, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी आपको ट्रिब्यूटरीज पूछेगा पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पक्का एक से तो ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज ही लिख के देगा वो ऑप्शन में। तो पूर्णा, मांजरा सब किसकी हैं? गोदावरी के, ऑप्शन नंबर A 108। क्या चीज़?
चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट रिवर्स विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। ये रूपेन रिवर है, ऐसे लोनी भी है और रूपेन भी है, दोनों ही डेजर्ट में लॉस हो जाती हैं। अच्छा, मैंने अब मुझे याद आ रहा है, मैंने आपसे पूछा था साबरमती के तट पे कौन सा हमारा सिटी लोकेटेड है, तो साबरमती के तट पे हमारा अहमदाबाद। और ज़रा बताइए कि जो तापी नदी है उसके तट पे कौन है, तो तापी के तट पे ध्यान रखना सूरत खराब हो जाती है तपती धूप में, ठीक है, तपती। और नर्मदा नदी के तट पे स्थित है हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा सिटी, जबलपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 109। आइडेंटिफाई द डैम दैट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। कौन सा बांध है जो दक्षिण भारत में स्थित है, तिलैया, गांधी सागर, रिहांद या फिर मेट्टूर। तो तिलैया डैम तो आपका झारखंड में है। याद करो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में जो स्टार्ट हुआ था, जो दामोदर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर लोकेटेड है। गांधी सागर अभी देख के आए हैं, किस रिवर पे, चंबल पे, किस स्टेट में है, एमपी में है। रिहांद डैम है, ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद, उस पर कंस्ट्रक्टेड है, उत्तर प्रदेश में है। और ये इसकी वजह से सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक भी बनता है यूपी में, उसका नाम बताइए। मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है और ये है आपका साउथ इंडिया। और किस स्टेट में है साउथ इंडिया का, ये बताइए। और रिहांद की वजह से बनता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। और ये मेट्टूर है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 110। मेट्टूर डैम किस रिवर पे, कावेरी पे, सिंपल। और वैगई हमारी सबसे सदर्न मोस्ट रिवर है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे महानदी है, ये गोदावरी यहाँ से निकलती है, कृष्णा यहीं से निकलती है, कावेरी निकलती है। और यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की छोटी सी रिवर है पेन्नर, ध्यान रखना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। और यहाँ पे वैगई, ठीक है। पेरियार और पेन्नर अलग हैं, केरल की रिवर है पेरियार और भरतफूजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 111। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड। कौन सा डैम जो बांध है वो झारखंड में है। कोयना अभी मैंने बताया, जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है कोयना, उस पर लोकेटेड है महाराष्ट्र में। मैथॉन तिलैया डैम, ये सब आपके झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रिवर पे है ये, जरा रिवर का नाम बताइए। मेट्टूर अभी देखा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा रिवर पे है आपका, मेनली गुजरात में। और मैथॉन आपका बड़ाकर रिवर पे, बड़ाकर रिवर दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। 112। अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बताइए। ब्रह्मपुत्र, इंडस की देख ली थी, गंगा की देख ली थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं देखी थी। तभी हम सोचे ब्रह्मपुत्र रो कह रही है, बगल में बैठी है ना, तो रो रही है, बोल रही है हमारी ट्रिब्यूटरीज नहीं करवाई, तो कर लेते हैं इसकी भी। डायमर बादशाह डैम, ये पाकिस्तान कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये इंडस पे, ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी नेशनल रिवर है वहीं पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इस तरह से आती है, एक तो दिहांग ज्वाइन करती है यहाँ से, और लोधा याद किया था, लोहित, धानसारी, ये क्या है, ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, लेफ्ट बैंक। बाकी राइट बैंक है सारी, कौन कौन सी, तीस्ता है यहाँ पे, मानस है, ठीक है, तीस्ता है, मानस है, कामेंग है, ठीक है, कामेंग है, सुबनसारी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। और ये कौन सी है, ये है दिबांग, इसका नाम है दिहांग, इंडिया अरुणाचल, लेकिन दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं, भोजताल, फॉर्मरली नोन एज अपर लेक, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भोजताल, ये भोजताल जो है राजा भोज के नाम पे पड़ा इसका नाम, बिकॉज ये माना जाता है राजा भोज ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, इसलिए माना गया था उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये परमार डायनेस्टी के वन ऑफ द लार्जेस्ट रूलर थे। ये इनके पीछे की एक स्टोरी है कि भाई ये बीमार हो गए थे, तो एक पंडित जी कोई भी आए तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कितने सारे नदियों को मिला के एक लेक का निर्माण करो, उससे नहाओ तो ये तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। तो फिर इसीलिए उन्होंने भोजताली जो लेक बनवाया था, और इन्हीं के नाम पे ही भोपाल का नाम भी पड़ा, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, वूलर, बारापानी, डल या फिर लोकटक। परमार डायनेस्टी कौन है सर, तुमको नहीं पता परमार डायनेस्टी कौन है? गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़े थे कि नहीं, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तो बस उन्हीं गुर्जर प्रतिहार से ही मतलब ये छोटे छोटे डायनेस्टीज निकली थी, जैसे चौहान डायनेस्टी हो गई, राठौर डायनेस्टी, सिसोदिया, परमार। तो परमार जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू में ये डायनेस्टी रूल करती थी, परमार डायनेस्टी,
ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में धार जो जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में वहाँ पे। खैर यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? द आंसर वुड बी लोकटक लेक। तो कहाँ पे है? मणिपुर में। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं बना, वूलर लेक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। लोकटक नहीं होगा आंसर, ठीक है। वूलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से आप इसको ऐसे रिकॉल कर या ऐसे याद कर सकते हैं कि यहीं पे तो हमारा सब मिलन हुआ था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी यहीं पे तो हुई, ठीक है। लोकटक लेक तो आपका मणिपुर में है, ठीक है। बारह पानी लेक कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में, जिसको कि उमियाम लेक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को ही हम उमियाम लेक के नाम से जानते हैं। एंड डल भी आपका कहाँ पे? डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। और वुलर लेक को झेलम ही अपना रिवर वाटर फीड करती है। झेलम के बैंक्स पे श्रीनगर सिचुएटेड है। एंड कमेंट में आप बताएंगे मुझे इंडिया में एक क्रेटर लेक है, उसका नाम बताएंगे। और सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा? ब्रैकिश वाटर, चिलिका लेक उड़ीसा में। सबसे सॉल्टी वाटर किसका है? सांबर लेक का, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। वूलर मैंने आपको दिखाया था, सॉरी कोल्लेरू अभी मैंने दिखाया था, गोदावरी कृष्णा के बीच में, आंध्र प्रदेश में है। एंड देन पुलिकट तमिलनाडु और आंध्रा के बीच बॉर्डर पे है वो। और हमारे केरल में भी एक हमने लेक पढ़े थे, केरल में हमने अष्टमुडी लेक पढ़ा, हमने यहाँ पे वेम्बानद लेक पढ़ा। और यहाँ पे जो बैक वाटर्स हैं उनको, केरल के बैक वाटर्स को हम किस नाम से जानते हैं? ज़रा बताइए, जो नाम के से स्टार्ट होता है। तो जो केरल के बैक वाटर्स हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कयाल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो मैं क्रेटर लेक की बात कर रहा था, दैट इज़ लोनार झील है महाराष्ट्र में। ये माना जाता है क्रेटर, एक मेटेओराइट का इम्पैक्ट हुआ था, उसकी वजह से ये लेक क्रिएट हुआ। इनकरेक्ट कौन सा है? मॉनसून पे अब आ चुके हैं। तो अब आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। अब आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वयनाड लेक भी यहीं पे है, बिल्कुल। यहीं पे आपकी बोट रेस भी होती है, नेहरू बोट ट्रॉफी। चलिए भाई, तो इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉनसून क्या है यहाँ पे सही आंसर? बताइए। स्टेटमेंट वाला है, पढ़िए, आंसर दीजिए। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने पढ़ा था ये इंडिया है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के ईस्ट में मेडागास्कर है। मेडागास्कर के यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और मैंने बताया था उसके पीछे का रीज़न, वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट आते हैं, इस वजह से। साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लोज ओवर वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो भी हमने पीछे देखा था, वो जब क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स विंड को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। और क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्ड हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर है गर्मी की वजह से, तो यहाँ पे हाई से लो की तरफ विंड अट्रैक्ट होती हैं। और यहाँ पे ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उसका भी रोल होता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही अच्छा मानसून आता है, ठीक है। तो ये भी सही है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती एंड डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। तो हमने देखा था, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? अल नीनो के नाम से। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका डार्विन है, यहाँ पे आपका तहीती है। इसके बीच के प्रेशर के डिफरेंस को निकालेंगे, तहीती और डार्विन को। अगर नेगेटिव होगा तो वो अल नीनो वाला साल है, अगर पॉजिटिव है तो वो ला नीना है, ठीक है। तो ये सही है आपका। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज अकर ड्यू टू विथड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज का लेना देना रिट्रीट ऑफ मानसून से नहीं है। ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं, इनको विंटर के टाइम पे जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं, जेट धाराएं लेके आती हैं, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ मानसून सितंबर अक्टूबर के टाइम पे होता है यहाँ से, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा मानसून रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून, उसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। Which of the following India experiences heavy rainfall during the monsoon season typically lasting from June to September? तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है इंडिया में? सबसे पहले, जैसे अभी यहीं पे एंटर कर चुका है अभी 2 दिन पहले ही, एंड दैट इज़ केरल। फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करता है, लेकिन इस बार थोड़ा 3-4 दिन पहले ही आ गया।
तो वेस्टर्न घाट में, और खासकर वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में दबा के रेनफॉल होती है। और क्यों होता है ये आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से। थार डेजर्ट तो डेजर्ट है, यहाँ कहाँ ही रेनफॉल आती है, और क्यों नहीं आती, बिकॉज हमें पता है क्यों नहीं आती है। हमें पता है, क्या पता है हमें, कुछ नहीं पता क्या पता है हमें, तो हमें ये पता है कि यहाँ से जो आती है अरेबियन सी की ब्रांच, वो एक अरेबियन सी की ब्रांच तो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में खूब बारिश करती है। एक नर्मदा वैली के अलॉन्ग निकल जाती है, और एक जो जाती है वो अरावलीज के पैरेलली निकल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अरावली के यहाँ पे वेस्टर्न साइड में बारिश नहीं होती है। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बारिश करेगी, देन यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा यहाँ पे बारिश करेगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, खासी हिल्स में जो मोहसिन राम प्लेस पड़ती है, वो सबसे वेटेस्ट प्लेस है अर्थ में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं रिकॉर्ड होती है। एंड यहाँ से इस तरह से डिफ्लेक्ट करती हैं। पंजाब प्लेन्स में ये दोनों ब्रांच मिलती हैं, बे अरेबियन सी के ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल के ब्रांच, दोनों पंजाब प्लेन से मीट करेंगी। जब यहाँ पे आएगी तो अरावली इसको रोक लेगी, तो थार डेजर्ट एकदम डेजर्ट रह जाता है, सूखा रह जाता है। और जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कोरोमंडल तट है, ये भी समर्स में ड्राई रह जाता है। समर्स के टाइम पे रेनफॉल नहीं होती है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून आया है, साउथ वेस्ट जो मानसून आया है, इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज ये रेन शैडो एरिया में है। तो अभी जो मैंने आपसे पूछा था वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में क्यों बारिश होती है, बिकॉज यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो इस तरह से रेनफॉल होती है। यहाँ पे होती है आपकी विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो पूरी बारिश एक ही साइड हो जाती है, वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड बारिश नहीं हो पाती है, इसी को हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। तो जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून के रेन शैडो एरिया में लोकेटेड है। जब हमारा मानसून वापस आएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून। इसकी वजह से कोरोमंडल तट में बारिश होगी सर्दियों के टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे कोरोमंडल तट पे, दैट इज तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में, विंटर्स दैट इज अक्टूबर नवंबर के टाइम पे रेनफॉल होती है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। इज दैट क्लियर? यहाँ समर ड्राई रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून, बताइए जल्दी से। तो मानसून रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम। बिल्कुल, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो इसको अफेक्ट करती हैं, ना कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। मानसून रेनफॉल इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। येस इट इज़। हिमालयस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून रेनफॉल। बिल्कुल, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हिमालय क्या करते हैं, मानसून को उधर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो हिमालय का जो उधर वाला साइड है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। मानसून रेनफॉल इज नॉट अफेक्टेड बाई रिलीफ फीचर। गलत है यार, क्यों नहीं अफेक्टेड? हिमालय रिलीफ फीचर ही तो है, इफेक्ट ना हो रहा है। वेस्टर्न घाट रिलीफ फीचर ही तो है, इफेक्ट ना हो रहा मानसून। यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है, यहाँ पे इस साइड में वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में बारिश नहीं हो रहा है। बिल्कुल इफेक्ट होता है। 118 द प्री मानसून शावर्स आर नोन एज डैश इन केरला एंड कर्नाटका। तो प्री मानसून शावर्स को, और एक चीज़ कि किस डेट को इंडिया मानसून एंटर करता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, और 15 जुलाई तक ध्यान रखना, पूरे उसमें फैल जाता है इंडिया में मिड जुलाई तक। और मीट कहाँ पे करती हैं दोनों ब्रांचेस आपकी पंजाब प्लेन से मीट करती हैं। ठीक है, प्री मानसून शावर्स, इनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि नॉर वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? नॉर वेस्टर्स के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इलाकों में, जहाँ पे इनके दो नाम हैं। एक तो काल बैसाखी, कहाँ पे ज़रा बताएंगे कमेंट में, और एक है आपका बरदौली चीरा, ये कहाँ पे, ये भी बताएंगे। तो मैंगो शावर्स के नाम से जाने जाते हैं, मैंगो शावर्स या फिर ब्लॉसम शावर्स साउथ इंडिया में। कॉफ़ी फ्लावर की ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं, और मैंगो की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करते हैं ये। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, और बरदौली चीरहा कहाँ पे, असम एंड बांग्लादेश। जूट और टी के लिए फेवरेबल रहती हैं ये बरदौली, ये नॉर्थ वेस्टर्स हमारे। ठीक है,
अल नीनो रेफर्स टू, अल नीनो का मतलब क्या है? तो अल नीनो अभी मैंने बताया अल नीनो क्या होता है। तो अल नीनो में ये होता है कि जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, एक सेकेंड, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे डार्विन है, ये साउथ अमेरिका, यहाँ तहीती है। होता यूजुअली क्या है, यहाँ से वार्म वाटर डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ खूब बारिश होती है। यहाँ पे आपका पेरू हम्बोल्ट करंट होता है, कोल्ड ओशन करंट होता है, क्योंकि यहाँ से वार्म वाटर डिस्प्लेस हो गया, उसकी वजह से ठंडा पानी नीचे ऊपर राइज, मतलब नीचे से ऊपर राइज करेगा। फाइटोप्लैंक्टन ऊपर, उसके पीछे जू प्लैंक्टन, उसके पीछे स्मॉल फिशेस, उसके पीछे बिग फिशेस। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री खूब फ्लरिश करती है नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन कभी कभी ट्रेड विंड्स फीकी पड़ जाती हैं। क्यों फीकी पड़ती है, इसके पीछे साइंटिस्ट भी अभी तक ढंग से नहीं बता पाए क्यों फीकी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये रिवर्स मार जाता है और पानी यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अपवेलिंग जोन बन रहा था वो नहीं बनता, जिसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्री हैम्पर होती है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती है, इंडिया में बारिश नहीं होती है। इसको बोलते हैं अल नीनो। जहाँ पे इंडिया में डिलेड मानसून आता है, देर से आता है, और बहुत फीका आता है, बहुत कम आता है। तो ये एक तरह का हॉट वाटर करंट ही तो है जो इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। और इसका अल नीनो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल बॉय, चाइल्ड का, ये स्पेनिश टर्म है अल नीनो। ऐसे ला नीना होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल गर्ल, ये छोटी लड़की है, हमारे लिए जल्दी मानसून लेके आती है और अच्छा मानसून लेके आती है। ला नीना एकदम ऑपोजिट होता है अल नीनो का। तहीती और डार्विन के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट, ला नीना, है ना। तो बच्चियाँ अच्छी होती हैं, स्मॉल बॉय भी ख़राब होते हैं। इंडिया के लिए अगर मानसून की बात करें, ड्यूरिंग विच मंथ डू रिट्रीटिंग मानसून अकर इन इंडिया? भारत में लौटते हुए मानसून किस महीने में आते हैं, किस महीने में आते हैं? तो ये आते हैं आपके अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। और उस समय अक्टूबर, नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर हीट, एकदम चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिड हीट पड़ रही होती है। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि क्लियर स्काईज, जो स्काई होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से खूब एकदम चिपचिपी गर्मी पड़ती है, जिसको अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। क्लियर? 121, लास्ट के 5 क्वेश्चंस। कैसा फील कर रहे हैं आप, हैं पिछले 3.5 घंटे से पढ़ते पढ़ते? तो CWG क्या है? C का मतलब क्या होता है? वार्म टेम्परेट होता है। W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है, छोटा W मतलब विंटर ड्राई, और बड़ा W मतलब डेजर्ट। G का मतलब गंगा वैली। तो विंटर ड्राई कहाँ दिख रहा है तुमको? कहीं दिख रहा है? मॉनसून विथ ड्राई विंटर, खत्म। कोयप्पन भैया बोले कि देखो, पहले कोयप्पन जी ने हमारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ABCDE। ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, जो भी ट्रॉपिक्स में पड़ रही हैं जगह उनको हम ए से डिनोट करेंगे, ट्रॉपिकल, ठीक है। बी का मतलब होता है क्या? ड्राई होता है। सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, ठीक है, वार्म टेम्परेट। और डी का मतलब ड्राई मत कर देना। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और ई का मतलब क्या होता है? टुंड्रा टाइप। ये कहाँ देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में देखने को मिलता है, ठीक है। अब छोटे लेटर्स भी होते हैं, WSMF, विंटर ड्राई, समर ड्राई, मानसून, एंड इसमें का मतलब होता है खूब बारिश, यानी फुल बारिश, मानसून। ये सब पढ़ चुके हम लोग, लेकिन उंगलियां मैं घिस रहा हूँ अपनी, सो दैट तुम में से कोई ये कमेंट ना लिख दे, ये मास्टर कुछ लिखता नहीं है, बस बोलता रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो CWG था, तो एक्चुअल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ऊपर वाला तो वार्म टेम्परेट हो जाएगा, तो बस गंगा वैली यहीं पे CWG। इसके नीचे वाला जो है ये AW है, यहाँ पे AMW आ जाता है। कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं होती है समर में, समर ड्राई होता है, तो स्मॉल एस, क्योंकि ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, तो कैपिटल A स्मॉल एस आ जाएगा। यहाँ पे ET आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल में DFC आ जाता है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे अरावली के वेस्ट साइड में जहाँ पे थार डेजर्ट है ना, यहाँ पे कैपिटल B ड्राई, कैपिटल W डेजर्ट एकदम, और स्मॉल H, इतना भी डीप पे जाने की जरूरत नहीं, बस कैपिटल B कैपिटल W ध्यान रखना, वेस्ट ऑफ अरावली, ठीक। अगला क्वेश्चन 122 करिए जरा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से। द मानसून, द इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। बिल्कुल, तो ये साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है। और जो मानसून लौटता है, रिट्रीटिंग मानसून, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जो कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करता है। तो 2 हमारे मानसून होते हैं ब्रांचेस,
रिट्रीटिंग वाला इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल। तो जब मानसून लौटता है ना, तो मानसून जब लौटता है तो यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने सुना होगा कि जब मानसून जो हमारा लौटता है, जब मानसून जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड। और वो मैंने आपको बताया था क्योंकि अंडमान सी में क्या क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और वो लो प्रेशर ट्रैवल करके ऊपर की तरफ जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बारिश तो होती है नॉर्थ इंडिया में, यूपी वगैरह में, यहाँ पे स्नोफॉल तो होगी नहीं, स्नोफॉल ऊपर वाले इलाकों में होगी, ये भी सही है। अल नीनो इज नोन टू हैव एन एनहेंसिंग इफेक्ट ऑन द मानसून रेन्स, बिल्कुल गलत है। ठीक है, माना जाता है कि अल नीनो का भारतीय मानसून बारिश पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है लेकिन एनहेंसिंग इफेक्ट नहीं होता है, अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है इसमें इंडियन मानसून पे, डिलेड होता है और कम होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। 123 क्वेश्चन, मतलब देख रहे हो अब एकदम लास्ट में आ चुके हैं। 123, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द प्लेटो ऑफ मेघालय, सह्याद्री एंड द सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड्स ऑफ द नागपुर ग्रुप, सॉरी निकोबार ग्रुप, नागपुर, निकोबार ग्रुप। तो कौन सा भी देखने को मिलता है मेघालय वगैरह में? तो मेघालय हो गया, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड ही, ठीक है, एंड सेंट्रल एंड सदर्न निकोबार। तो मैंने आपको बताया था एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अरेबियन सी ब्रांच आती है, सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, देन सबसे पहले यहाँ पे स्ट्राइक करती है, देन ये यहाँ पे जाती है आपके करबी अंगलोंग प्लेटू में, गारो खासी जयंतिया में जो पहाड़ियाँ होती हैं नचा नचा के बारिश करवाती हैं इसको। तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन या फिर एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट हैं ये वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से, और इसके वेजिटेशन लिख दो जरा कमेंट में, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें किस किस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन यहाँ पे लिख दीजिए कमेंट में। तो 70 सेंटीमीटर से लेके जहाँ 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल होती है उसको हम डेसिडुअस बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा एरिया यही टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर करते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ 70 से 150 के बीच में हो, 150 रुपया देगा क्या, 150 सेंटीमीटर के बीच में ड्राई डेसिडुअस, और 150 से 200 के बीच में उसको मॉइस्ट डेसिडुअस बोलते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन ये माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं उसको लगे हाथ। तो माउंटेन फॉरेस्ट में हमने देखा था, माउंटेन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो माउंटेन में जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एक तो हिमालय में, दैट इज़ जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और एक साउथ इंडिया में, दैट इज़ वेस्टर्न घाट में जो देखने को मिलते हैं। तो हिमालय में हमने देखा था इसकी जो हिमालय की जो फीट है, इसके जो चरण है, इसके चरण वंदना कर रहे हैं कौन, डेसिडुअस, और वो भी कौन से, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 1000 से 2000 मीटर के बीच में कौन मिल रहा है भैया, वेट टेम्परेट मिल रहे हैं, ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने मिल रहे हैं। 2000 से 3500 ले लो, कहाँ क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अल्पाइन या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, कौन शेप के। और ऊपर आ जाओ भैया, 4000 मीटर पे ले लो भैया, यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे भैया मॉजेस लिचेंस देखने को मिलेंगे। टुंड्रा क्या है, पोल रीजन में जो वेजिटेशन होता है उसको टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। टुंड्रा के जस्ट यहाँ पे किनारे में टाइगा होता है, टाइगा, लेकिन टुंड्रा एकदम एक्सट्रीम में होता है, तो वैसा टाइप एकदम हाइट में देखने को मिलेगा। कॉनिफेरस में अगर बात करें तो सॉफ्ट वुड ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे देवदार, पाइन हो गया, है ना, पाइन, पीरो लाओ पैसे पाओ, याद आया उत्तराखंड वाली स्कीम, ठीक है, देवदार हो गया, पाइन हो गया, और क्या हो गया, और बहुत कुछ हो गया, और हो गया तुम्हारा स्प्रूस हो गया, ठीक है। और अगर बात करें वेट टेम्परेट में तो ओट बोलो, ओक, चेस्टनट, अच्छा आज मैंने ओट ही खाए थे ना तो इस वजह से हो लगता है ओट आ गया हुआ, ओट्स, चेस्टनट, ठीक है, चेस्टनट, ओक, चेस्टनट, ये ब्रॉड लीफ हमारे ट्रीज़ होते हैं जो ईस्टर्न हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं। अच्छा, साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में जो टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं शोला, ध्यान रखना बस एक टर्म, शोला क्या होते हैं, साउथ इंडिया के टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड्स। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो थॉर्नी वेजिटेशन, ये थॉर्नी है और कुछ नहीं है, टी मत हटा देना इससे। तो आंसर क्या होगा इसका, थॉर्नी वेजिटेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम की होती है। और यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ ग्रास ग्रो करती है, तो सॉकी ग्रास ग्रो करती है। और इंडिया का जरा फॉरेस्ट कवर बता दीजिए कि भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है प्रेजेंटली, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा लॉस किसने किया, सबसे ज़्यादा गेन किसने किया, ये सारी चीज़ें जो बताएगा उसके लिए मैं 123 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा आज जाके मंदिर में। जल्दी से बताओ और कुछ। मैंने आपसे वेजिटेशन पूछा था एवरग्रीन में, तो एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड, सैंडलवुड होगा डेसिडुअस में, ध्यान रखना, ठीक है। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड और
एपी हाइट्स देखने को मिलते हैं एवरग्रीन में। एवरग्रीन में चलो अब ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, आगे भी कुछ होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा? क्या पूछा था मैंने, कुछ पूछा था ना मैंने यहाँ पे आपसे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम? आई एम स्ट्रगलिंग विद मैथ्स, प्लीज समवन सजेस्ट मी। कानपुर नाइट शिफ्ट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ यहाँ पे? सही आंसर होगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में तो एवरग्रीन होगा, वेस्ट बंगाल में भी तो सेमी एवरग्रीन और डेसिडुअस टाइप फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हाँ, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो है, अब फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रैटिफाइड होते हैं, स्टेटा में होते हैं, लेयर्स में होते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट की कंपटीशन चल रही है यहाँ पे। श्रब्स, झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी और झाड़ भी, बड़े बड़े पहाड़ जैसे पेड़ भी देखने को मिलेंगे। तो वेल स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्स के फॉर्म में। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ये इसके जो पेड़ होते हैं वो अपने एक साथ सारी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं, टाइम टाइम पे एक साथ करके नहीं झाड़ते, टाइम टाइम पे से झाड़ते हैं, इसलिए हमेशा ग्रीन टाइप अपीयर होते हैं। सही है, सही है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, ना कि 150 से कम की। सॉयल पे अब क्वेश्चन बढ़ने से पहले ISFR डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बाई ईनेल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है, पिछली 2023 में आई थी। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, एरिया के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में मिजोरम में है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला? आंध्रा में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ नोटिस किया। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ किसने नोटिस किया? अरुणाचल ने नोटिस किया। है कितना? 24.62% है। टारगेट कितने का है? 33% का टारगेट रख रखा है। क्लियर है? आंध्रा सबसे ज़्यादा इंक्रीज़, अरुणाचल सबसे ज़्यादा डिक्रीज़, MP सबसे ज़्यादा एरिया के टर्म्स में, सेकंड नंबर पर अरुणाचल है। परसेंटेज के टर्म्स में मिजोरम सबसे नंबर पे और अगेन सेकंड नंबर पर अरुणाचल है, जिसने सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ नोटिस किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 126, अच्छा 125 से आगे हैं क्या? कोई नहीं, बस 5 क्वेश्चन और होंगे मुश्किल से, ठीक है, कर लो। सर क्या SSC वाले बच्चों को एफकैट का फुल फॉर्म फिल करना चाहिए? कर दो यार, अगर अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि फ़ीस तो थोड़ी सी यार महंगी कर दी इन लोगों ने पिछली बार से, ठीक है। अरे मम्मी डांट रही है। चलो। सर मैं स्नान करके आ गया। अच्छा, मिशन SSC 2025 का मिशन है ना, इसलिए तुम स्नान कर सकते हो। अभी 2024 का मिशन होता तो स्नान ना कर पाते। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा कौन सा? डेक्कन ट्रैप हमने देखा था। ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसका ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, जो कि लावा के डिपोजिशन की वजह से बनती है। इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी इम्परमिएबल सॉइल होती है, यानी वाटर जल्दी से परकोलेट नहीं करता है, इम्परमिएबल सॉइल होती है। ये स्टिकी हो जाती है जब वेट होती है, और ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सॉइल है। और कॉटन को कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है बताएंगे। इंडिया के 15% एरिया में ब्लैक सॉइल फैली हुई है। बाई विच प्रोसेस water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts? किस प्रक्रिया द्वारा पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी के क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, डिकम्पोजिशन या फिर ह्यूमिफिकेशन? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये होगा लीचिंग, जिसको निच्छलन प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसी से हमारी कौन सी सॉइल बनती है? याद आ रहा है आपको? L से लीचिंग और L से कौन सी सॉइल मैंने आपको बताई थी, जल्दी से बताइए। तो लीचिंग में क्या होता है? इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल? ठीक है, अब बताओ। तो ये वही सॉइल है जिसकी यहाँ पे मैंने बात की थी, लैटेराइट सॉइल, ठीक है, लीचिंग से बनती है। तो रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। बिल्कुल, हमने कल ही ये टॉपिक पढ़ा है लैटेराइट सॉइल के बारे में, कि कैशिव नट यानी कि जो काजू है और जो कॉफ़ी है, उसके कल्टीवेशन के लिए क्या हुई? आई कैन अफोर्ड फीस सर बट आफ्टर पेपर क्वालिफाइड कैन यू टीच मोर फॉर इंटरव्यू? है इंटरव्यू? अच्छा, उसके लिए नहीं भाई, AFSP तो हम न क्लियर करवा पाएंगे तुम्हारा। इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो कैशिव नट और कॉफ़ी,
के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। दे आर जनरली रिच इन ह्यूमस, गलत बात है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है, डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है। जो हमारा डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं तो उसमें जब चींटी और ये फंगस और बैक्टीरिया सब काम करते हैं तो उसको एकदम डार्क एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने सॉइल के डिफरेंट हॉराइजन्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। याद आ रहा है? कल ही मैंने आपको बताया था, ये सी, ये बी और ये ए है ना। तो ये सी क्या है? ये होता है पेरेंट रॉक ना, बिकॉज रॉक के फॉर्मेशन, रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो रॉक के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, टाइम। ठीक है, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कल वाले उसमें शायद रिलीफ फीचर नहीं था ना, तो रिलीफ फीचर भी ऐड कर लेना उसमें। और बी में सब सॉयल है, ये थोड़ी सी वेदर्ड रॉक है। ए क्या है? टॉप सॉयल है। और कुछ मिट्टी होती है जिनमें एक और लेयर होती है पतली सी, जिसको बोलते हैं ओ लेयर, ऑर्गेनिक लेयर होती है। और जिसमें भी होती है वो अच्छी होती है। ह्यूमस जिस भी सॉइल में होगा अच्छी होगी, तो इसमें ह्यूमस नहीं होता है। आप ये मान लो जितनी भी इंडियन सॉइल है, एलुवियल ले लो, रेड ले लो, लेटराइट ले लो, ब्लैक ले लो, किसी में ह्यूमस नहीं है। ठीक, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। और एक चीज़, ब्लैक में भी आपका ह्यूमस नहीं है, ध्यान रखना। ब्लैक में लेकिन रिच होती है ये किसमें? इन लाइम, आयरन, एल्यूमिना, इन सब में। ठीक है, द सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। येस इट इज़। द लैटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, सही है। गलत पूछा था आपसे, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट आपको बताना कौन सी सॉइल होती है जो हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है? कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है? अभी पूछा था मैंने आपसे, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन को। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इन, चलो तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कौन सी सॉइल को लो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो लो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है रेड सॉइल को, जिसमें अगर पानी पड़ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस कलर में? रेड सॉइल कहाँ देखने को मिलती है लो रेनफॉल? जैसे कि पीडमॉन्ट जोन, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, यहाँ पे आंध्रा में देखने को मिलेगी रेड सॉइल। और H2O की अगर बात करें, जब H2O पड़ जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। 130 विच अमंग द फॉलोइंग, अब मैं बताता हूँ, मतलब 135 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, घबराना नहीं कि सर कहाँ तक खींचे ले जाएंगे। मैंने पहले ही शुरुआत में बोला था आपको कि 135 क्वेश्चन है। ठीक है, 135, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन में आ चुके हम लोग। चलो भाई, तो विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? वीट, राइस, बार्ले, फिर मस्टर्ड। खरीफ क्या होता है? खरीफ एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है। इसको मॉनसून क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। बुआई जुलाई के टाइम पे होती है। कटाई कब होती है? कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। तो वीट जो होती है वो राबी क्रॉप होती है, जो कि इसको विंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं। इनकी बुआई होती है अक्टूबर के टाइम पे, कटाई होती है अप्रैल के टाइम पे। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो लिन सीड, रेप सीड, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड हो गया, पीज हो गए जो मटर हो गया। ठीक है, ये सब राबी है। खरीफ की अगर बात करें तो राइस हो गया खरीफ। इसके अलावा सोयाबीन हो गया खरीफ। ग्राउंड नट यानी कि जो मूंगफली होती है वो हो गया। ठीक है, ग्राउंड नट जो भी कपास पढ़ रहे थे दैट इज़ कॉटन, वो भी होती है आपकी। बार्ले राबी होती है। मस्टर्ड अभी बताया मैंने, राबी होती है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है जिसको बोलते हैं जायद। ठीक है, तो जायद की अगर बात करें तो मई जून के टाइम पे जो हमारी, जैसे मई जून के टाइम पे जो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है वो जायद का होता है। इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो फॉडर क्रॉप्स, जो चारा वाली क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजीज जो होते हैं, वेजिटेबल, वो जायद क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग ग्रो करते हैं। 131 मिनरल के क्वेश्चन है, बिकॉज मिनरल हम लोगों ने पढ़ा नहीं था तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अच्छे से इसको कर लेंगे। जैद वाटरमेलन बिल्कुल सही है। भानिता कलीटा, ओके ठीक है, सही है। चलो तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल इज़ नॉट करेक्ट? एंथ्रेसाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। यस इट इज़। इसमें जो कार्बन का, अब कोल अच्छी वैरायटी का वही माना जाता है जिसमें कार्बन कंटेंट खूब ज़्यादा हो एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड सल्फर कंटेंट जितना कम हो। तो इसमें 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रेसाइट में। ठीक है, मैं और बताया तो यहाँ पे आपको, चलो बाद में बिल्ड करते हैं। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बाइटुमिनस कोल। यस, एंड जो बाइटुमिनस होता है ना, वो एंथ्रेसाइट के बाद सबसे अच्छा ग्रेड का कोल होता है। इसमें 80 to 90% कार्बन का कंटेंट होता है। और इन्हीं दोनों को ही हम मेटलर्जिकल कोल, ठीक है, मेटलर्जिकल कोल के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम
कोकिंग कोल के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं, क्या आपको पता ही है? बरीड सनशाइन, क्यों? क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब डेथ हो, जो हम लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं, वो इसी को खाते हैं, है कि नहीं? प्लांट पेड़ पौधों को खाते हैं। तो जब हम मरते हैं या फिर प्लांट पौधे मरते हैं तो सब मिट्टी मिल जाते हैं, उसके बाद नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं। तो वो एक तरह की सनशाइन को ही तो कैप्चर किया था, सनलाइट को प्लांट्स ने, तो वो दब गई और वो फिर से अब एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है। तो इट इज़ कोल इज़ ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन। लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, बिल्कुल सही है। सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल ना। मेटलर्जिकल कोल अभी मैंने बताया एंथ्रेसाइट और बाइटुमिनस होता है, ना कि लिग्नाइट। और सबसे रद्दाड़ा टाइप का जो कोल होता है वो होता है पीट। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में आपको एक और ग्रेड ऑफ कोल जिसको हम टर्शरी कोल के नाम से जानते हैं वो मिलता है, टर्शरी कोल, ठीक है। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और बॉक्साइट किस मेटल की ओर है ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया में अगर बात करेंगे तो इट इज़ ओडिशा। आयरन के मामले में भी ओडिशा टॉप पे प्रोडक्शन में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। आगे बढ़ते हैं। द कोलार गोल्ड फील्ड, द थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कोलार गोल्ड फील्ड ऑल्सो नोन एज KGF इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। लाइव टेस्ट में एरर आ रहा है। अच्छा एरर आ रहा है क्या? अभी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोलार गोल्ड फील्ड जिनको KGF के नाम से जानते हैं कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कर्नाटक में हमारी एक और गोल्ड माइन है जिनको हम हुट्टी गोल्ड माइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हुट्टी और कोलार कहाँ पे? कर्नाटक में है। और कर्नाटक टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का इंडिया में। मैच द कॉलम, कॉलम आपको मैच कराना। और अच्छा ये बताइए इंडिया में डायमंड कहाँ मिलते हैं? बताइए, लास्ट क्वेश्चन, चलो हम देखेंगे अभी। इंडिया में डायमंड कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एकमात्र साइट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। एल्यूमिनियम सॉरी मिका आपका एक नॉन मेटल है। कोल और कॉपर। तो कोल तो आपको झरिया जो झारखंड में जो पड़ता है, झारखंड में वहाँ पे देखने मिलेगा। तो इसका तो 4 हो जाएगा विद नो डाउट, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा, यानी कि बी या सी में अंतर कोई आंसर होगा। कॉपर की अगर हम माइंस देखें तो ये एक तो मलज खंड है मध्य प्रदेश में, मलज खंड है मध्य प्रदेश में। और एक खेतड़ी माइंस है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब राजस्थान में अगर बात करें लोहार दागा, तो ये है लोहार दागा, भीलवाड़ा, झरिया, झुंझुनू। तो लोहार दागा तो आपका झारखंड में है, तो डी का तो 1 नहीं होगा, है ना। तो डी का 3 होगा फिर, ठीक है, क्योंकि यही झुंझुनू आपका राजस्थान में। वैसे भीलवाड़ा भी है लेकिन क्योंकि ये 3 या 1 में होगा कोई, और 1 तो होगा नहीं क्योंकि वो झारखंड में है, तो 3 वाला होगा, वैसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 B2 C4 D3 दैट इज़ बॉक्साइट आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? लोहार दागा, ठीक है। और मिक्का कहाँ पे देखने को मिलेगा? भीलवाड़ा राजस्थान में। एंड कॉपर मैंने आपको बता दिया झुंझुनू राजस्थान। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कौन सा? और डायमंड मैंने पूछा था, डायमंड ये आपको मध्य प्रदेश की जो पन्ना है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और डायमंड जरा बताइए, डायमंड इतना स्पार्कल क्यों करता है, चमकता क्यों है डायमंड इतना? एंड द लास्ट क्वेश्चन, here we go, 135, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान करें जहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। अब तो बैटरी ने भी साथ छोड़ दिया, थोड़ा जल्दी कीजिए। तुम्हारा ऋतु एक्स, तुम्हारा कमेंट हमेशा कुछ ऐसा ही रहता है, हम जा रहे हैं जल्दी छोड़ दीजिए। तो भाई आए मत करो पढ़ने, अगर इतना ही जल्दी रहता है तो आए मत करो, आराम से देखा करो बाद में रिकॉर्डेड। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड। तो सही आंसर क्या होगा? हीराकुड तो डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। नहर कटिया ना। ककरा पार कहाँ पड़ता है जरा बताएंगे कमेंट में। और इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? पावर एटॉमिक पावर स्टेशन। और यहाँ पे एनर्जी कैसे जनरेट होती है? परमाणु विखंडन से, दैट इज न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पे एक यूरेनियम का एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है 92U235, और इसमें एक न्यूट्रॉन एक स्ट्राइक करता है 0N1 जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा, और इसकी वजह से बेरियम और क्रिप्टन के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे और 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पे हम कंट्रोल रॉड्स किसकी यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पर किसको यूज़ करते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं लेकिन एक कॉमन चीज़ ही यूज़ होती है मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे। ककरा पार गुजरात में
नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में जो कि लेटेस्ट है, कलपक्कम, और कुंडन कुलम भी तमिलनाडु में ही है। कलपक्कम भी हमने देखा था यहाँ पे अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया है, जिसकी फ्यूल की लोडिंग जो है पीएम मोदी ने फिटनेस करी थी अभी जाके। फर्स्ट है तारापुर महाराष्ट्र में। कंट्रोल रॉड्स हम यूज़ करते हैं कैडमियम की यूजली बनी होती हैं। मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर, बोरॉन, इन सबको यूज़ करते हैं मॉडरेटर और कूलेंट। जो D2O होता है मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। ख़त्म। कैसा लग रहा है अभी? 4 घंटे से 10 मिनट कम है ना। विद द हेल्प ऑफ रशिया, बिल्कुल ये कर रहे हैं जो हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेटअप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया। अब किसी का कोई डाउट हो या बीच में कुछ लगा हो कि सर ये क्या कुछ बता दिया या फिर कुछ भी, तो वो अब आप यहाँ पे आप बता सकते हैं। बिल्कुल ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। मॉडरेटर कूलेंट में हम ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। इस लाइट की ऐसी की तैसी हैं, अभी आई थी थोड़ी देर के लिए फिर चली गई थी बीच में, गर्मी में एकदम झुलस गया है। इसकी ऐसी की तैसी अब आई है, जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया तब आई है। चल बंद हो जा, मैं गर्मी में ही पढ़ाऊँगा। मेरे अंदर मेरा ईगो हर्ट हो गया अभी। 10 मिनट भी ले लीजिए सर। अच्छा क्या क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। हैप्पी एंडिंग। सर आप परमार डायनेस्टी के कौन से परमार डायनेस्टी के हम nth रूलर हैं। सर रिट्रीट मानसून कौन सा ब्रांच रिटर्न होने से होता है? दोनों ब्रांच रिटर्न होती हैं। जो रिट्रीट ऑफ मानसून होता है ना, जैसे ये होता है तो यहाँ से भी रिटर्न होता है, यहाँ से भी रिटर्न होता है, लेकिन ये बारिश नहीं कर पाता ये वाला जो ब्रांच होता है अरेबियन सी वाला, क्योंकि लैंड से चल रहा है। बारिश तो तभी करोगे ना जब पानी होगा। पानी तो यहाँ से ही लेता है ना, जब इस तरह से आएगा तो यहाँ से पानी उठाएगा और यहाँ कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करेगा, इसीलिए। और किसी का कोई डाउट? करंट अफेयर्स टॉप 100 दे दीजिए। किस एग्ज़ाम के लिए? डेकोरेशन प्रिपरेशन बाई चंद्रिमा, बताइए। अर्पिता लाइफ ऑफ MEA बाय, हाँ बाय बाय। और किसी कोई डाउट? वेस्ट पॉइंट ब्रह्मपुत्रा होगा या दिहांग? वेस्ट पॉइंट मैं समझा नहीं। वेस्ट पॉइंट ब्रह्मपुत्रा होगा या दिहांग, समझा नहीं मैं। मतलब दिहांग थोड़ा सा और ईस्टर्न में है ब्रह्मपुत्रा से, क्योंकि वो पीछे से ज्वाइन करती है। सर प्लीज़ ये बताओ तो मोदी और मेलोनी की वेस्ट शादी कब होगी? बेटा शादी तुम्हारी ऐसी ऐसी हिमांशु, बेटा तुम पढ़ लो, अपनी शादी की चिंता करो, मोदी जी की तो हो ही जाएगी। हिमांशु बेटा मोदी जी को तो हो ही जाएगी, चाहे भले वो चुनाव हार जाए जीत जाए, डजेंट मैटर, लेकिन शादी तो उनकी हो ही जाएगी चाहें तो। सर MTS के लिए भी कुछ प्लीज़। हाँ भाई MTS ये किसके लिए भाई? ये किसके लिए? कहीं लिखा है मैंने CPO CGL कहीं लिखा है? इसीलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोग को बस यही लगता है CGL लिख देंगे तो CPO वालों ने सर हमारे लिए कुछ करो। जब तक कुछ ऐसा लिख के ना करो CPO लिखा ना, तब तक CPO वालों को फील नहीं आएगा। ऐसे सेम सबके लिए, स्टेनो वालों को फील ही नहीं आता तब तक स्टेनो ना लिखो। भैया यहाँ पे देख लो, ये CGL का क्वेश्चन है, ये CGL का है, CHSL का है, ऐसे CPO के भी होंगे, SSC JEE के भी क्वेश्चन होंगे, MTS के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है क्वेश्चंस में कि ये CGL के, CPO के, CSC है ना उसके। सर अब की बारी किसकी सरकार आएगी? अब क्या ही पूछ रहे हो, एक दिन तुमसे रुका ना जा रहा है, हैं? परसों इतने टाइम तक पता चल जाएगा। परमार डायनेस्टी ग्रेटेस्ट रूलर तो वही थे राजा भोज, जिन्होंने भोज ताल इस्टेब्लिश किया और भोपाल सिटी इस्टेब्लिश करी। राहुल की कब होगी? अपनी अपनी शादी की चिंता करो, राहुल और मोदी की चिंता मत करो तुम शादी की। सर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। सचिन कुमार कल मैंने वीडियो डाला था, उसको देखिएगा एक बार, शायद हेल्प करे आपको।
भाई एमपी में ऐसा क्या है भाई? ऑल स्पाइसेस हियर, एमपी के कुछ सिटी का नाम खराब है। अच्छा नाम खराब है तो तुमको क्या लगता है एसएसबी में और इस वजह से तुमको हटा देंगे तो? क्योंकि तुम मध्य प्रदेश से हो। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? थैंक यू एम मिस्टर खिरोड़ जी, बहुत थैंक यू। किस पे व्यूज़ देना भाई? अच्छा वो इलेक्शन पे? नहीं नहीं, हम अपने व्यूज़ नहीं देंगे। हमें गालियाँ थोड़ी ना खानी कमेंट सेक्शन में। हैं? क्यों? अब जैसे बाकी लोग जो व्यूज़ देते हैं, काफ़ी लोग जो चैनल हैं है ना, जो डिक्टेटरशिप बोलते हैं या फिर बहुत अच्छा बोलते हैं सरकार को, तो उनका तो घर चल रहा है इसी से, उनका तो धंधा चल रहा है, उनका तो खाना पानी, जो ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है बढ़िया बढ़िया जगहों में, तो उनका तो सब उसी से चल रहा है। अब तुम्हें यकीन नहीं होगा एक एक वीडियो के भाई करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं लोगों को, ठीक है? और अगर तुम में से कुछ लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें न्यूट्रल होती, तो न्यूट्रल नहीं होता भाई। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो हम क्यों रखें व्यूज़ फालतू में गाली खाने के लिए? क्यों? नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या किया जाए बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अभी हम ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर को, अब कमेंट में आप बताना। बेटा रॉबर्ट डाउनी तुमको जूनियर और सीनियर बना के वहीं आके मारेंगे, ध्यान रखना। तुम लिख रहा हो ये। बिल्कुल न्यूट्रल तो कोई भी नहीं होता, कुछ सबके किसी ना किसी बायसेस होते हैं, तो फिर मैं क्यों, वही ना, क्या ही हो जाएगा। चुनाव भी हो ही चुके हैं, एग्जिट पोल वगैरह देखो जाके क्या है। चलो भाई, अब खाना खाना खाने चलना है कि नहीं चलना है? चलो भाई खाना ना खाने, ठीक है? चला जाए फिर खाना खाने। चल तो फिर क्लास को ऑफ करते हैं, सभी लोग खाना खाने चलते हैं। चलो भाई, थैंक यू सभी को। आपके साथ 4 घंटे व्यतीत करके काफ़ी अच्छा लगा, सुनहरे पल ज़िंदगी के मैं कभी नहीं भूलूंगा। ध्रुव चौधरी ने 20 रुपये भेज दिए, अब इस 20 रुपये की मैं चटनी मंगाऊंगा और चटनी लगा के खाऊंगा खाने को भी 4 मिनट। थैंक यू। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। उसमें ईस्टर्न बाउंड्री में क्या उस वो क्या बोलते हैं, दिबांग भी था क्या ऑप्शन में? लेकिन एसएससी ने ब्रह्मपुत्रा ही माना था, क्योंकि मैं पीवाई की सीरीज़ भी करवा चुका हूँ, पहले भी मैंने बताया था। उसमें उसने आंसर वही माना था, ब्रह्मपुत्रा ही, है ना? अब धन्यवाद, मैं बार बार थैंक यू धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद नहीं करूँगा, अब बस मैं स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, नहीं तो पोल कर लेंगे, जो सही लगेगा वो आप बता देना, ठीक है? टेलीग्राम पे परमार एसएससी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे टेस्ट ऑन हो चुका है, जाके अटेम्प्ट करिए उसको। ज्योग्राफी यही जो भी हम लोगों ने किया उसी पे बेस्ड है, अन करंट अफेयर्स फरवरी मंथ के, करिए जाके जल्दी से। एंड टेलीग्राम पे परमार एसएससी पे मैं पोल करवा लूँगा, और जल्दी से 1 लाख उसमें क्यों नहीं फॉलोअर्स कंप्लीट करवाते हो, जो क्विज़ वाला टेलीग्राम है क्विज़ वाला, उसका भी लिंक अच्छा डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं है, कोई नहीं, ज्वाइन कर लेना बाद में। थैंक यू।